हेलो एवरीवन। आपकी डिमांड थी कि स्पेशली एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए सर कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करा दीजिए। और उनमें से सबसे पहला जो आपने डिमांड की थी दैट विल बी स्पॉटिंग एरर। तो सर ये जो सेगमेंट है ये स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों को कैटर करते हुए इसको हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2020 से और 2024 जो भी लेटेस्ट आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आपके मेंस में आए हुए हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन वो सभी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, जो भी हैं मैंने आपके लिए उनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में इस वीडियो में कराया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चंस स्टार्टिंग में इजी लगे तो मैंने बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हुए हैं। दो तरीके क्वेश्चंस हैं, एक तो पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन है और देन मैंने कुछ क्वेश्चन अपने एंड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एड ऑन कर दिए हैं जिनका लेवल काफ़ी बेटर है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको ध्यान से देखनी है सो दैट वो आपको फर्दर अपकमिंग क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी या डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। वन मोर थिंग कि इसकी जो पीडीएफ है वो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप वहां से देख सकते हो। और जो पीडीएफ है आप कहोगे तो विदाउट एनोटेशन के भी मैं डलवा दूंगा सो दैट पहले आप अटेम्प्ट करके देखो, खुद से ट्राई करो कि क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, देन फिर उसके बाद आप वीडियो को वॉच करो, है ना। तो अगर आप बोलोगे तो मैं विदाउट एनोटेशन के भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है। और वन मोर थिंग कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पर चाहिए, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट करिए देन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक में हम कंडक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे वॉइस नरेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से वो कैप्स वाले सेगमेंट में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आप कमेंट करके कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और उस टॉपिक पर भी हम सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले सेगमेंट को। आइए सर स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को। एरर डायरेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दोनों टॉपिक पर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वैसे तो इजी लगेंगे, इजी टू मॉडरेट लगेंगे, बट बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सरप्राइज करेंगे, इसलिए बहुत अटेंटिवली सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जाकर के मार्क करेंगे मच क्विकर, उनको लगेगा इनकरेक्ट है। तो पहले एक एक पार्ट को देखते हुए चलते हैं। इट के साथ टेक सही है, मी एन आर ये भी करेक्ट है। आर का आर में वावल साउंड है तो एन का यूज करोगे आप। टू गेट टू वर्क, वर्क में वापस आने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है एट द मोमेंट, है ना। बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, लेकिन जब से नया रोड बन गया है, व्हेन द न्यू रोड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो टेंस की यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट के बाद डायरेक्ट बी लगा रहे हो, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट के बाद डायरेक्ट बी का यूज नहीं कर पाओगे आप। या तो इट इज मच क्विकर, या तो आप ऐसे लिखो इट विल बी मच क्विकर, है ना। अब और ज्यादा जल्दी हो गई है, आई मीन आप और जल्द पहुंच पाते हो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विल बी, ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों, उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ आपको। कि देखो इट के साथ डायरेक्ट बी आप नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि टेंस कौन सा बन रहा है आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इट इज मच क्विकर लिखो या इट विल बी मच क्विकर, अब और जल्दी हो जाएगी, मतलब अब आप और जल्द पहुंच पाओगे, है ना। तो ये करेक्ट आंसर आएगा विल बी, है ना। दूसरी चीज, एक और डाउट होगा आपका यहाँ पर कि सर ये जो मच क्विकर लिखा है क्या ये करेक्ट है। तो एक चीज समझना, क्विक हमारा क्या है, क्विक हमारा एडजेक्टिव है। इससे आपने बना लिया क्विकर। जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब में डिग्री होती है वैसे एडजेक्टिव में डिग्री होती है, दोनों में डिग्री होती है। आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें डिग्री का एट्रीब्यूट होता है तो आप बता पाएंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, है ना। डिग्री का एट्रीब्यूट किन में होता है तो आप बता पाएंगे, एक एडजेक्टिव होते हैं और दूसरे हमारे एडवर्ब होते हैं, है ना।
यहाँ पर आ गया क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट, है ना? अब ये जो क्विकर है ये कौन सी डिग्री है? ये सर सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर आपने सीडी लिखा है। अब देखो यूजुअली क्या करते हो आप कि जो पीडी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, इसके साथ हम वेरी का यूज करते हैं। जो सीडी होती है, कंपैरेटिव होता है, उसके साथ हम मच का यूज करते हैं, है ना? और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके साथ हम क्या करते हैं, वेरी और मच दोनों का यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस होता है कि वेरी के पहले आर्टिकल द आ जाता है, बट मच के बाद में आर्टिकल द का यूज करते हो। ये जो किकर है ये बेसिकली कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव से पहले आप मच का यूज कर सकते हो। इसको मोर क्विकर लिख देते या मोस्ट क्विकर तो वो इनकरेक्ट हो जाता, बट मच क्विकर ये सही है। ये एडजेक्टिव हो गया और इसको मॉडिफाई करने वाला ये एडवर्ब हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? दैट विल बी थर्ड। होप सो पहले क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बाकी जितने पॉइंट्स थे वो भी मैंने समझा दिए। अब यहाँ पर इज फिनिश्ड ये पैसिव है। जब नया रोड जो है ना, रोड फिनिश, आप यहाँ पर रोड बेसिकली है, ये रिसीवर है, ये डूअर नहीं है ना? इस वजह से इसको पैसिव बनाया गया। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं वापस ऑफिस में लौटा, नो वर्क वॉज लेफ्ट, कोई भी काम बाकी नहीं रहा था। एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग, क्योंकि राहुल ने सारा काम कर रखा था, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात समझो, पहले तो एज जो है वो यहाँ पर कंजक्शन है। जब एज कंजक्शन होता है तो सर ये रीजन को डिफाइन करता है। तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ये रीजन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड राहुल ने सारा काम कर रखा था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पास्ट है, और यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट है। बीच में आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करो तो दोनों पास्ट में होने चाहिए। तो एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती एक और है कि यहाँ पर आप डिड करोगे या हैड डन करोगे, वो क्या अप्रोप्रिएट होगा? उनमें से दोनों में कौन अप्रोप्रिएट होगा? प्रॉब्लम तो पता चल गई कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इसमें होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट में होगा। हैज डन नहीं होना चाहिए। हैज डन की जगह या तो हैड डन कर लें या फिर हम डिड कर लें। बट इस चीज को डिसाइड कैसे करोगे आप? समझिएगा कि जब आपको दो एक्शन दिए गए हों, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप है। मैंने कहा दो एक्शन है, एक ये, और दोनों के बीच में टाइम गैप है ना? तो फिर जो पहले कंप्लीट होगा, वो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जो पहले कंप्लीट होगा उसको हम परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में कंप्लीट, जिसका बाद में कंप्लीशन होगा उसको हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपने पढ़ा होगा, या इस बात को आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जो अर्लियर एक्शन होते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट में डिफाइन करते हैं, और जो लेटर एक्शन होते हैं उनको हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में डिफाइन करते हैं, है ना? वो आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था वो मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर जो थे वो भाग चुके थे, है ना? ये आप ऐसे पढ़ते हो, द थीव्स हैड रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे, है ना? बिफोर द पुलिस केम, हालांकि पुलिस का काम ही यही है ना? समय पर पहुंच जाएगी तो फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हमेशा टाइम के बाद ही पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो चीजें हैं, यहाँ पर हैड रन, पहले चोर भाग गए, बाद में पुलिस आई, ये एक्शन अर्लियर है, ये एक्शन बाद का है। तो इसमें आपने बनाया पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर बनाया पास्ट का इंडेफिनिट। सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है। ऐसे यहाँ पर देखो, जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो एक एक्शन तो हो गया ऑफिस पहुंचने का, दूसरा एक्शन हो गया कि मेरे फ्रेंड राहुल ने सारा काम कर रखा था, है ना? कोई काम बाकी नहीं था, इसका मतलब इसने सबसे पहले, अब दोनों एक्शन में कौन सा अर्लियर एक्शन है और कौन सा लेटर एक्शन है? तो आप ये कहोगे कि उसने सारा काम कर रखा था, ये मेरे आने से पहले ही उसने सारा काम कर रखा था, इसका मतलब है ये फर्स्ट एक्शन है, अर्लियर एक्शन है, और ये सेकंड एक्शन है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट में, और परफेक्ट में बनाओगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हैड डन। यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, इस वजह से हैड डन किया है, इस वजह से डिड नहीं किया है ना? तो इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको आइडिया लग रहा है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बजाय अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज करें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर बीच में टाइम गैप की बात कर रहे हैं
तो फिर आप एक को परफेक्ट एक को इंडेफिनेट, टाइम गैप नहीं मेंशन कर रहा है तो फिर क्या करोगे, फिर दोनों को इंडेफिनेट में लिखो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल इस सेंटेंस में आप करिए, मैं एक सेंटेंस समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड, या इसको और अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा लेट्स सपोज ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी एंड ही वेलकम्ड मी, एंड ही वेलकम्ड मी। सर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना? तो इसमें टाइम गैप नहीं है, उसने मुझे इनवाइट किया और उसने मुझे वेलकम किया, है ना? टाइम गैप कैसे डिफाइन करोगे? यूजुअली बिफोर और आफ्टर से, कि बिफोर दे रहा होगा, आफ्टर दे रहा होगा, समटाइम्स व्हेन से भी कर लेते हैं, व्हेन या व्हाइल से, है ना? तो इस तरीके के कंजक्शन याद रखिएगा, यहाँ से आपको टाइम गैप, एंड जो है वो टाइम गैप को डिफाइन नहीं करेगा। एंड सिंपली दो एक्शन को कनेक्ट कर देता है, ये दो एक्शन है इनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, एंड वाले में तो दोनों सेम ही रखो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। You see and I have been working happily in the same company and in same branch for the last 9 years। अब पहले तो ये देखो, प्रोनाउन का ऑर्डर देख लो, ऑर्डर तीन तरीके से आप डिफाइन करते हो। एक आता है 2 3 1, एक आता है सर 1 2 3, है ना? अब इसमें क्या होता है, यूजुअली आप स्टेटमेंट जो लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, जर्नल लेते हो, इसमें निगेटिव लेते हो, है ना? कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, कोई गलती हो गई, तो फिर वहां पर 1 2 3, नहीं अदरवाइज 2 3 1। यहाँ पर आपने कहा तीनों खुशी खुशी काम कर रहे हैं, है ना? हैप्पीली काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बात है। तो 2 3 1, यहाँ पर 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 1 ये आ गया। अच्छा, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि यू सी एंड आई तीनों को 1 + 1 करोगे तो मोर देन 1 हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। दैट इज वाई हम हैव के साथ बीन, बीन के साथ आईएनजी। कैसे काम कर रहे हैं, वर्किंग हाउ, वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। अब यहाँ पर हैप्पी लिख देते तो प्रॉब्लम आ जाती। इन इन द सेम कंपनी, इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी में, एंड इन द सेम ब्रांच, यहाँ पर द मिसिंग है। ऐसे भी गेस कर सकते थे आप कि यहाँ पर देखो द सेम कंपनी, सेम के पहले द लगा है, यहाँ पर सेम के पहले द का यूज नहीं हुआ है। बाकी ये भी चेक कर लो आप, फॉर द लास्ट 9 years, ये ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन के साथ आप फॉर लगाते हो, और जब आप सिंस फॉर प्लस टाइम लिखते हो तो वहां पर टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हैव बीन वर्किंग, तो ये भी करेक्ट हो गया। दूसरी चीज एक और, यहाँ पर जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सेम के साथ, सेम के साथ, रॉन्ग के साथ, राइट के साथ, रॉन्ग राइट, है ना, राइट के साथ, इनके साथ आप क्या करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो। हालांकि इसमें ओनली भी आ जाता है, इनके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका आंसर इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच, द मिसिंग है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सर क्वेश्चन थर्ड में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हालांकि इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो भी 1 2 3 होता है, बट कब होता है ये मैंने आपको बताया है, जब प्रोनाउन टॉपिक टीच किया है तब मैंने इस बात को बताया था, है ना? तो एक बार बताएंगे जिन लोगों को पता है कि 1 2 3 का एक और केस बनता है, वो कब बनता है? एक तो नेगेटिव वाला बनता है, एक और केस बनता है, आई वॉच विद द इम्प्रेशन, है ना, आई वॉच विद द इम्प्रेशन दैट आई हैड रिटर्न द बुक्स दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम यू, है ना? अब देखो इस सेंटेंस को जब आप रीड करोगे तो आई के साथ वॉच आता है, आई के साथ वर नहीं आता। कई लोग तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वर तब लगाया करो जब इमेजिनेशन की बात हो, तो आई वॉच आएगा, आई वर नहीं आएगा, है ना? विद द इम्प्रेशन दैट आई हैड आई के साथ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म सही है, द बुक्स दैट आई हैड बोरोड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, फ्रॉम यू ये भी सही है। और यहीं पर प्रॉब्लम है, आप भी यही मार्क कर रहे होगे कि आई वॉज विद द इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना? आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, तो कह रहा मेरे किस तरीके के इम्प्रेशन रहे, वो वाली बात बताना चाह रहे हैं कि मेरे कुछ ऐसे इम्प्रेशन थे कि मैंने बुक्स लौटा दी हैं जो मैंने उससे उधार ली थी। तो यहाँ पर बेसिकली प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि विथ को ड्रॉप करो, विथ की जगह कोई और प्रपोजिशन आप यूज कर सकते हो। वैसे अंडर लगा लो तो अंडर से भी वो मीनिंग कन्वे करेगा। 4 के बाद 5, देयर वर फ्रीक्वेंट,
लैंडस्लाइड्स इन द जम्मू, है ना, श्रीनगर हाईवे ड्यूरिंग द मानसून। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम करते हैं डिस्कस। देखो, पहले तो एक बात समझना है यहाँ पे, दो चीजें आपको समझने लायक है यहाँ पर कि देयर वर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते हो। ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे ये वाली बात मैंने बहुत बार बताई है, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। ये जो वॉज है ये अ किंग के अकॉर्डिंग आया है ना, देयर वॉज अ किंग। क्योंकि इसमें जो आप यूज कर रहे हो अ किंग, ये रियल सब्जेक्ट है। देयर जो है वो इंट्रो, जब कभी भी देयर स्टार्टिंग मिलता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वो रियल सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट लैंड स्लाइड्स ये प्लूरल है और ये रियल सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपने वर लगाया। तो सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है इन द जम्बू श्रीनगर हाईवे, है ना। और हाईवे वाले केस में आप क्या यूज करोगे, जम्बू श्रीनगर हाईवे पर, तो ये बनेगा ऑन ड्यूरिंग द मानसून। सर वो वाली बात बिल्कुल सही लिखी है, ड्यूरिंग द मानसून, ड्यूरिंग एक टाइम को डिफाइन करने वाला प्रपोजिशन है, तो ड्यूरिंग द मानसून, मानसून से ये बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरी बात मैं समझाता हूँ आपको कि ऑन, इस तरीके के फ्रेजेज आपको पढ़ने पड़ेंगे जहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, जैसे ये आप यूज करते हो, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मुझे बताओ, मून लाइट के पहले, मून लाइट के पहले आप क्या यूज करोगे, है ना। जैसे आप कहते हो रास्ते पर, है ना, राह में उनसे मुलाकात हो गई है, ऐसे कहते हो आप। वर्ड्स ऑफ पावर्टी, वर्ड्स ऑफ पावर्टी, वर्ज ऑफ पावर्टी का मतलब है गरीबी के, गरीबी के कगार पर, कंगाली पर आप ये बोलते हो, है ना। जैसे आप ये बोलते हो बाउंड्री, बाउंड्री पर, है ना, कि कोई प्लेयर जो है वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा है ना। सरकम, सरकमफेरेंस, ऐसे फ्रेजेज आपको रीड करने चाहिए और इन्हीं फ्रेजेस से कई बार आपको क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फेरी फेरी, फेरी फेरी, है ना, ऑन द सेल्फ, ये आप यूज करते हो और ये फ्रेजेज आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर क्या फिल करोगे, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें अगर आपको फिल करना पड़े तो आप क्या फिल करोगे, तो ऑन मून लाइट, ऑन द वे या ऑन द हाईवे, बात वही है, ऑन द वे या ऑन द हाईवे, है ना। इन तो इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चीज होती है उसके लिए आप इनका यूज करते हो। यहाँ पर आएगा ऑन वर्ज ऑफ पावर्टी, गरीबी की कगार पर, है ना, ऑन दी बाउंड्री, बाउंड्री पर, ऑन सरकमफेरेंस, ऑन पेरिफेरी, परिधि पर, है ना, ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर। लेकिन कुछ और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज, कुछ और पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो लिखा है द वेडिंग, है ना, वेडिंग, मैरिज पार्टी नहीं होता, वेडिंग पार्टी होता है, ये ध्यान रखना। जैसे आप कहते हो उनके बर्थडे पर, है ना, जैसे आप कहते हो ईद पर, जैसे आप कहते हो ईद पर, जैसे आप कहते हो होली पर। यूजुअली जो फेस्टिवल होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑन का यूज ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। जैसे आपने कहा विनिंग द कप, विनिंग द कप, विनिंग द कप। जैसे आप कहते हो ये द पार्टी, है ना, द पार्टी। हालांकि ये इसके साथ तो एट का यूज कर लोगे, इसको ड्रॉप करते हैं। जैसे मैंने कहा हिज अराइवल, ऑन हिज अराइवल। जैसे ये कहा हिज डिपार्चर, हिज डिपार्चर, हिज डिपार्चर, है ना। अब इनमें भी ये भी बेसिकली जो यूसेज हैं वो किसके हैं, ऑन के हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन विनिंग द कप, ऑन, सॉरी एट द पार्टी आएगा, ये वाला यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा, ये अलग से मैं समझा दूंगा एट वाला। यहाँ पर आ जाएगा ऑन हिज अराइवल, यहाँ पर बनेगा ऑन हिज डिपार्चर, ऑन द वेडिंग या ऑन देयर वेडिंग, है ना, ऑन द, ऑन योर बर्थडे, ऑन ईद, ऑन होली। तो ये छोटे 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 टर्म है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। होप सो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये फ्रेजेज आपको, यू शुड रीड दीज टाइप्स ऑफ फ्रेजेज, इस तरीके के फ्रेजेज पढ़ने की जरूरत है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा इन द जम्मू कश्मीर हाईवे नहीं होगा, यहाँ पर ऑन द जम्मू कश्मीर हाईवे होगा।
काव्या फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? इसको मैं डिफाइन करता हूँ, देखो। कुछ बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बिफोर लगा है, बिफोर के पहले हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पर हैड फिनिश्ड होना चाहिए। पहले तो ये सेंटेंस नो एरर है। पहली बात ये है कि ये जो सेंटेंस है ये टोटली एरर फ्री है। दूसरी बात समझाता हूँ मैं आपको कि बेसिकली है क्या, कि देखो यहाँ पर जो बिफोर है ये प्रपोजिशन है। वो जो बिफोर पढ़ते हो वो कंजक्शन होता है, जैसे आप ये पढ़ते हो। यहाँ पर बिफोर है, बिफोर के इधर आप क्या करते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि ये क्या है, बिफोर जो है यहाँ पर कंजक्शन है, यहाँ पर बिफोर प्रपोजिशन है, और इसीलिए हैविंग का यूज किया है आपने। हैविंग डिनर, है ना? तो हैविंग जो है बिफोर प्रपोजिशन के बाद जीरंड आप लगाते हो, है ना? प्रपोजिशन के बाद आप क्या करते हो, जीरंड का यूज करते हो। वही वाला यूसेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बिफोर हैविंग डिनर, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अब एक चीज और समझना कि बिफोर के साथ ये बनाते हो आप पास्ट इंडेफिनिट पा, वो वाला टर्म तो है नहीं। बिफोर प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन वाले केस में तो फिर यहाँ कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर काव्या फिनिशेस हर होमवर्क, काव्या अपना जो होमवर्क है वो फिनिश कर लेती है बिफोर हैविंग डिनर, डिनर करने से पहले। वैसे भी एक रूटीन की बात कर रहा है, और रूटीन वाले स्टेटमेंट किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। इस वजह से नो एरर है। एक चीज और, वर्क दे या होमवर्क दे, दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वर्क या होमवर्क, होमवर्क दोनों कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है इस वजह से भी ये, बाकी इसके पहले हर लगा हुआ है, ए या एन लगाते, होमवर्क्स लिखते तो इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। नो एरर। लास्ट इवनिंग आई हैव गॉन टू द थिएटर टू सी अ परफॉर्मेंस, है ना? कह रहा है लास्ट इवनिंग मैं थिएटर गया। पहले एक बात बताता हूँ आपको, देखो ये कुछ टर्म है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ ऑफिस, ऑफिस है, थिएटर है, ऑफिस है, थिएटर है, मूवी है, ऑफिस है, थिएटर है, मूवी है, पिक्चर है ना? या फिर आप कहते हो स्टेशन है, या फिर बस स्टॉप है, बस स्टॉप है, या फिर सर्कस है। इनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द इन केस में बिल्कुल फिक्स होता है। तो अगर कभी डाउट मिले तो ध्यान रखना इसको, कि इन वाले केसेस पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। इसलिए द थिएटर लिख रहा है। वैसे भी गो टू द थिएटर, गो टू द मूवी आपने पढ़ा होगा ये फ्रेजेज। बाकी वो स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज दो दो आप पढ़ते वाले हैं। तो फिलहाल ये पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन हमें उसमें नहीं बताना है, ये वाली बात नहीं बतानी, हमें ये बताना है हैव गॉन। तो लास्ट इवनिंग मैं गया कहाँ, थिएटर गया, टू सी अ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो आई वॉज गोइंग, नो इम्प्रूवमेंट, आई वेंट, आई हैड गॉन। अब देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है बेसिकली, कि जैसे मान लो ये टाइम लाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट है। अब प्रेजेंट से आप अगर बैकवर्ड गए, एक बार गए, तो ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का फिगर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए, फिर बैकवर्ड गए, तो देखो ये पास्ट है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट। यहाँ पर दो एक्शन होंगे, एक तो प्रेजेंट से पास्ट बना रहे हो, दूसरा पास्ट का पास्ट बना रहे हो। तो अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज कर पाओगे आप, एक पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में, है ना? ये फिगर आपको याद रखना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और यूजुअली स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है बेसिकली कि ये जो हैव है इसको हैड करते हैं हम। लास्ट इवनिंग तो लगा ही है, तो यहाँ पर हम हैव की जगह हैड करते हैं। अब देखो एक बात और समझना, कि वॉज गोइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी में आप मान लो प्रेजेंट से बैकवर्ड जा रहे हो, सिंगल एक्शन है और गोइंग ऑन है, इसी में अगर गोइंग ऑन की बात करोगे तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। यूजुअल सी बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो समझना, कह रहा है अब दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्या गोइंग ऑन जो टर्म है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो लास्ट इवनिंग मैं गया, कहाँ गया, थिएटर गया। यहाँ पर ये गोइंग ऑन एक्शन उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और हैड गॉन तो उस वजह से रिमूव कर दिया क्योंकि सिंगल एक्शन है, एक ही तो एक्शन है जाने का, तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा आई वेंट।
होप सो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8 में आते हैं। मोस्ट देन हाफ ऑफ द 40 to 18 years old children इन रूरल इंडिया कांट सॉल्व अ सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम। एक तो पहली बात ये समझना, यहाँ पर डैश लगा होगा, हाइफन लगा होगा, हालांकि वो छूट गया यहाँ पे। अगर ये हाइफन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और लगा है तो फिर दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, ये लिखा हुआ है 10 year old child, मान लो ये लिखा है 10 year old child, और यहाँ पर ऐसे आप हाइफन लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर प्लूरल नहीं करोगे, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 10 years old, अब ये सही है। ये दोनों समझना, अगर आप इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो इसलिए मैंने बता दिया। ये फिलहाल वैसे नाउन में आपने पढ़ा होगा, नाउन में अभी रिसेंट में आपको, है ना, कराया था इंग्लिश बैच 2.0 में, ये दोनों पॉइंट मैंने बताए थे। अच्छा, कह रहा है मोस्ट देन हाफ ऑफ, और देन मोस्ट के साथ नहीं लगाते, मोर के साथ लगाते, तो प्रॉब्लम यही है। ये बन जाएगा मोर देन हाफ ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनमें से आधे रूरल इंडिया में कांट सॉल्व अ सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम, वो एक सिंपल से डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ पर मोस्ट देन नहीं होगा, यहाँ पर मोर देन आ जाएगा करेक्ट आंसर। देन आप किसके साथ यूज करते हो? सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं? मोर देन का यूज करते हैं, ना कि मोस्ट देन, है ना। एक चीज और समझना, वैसे मोर देन यूजुअली आप कंपैरिजन के लिए यूज करते हो, कई बार नंबर डिफाइन करने के लिए भी हम नंबर, कोई चीज नंबर में डिफाइन करना चाह रहे हो तब भी हम मोर देन यूज कर लेते हैं। आई कैन सिंग मोर देन 5 songs, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग मोर देन 5 songs, मोर देन 5 songs। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हो कि 5 सॉन्ग से भी ज्यादा मैं गा सकता हूँ, है ना, ये वाली बात। तो कई बार वो नंबर को डिफाइन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हर बार वो कंपैरिजन नहीं करेगा, है ना। आगे चलते हैं। ही डोंट लाइक चॉकलेट, तो आई बॉट अ वनीला केक फॉर हर बर्थडे, है ना। अब एक महाराज आएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पर आप ही तो आपने ऑन बताया था, अब यहाँ पर फॉर लग गया है, तो ध्यान रखना वो जर्नल यूज है। कह रहा मैं एक वनीला केक लेकर के आया उसके बर्थडे के लिए। अब अगर आप ये कहते कि सेंटेंस का पैटर्न चेंज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ो, उसमें सेंटेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहना क्या चाह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट है ना। तो मीम्स देखे हो, कहना क्या चाहते हो, तो होप सो समझ में आ गई बात। तो बेसिकली इस वजह से मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने से पहले आपके पास सेंटेंस होना चाहिए। सी डज, डू नहीं आएगा, डज आएगा। सी सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ आप डज लगाते हो, डू नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट, आप जानते हो डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। ये डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वी वन के साथ एस या ई एस का यूज करते हो, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। ये बिल्कुल सही लिखा है, डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोर्ड कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड, ये बनती है होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड। ये जो हेल्ड है ये सेकंड फॉर्म है। अब मीटिंग कह रहा है, जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है उन्होंने एक मीटिंग की, है ना। कह रहा है सॉर्टिंग आउट, यही गलत हो गया। यहाँ पर आप पर्पस डिफाइन करना चाह रहे हो। क्या डिफाइन करना चाह रहे हो? पर्पज। अब एक बात समझना, देखो पर्पज को डिफाइन करने के लिए हम दो तरीके के, दो यूसेज की हेल्प लेते हैं। एक तो आता है कि आप फॉर लगा लो सिंपली, है ना। एक आता है आपका कि टू प्लस वी वन लगा लो, टू टू इन्फिनिटिव का यूज कर लो। तो ये पर्पज दो चीजें डिफाइन कर रही होती हैं, या तो फॉर, या तो प्रीपोजिशन फॉर लगा लो आप, प्रपोजिशन फॉर लगा लो, या फिर टू प्लस वी वन का यूज कर लो आप। यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है उन्होंने एक मीटिंग की सॉर्ट आउट करने के लिए द इशू ऑफ द एनपीएज ऑफ द बैंक, है ना।
तो इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना, बैंक के एनपीए के इशू को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर्स के बोर्ड ने एक मीटिंग की। या तो यहाँ फॉर लगा लेते तो सही हो जाता, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप ऐसे लिखो टू सॉर्ट आउट, टू सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सर दोनों बातें आपको यहाँ से क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। पार्ट नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलता है। सी हैड होप दैट सी वुड बी एबल qualifying the cat with a high percentile but something went amiss। कुछ तो गड़बड़ हो गई। कह रहा उसने आशा की थी, दैट की शी वुड बी एबल क्वालिफाई, कि वो क्वालिफाई कर लेगी कैट एग्जाम को हाई परसेंटाइल के साथ, बट कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब एक चीज समझना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो, ये वाली बात सही, कंजक्शन दैट सही है, सी सही है। अब यहां पर लिख रहा है वुड बी एबल क्वालिफाइंग। अब एक चीज समझो, पहली बात तो मॉडल, मोडाल के साथ आप क्या करते हो, V1 का यूज करते हो, ये वाली बात आप जानते हो। फिलहाल जो पॉइंट है मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पर जो बनेगा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, वुड बी एबल टू क्वालिफाइंग, वुड बी एबल टू क्वालिफाई, नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर विल बी एबल टू क्वालिफाई। तो एक चीज तो पहले क्लियर कर लें, यहाँ पर पास्ट है, एट के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट है, तो अगले वाले में आप फ्यूचर तो नहीं बना पाओगे, तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट हो गया। अब या तो वुड बी एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, देखो ये पूरी बात थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपका पूरा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कि सर ये जो पॉइंट है, पहले तो ये समझना, आप कैन के बारे में जानते हो? जी सर हाँ जानते हैं। कैन का मतलब होता है बी एबल टू, एबल टू। अब मैंने कहा केवल एबल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एबल टू यूजुअली एडजेक्टिव की तरीके काम करता है, तो इसके पहले बी लगाना पड़ेगा, बी एबल टू आप ऐसे लिखोगे, बी का मतलब इज वाज वर। कैन अगर पास्ट में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, कुड एबल टू, कुड का मतलब भी सेम वही है, बी एबल टू। अब देखो प्रेजेंट वाले में आप बेसिकली ये लिखोगे इज एम आर एबल टू, कुड वाले में वाज वर एबल टू। दोनों बातें यहाँ से क्लियर होती हैं। यही कारण है कि कैन और कुड के साथ हम एबल टू का यूज नहीं कर पाते, कैन और कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं कर पाते, ये रीजन है। दूसरी बात, ये तो आप प्रेजेंट और पास्ट में बता रहे हो, अगर मान लो फ्यूचर की एबिलिटी बताना है आपको, तो फिर आप विल और सेल का यूज करोगे, विल और सेल। तो ये बन जाएगा विल एबल टू, या फिर क्या बन जाएगा, सेल एबल टू, विल एबल टू या फिर सेल एबल टू। फ्यूचर की एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम विल एबल टू या सेल एबल टू यूज करते हैं। इतनी बातें आपको एबल टू से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बन गया वुड बी एबल टू। विल का ही पास्ट बन जाएगा वुड, आप ये लिख लोगे वुड एबल टू, वुड एबल टू, विल का पास्ट हो गया वुड, तो वुड एबल टू, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा। और ऐसा इस वजह से करना पड़ा क्योंकि मेन वर्ब हमारी पास थी। तो सर सारी बातें यहाँ से क्लियर, कल में आ जाओ। इन केस एवरीबडी हैज लॉस्ट द ऑफिस, आशुतोष इज स्टिल बिजी एट हिज लैपटॉप। कह रहा है जो सभी लोग जो है वो ऑफिस से जा चुके हैं, आशुतोष अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। अब आपको बताना इन केस, इन केस का मतलब होता है, इन केस ऑफ मतलब होता है की दशा में, इसका हिंदी अर्थ होता है की दशा में। और इसके साथ भी फ्यूचर टेंस नहीं यूज कर पाते हो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है, टेक एन अम्ब्रेला, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस, इन केस इट विल रैन, इन केस इट विल रैन। कह रहा है एक अम्ब्रेला ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे। आप इसको ऐसे लिखते हो, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रैन्स। ये तो ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन ये वाला बन जाता है कि इन केस, एक वर्ड और आता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, कंडीशन को डिफाइन करते हो, है ना। मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूंगा बशर्ते इस सीक्रेट को किसी से डिस्क्लोज मत करना, आप ऐसे बोलते हो, इस सीक्रेट को किसी से डिस्क्लोज मत करना। इवन दो का मतलब यद्यपि होता है, इवन दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, है ना। जैसे आप दो पढ़ते हो, दो पढ़ते हो, जैसे आप आल दो पढ़ते हो, दो या आल दो, है ना, वैसे इवन दो का आप यूज करते हो। इवन दो एक्चुअली फॉर्म है आल दो का,
इसके साथ आप कॉमा लगाते हो या फिर एट का यूज करते हो, है ना। बट का यूज नहीं करते हो, ये वाली बात आप जानते हो। बट फॉर का मतलब एक्सेप्ट होता है, को छोड़कर, है ना। और इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होगा, के बावजूद कंट्राडिक्शन बताएगा। अच्छा, एक दो वर्ड आपको एग्जाम में और पूछे जाते हैं, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग ये एक कंजक्शन है और ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है के बावजूद। हालांकि कह सकते हो, के बावजूद कह सकते हो, हालांकि कंट्राडिक्शन बताएगा ये भी, है ना। नॉट विथ स्टैंडिंग, जैसे एक ये कंजक्शन आपको देखने मिल जाता है, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब के अतिरिक्त, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। कह रहा है हर एक व्यक्ति ने ऑफिस छोड़े, यद्यपि हर एक व्यक्ति ऑफिस से जा चुका है, आशुतोष अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ये वाला मीनिंग नहीं बन रहा है, ये वाला मीनिंग नहीं बन रहा है, इन केस का मतलब तो वैसे भी नहीं बनेगा। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन क्लियर। 13 में आते हैं। A questionnaire will distributing to all the participants at the end of the session। पहली बार डिस्ट्रीब्यूट के साथ आप टू का यूज करते हो, एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर विल डिस्ट्रीब्यूट होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, या फिर विल डिस्ट्रीब्यूटिंग। एक दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए पहले, कि विल और सेल। देखो ये आप पढ़ते हो, विल या सेल के साथ या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, या तो आप बी लगा दोगे तो आईएनजी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस। या तो आप हैव लगाओगे तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस। या तो आप हैव बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये फिलहाल बेसिक टर्म आपको पता होंगे, है ना। तो पहली बात तो विल के साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर पाओगे, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब आएगा विल डिस्ट्रीब्यूट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव है। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, क्या आप जानते हो, विल या सेल के साथ अगर हम बी लगाएं और थर्ड फॉर्म लगाएं, ये क्या बन जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा, इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा। ये बेसिकली पैसिव है। विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग ये कॉन्टिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव होगा तो उसमें डूअर पहले लिखा गया होगा, डूअर पहले मेंशन होगा। जब कोई सेंटेंस पैसिव में होगा तो सेंटेंस में रिसीवर पहले होगा, है ना। ये वाली बात याद रखना। डूअर मतलब कार्य को करने वाला, एक्शन को करने वाला, इसमें रिसीवर पहले होगा, इसमें डूअर पहले नहीं। अब क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। और डूअर ये है, किन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स को। तो ये तो डूअर नहीं है, ये तो बेसिकली नॉन डूअर रिसीवर है। कह रहा क्वेश्चनेयर जो है, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टिसिपेंट्स को। तो बेसिकली ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा तो करेक्ट आंसर आएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। होप सो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं थर्ड ऑप्शन के साथ क्यों जा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है ना। नाउ अप टू नेक्स्ट वन। Akasa Air planning to acquire 150 Boeing 337 planes in order to expand the airline's reach in both domestic and international operations। ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब बेसिकली इसका पूरा मैं पहले मीनिंग बताता हूँ फिर समझाता हूँ। अकासा जो है, अकासा एयर 150 बोइंग 337 विमानों का एक्वायर करने का मतलब होता है अधिग्रहण करना, करने की योजना बना रही है, कि इतनी चीज़ों को अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, ताकि एयरलाइन की जो पहुंच को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन दोनों तक पहुंचाया जा सके, है ना। ये इसका हिंदी मीनिंग है। ये मैंने इस वजह से बताया कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस जब लेंदी होते हैं तो कई बार मीनिंग डिकोड करने में प्रॉब्लम आती है। अब आपने कहा ये जो अकासा एयर है ना, प्लानिंग टू एक्वायर, ये टू इन्फिनिटिव हो गया। प्लानिंग आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अकासा एयर जो है वो प्लान कर रही है। अब प्रॉब्लम यहीं पर है, देखो समझो जरा।
क्या ऐसा कर पाओगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन सा टेंस ऐसा है जिसमें आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म यूज कर पाते हो? वैसा तो कोई टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ये जो अकासा एयर और यहां पर आना चाहिए इज प्लानिंग। अकासा एयर प्लान कर रही है एक्वायर करने का 150 बोइंग 337 प्लेन इन ऑर्डर टू, ताकि ये जो इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर टू इसका मतलब होता है ताकि, पर्पज डिफाइन करते हो। जैसे आप सो दैट लगाते हो, सो दैट से भी पर्पज डिफाइन करते हो, ताकि हिंदी मीनिंग ताकि होता है। एक्सपेंड द एयरलाइंस रीच, एयरलाइन की रीच को बढ़ा सके, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस दोनों में। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आएगा इज। अब बेसिकली यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो बेसिकली कि वॉज लग सकता है, बट प्रेजेंट में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा स्टेटमेंट, है ना। बाकी मेनली प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर है पार्ट नंबर सेकंड में। 15 में आते हैं। हर पेरेंट डिड नॉट अलाउड हर टू लर्न वेस्टर्न म्यूजिक, है ना। डिड नॉट अलाउड ये अंडरलाइन पार्ट है, पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो है क्या, उसके जो पेरेंट्स हैं, डिड, डू डज डिड के साथ आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। डू डज डिड के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आई मीन्स अलाउ आना चाहिए, है ना। अलाउ आना चाहिए, तो डिड नॉट अलाउड नहीं होगा, अलाउ आएगा, पार्ट नंबर थर्ड हो जाएगा। तो उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसको सीखने के लिए, है ना। जैसे अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। मैंने कहा डिडंट आई डिडंट हैड हैड एनी चांस टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव माई सेल्फ। मेरे पास कोई मौका नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। मेरे पास कोई मौका नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। डू डज डिड के साथ आप क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो हैड है, जब आप हैव की फॉर्म लिखते हो तो हैव, हैड एंड हैड, ये आप लिखते हो। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। यहाँ पर आना चाहिए हैव, है ना। एक चीज और समझना, मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, आई डू नॉट हैज एनी बुक, एनी बुक टू रीड। मेरे पास पढ़ने के लिए एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी बुक नहीं है। अब आपको लगेगा ये तो सही है कि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म ये हैज है। बट इस केस में हमें हैव ही लेना है, हैज का यूज नहीं करना। हैज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो डू डज डिड के बाद हमें V1 चाहिए। हमें क्या चाहिए, V1। और अगर हैव की फॉर्म लिखनी है तो सिर्फ हैव आएगा, हैव आएगा, ना तो हैड आएगा और ना ही हैज आएगा। सर ये दोनों बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द मूवी वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इट वॉज वेरी सस्पेंसफुल। मूवी जो थी वो न केवल इंटरेस्टिंग थी बल्कि क्या थी, बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल थी। दो तीन बातें मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। पहली बात ये जानते हो कि नॉट ओनली का पेयर हम बट ऑल्सो से करते हैं। पहला पॉइंट हो गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ये पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि नॉट ओनली, जब आप नॉट ओनली लगाते हो इसके साथ बट ऑल्सो लगाते हो और दो सब्जेक्ट कनेक्ट करते हो, S1 S2। इस केस में जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये वाली बात बिल्कुल फिक्स है, इसमें नीरेस्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हो, तो याद रहे टर्म बैलेंस होने चाहिए। टर्म बैलेंस का मतलब जैसा टर्म नॉट ओनली के बाद वैसा टर्म बट ऑल्सो के बाद होना चाहिए। जैसे आपने देखो जरा ध्यान से, वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली के बाद आपने इंटरेस्टिंग लिखा है जो कि एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस को तोड़ोगे, मूवी सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी वर्ब हो गई, है ना, और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव, बट ऑल्सो इट वॉज, इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, वेरी एडवर्ब हो गया और सस्पेंसफुल एडजेक्टिव हो गया। अब बेसिकली अगर यहाँ एडजेक्टिव है
यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो फिर ये जो इट वॉज है ये अननेसेसरली लिखा गया है, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। वैसे भी ये कॉमन हो जाएगा मूवी के लिए, ये मूवी के लिए कॉमन कर सकते हो आप इस सब्जेक्ट को कि ये देखो, यहाँ पर द मूवी यहाँ भी लिख सकते थे आप आते, बट वो रेपिटेशन जरूरी नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो नॉट ओनली के बाद इंटरेस्टिंग तो बट आल्सो के बाद सस्पेंसफुल होना चाहिए। एक और डाउट आएगा आपका कि सर केवल सस्पेंसफुल लिखो फिर वेरी क्यों लगा रहे हो? तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के साथ अगर एडवर्ब है तो वो एडवर्ब आएगा उसके साथ क्योंकि वो उसी को मॉडिफाई कर रहा है। इसकी प्लेसिंग इधर उधर कर दोगे तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वो किसको डिफाइन कर रहा है। इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब यहाँ एडवर्ब नहीं है, अगर यहाँ भी वेरी लगा होता तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? दैट विल बी सेकंड, बट आल्सो वेरी सस्पेंसफुल। नेक्स्ट, शिमला इज मोर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। शिमला जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। सर चेक करते हैं इसको। अब एक बात समझो जरा, यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि अच्छा मोर अगर लगाओगे तो आगे देन चाहिए, फिर कंपैरिजन चाहिए, है ना? तो मोर ब्यूटीफुल, और वो मोर तो दोनों जगह से नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब आएगा ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। अब एक चीज़ और समझना, ये जो हिल स्टेशन है ये डेफिनेट है इनडेफिनेट है? एक चीज़ समझना, ये पॉइंट आपको जगह जगह परेशान करेगा तो मैं यहीं पर डिफाइन कर। कोई भी नाउन डेफिनेट कब होता है? कोई भी नाउन जो होता है वो डेफिनेट कब होता है? तो दो तीन पॉइंट है, अगर उसके साथ कोई फ्रेज दी गई है, अगर उसके साथ कोई क्लॉज दी गई है, या उसके साथ कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी गई है, इन केसेस में वो नाउन डेफिनेट हो जाता है। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये तीन पॉइंट याद रखने हैं, है ना? तो शिमला जो है वो बहुत ज्यादा। आप एक बात बताओ, ये जो हिल स्टेशन है, ये जो हिल स्टेशन है ये क्या है? क्या इसको डिफाइन किया गया, फ्रेज लिखा गया, क्लॉज लिखा गया इसके साथ? नहीं जी नहीं सर। इसके साथ प्रीवियस इन्फो तीनों नहीं है, तो फिर इसका मतलब करेक्ट आंसर आर्टिकल आएगा। फिर तो डेफिनेट, डेफिनेट नाउन मतलब आर्टिकल द लगेगा डेफिनेट नाउन के साथ। वो जानते हो आप, डेफिनेट नाउन के साथ आर्टिकल द, इनडेफिनेट नाउन के साथ ए या एन का यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पर बनेगा आर्टिकल आ। अच्छा, कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि सर ये ब्यूटीफुल लिखा तो है, आप कह रहे हो डेफिनेट नहीं, ये एडजेक्टिव है मेरे भाई। किसी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लिख देने से, कोई एडजेक्टिव लिख रहे हो तो उसकी क्वालिटी तो बताएगा बट वो उसको डेफिनेट नहीं कर पाएगा। दो अलग अलग बातें हैं। क्वालिटी बताना एक अलग बात है, उसको डिफाइन कर पाना एक अलग बात है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्लियर हो गया? इमेजिन टेकिंग अ ट्रिप टू नॉर्दर्न इंडिया a century or so before the common era using the recently discovering technology of time travel। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आज हम डिस्कस करते हैं। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ पूरा, पहले हिंदी मीनिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद मीन्स मीनिंग बताता हूँ इसका, देन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं। कितने मीनिंग का? इमेजिन, कल्पना कीजिए टेकिंग अ ट्रिप टू नॉर्दर्न इंडिया, कि आप उत्तर भारत की ट्रिप पे हैं, उत्तर भारत की ट्रिप कर रहे हैं। कब? आ सेंचुरी आर सो बिफोर द कॉमन एरा, एक शताब्दी पहले, है ना? सामान्य युग से एक शताब्दी पहले आप नॉर्दर्न इंडिया की ट्रिप कर रहे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए, है ना? ये कहना चाह रहा है। कह रहे यूजिंग द रिसेंटली डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी, मीनिंग क्या है कि हाल ही में खोजी गई, है ना? हाल ही में खोजी गई जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है ना, उसका उपयोग करते हुए। अब वैसे इमेजिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है। टेकिंग अ ट्रिप टू नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रिप को लेते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हो आप। कब? आ सेंचुरी आर सो बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से एक शताब्दी पहले। यहाँ पर वो टेंस वगैरह है नहीं, प्रेजेंट पास्ट तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? यूजिंग द रिसेंटली डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी, वैसे सेंटेंस सही लगेगा। टेक्नोलॉजी नाउन हो गया, डिस्कवरिंग एडजेक्टिव हो गया, और रिसेंटली आपका एडवर्ब हो गया, है ना? तो नाउन को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है एडवर्ब। सेंटेंस नो एरर होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस, इस सेंटेंस में कहीं पर नो एरर का ऑप्शन गिवन नहीं है। स्टेटमेंट तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब दो चीजें मैं आपको बताता हूँ बड़ी प्यारी सी।
एक आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक आपने पढ़ा होगा पास्ट पार्टिसिपल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले ये वाली बात समझना। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ये बनता है, और ये बताता है ऑन गोइंग एक्शन को। ये डिफाइन करता है किसको सर? ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन, जो एक्शन कंटिन्यू है उसको बताता है। ये बताता है किसी ऐसे एक्शन का जिसका कंप्लीशन हो गया है ना? तो अब ये वाली बात, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। अब मैंने क्या कहा कि आप एक सेंचुरी पहले, इमेजिन करो, एक सेंचुरी पहले आप नॉर्दर्न इंडिया की ट्रिप कर रहे हो, कल्पना करो ऐसे। और कौन सी टेक्नोलॉजी कि जो हाल ही में डिस्कवर की जा रही है या की गई है? तो जो हाल ही में डिस्कवर की गई, क्योंकि यहाँ से क्लियर कर रहा है, एक सेंचुरी पहले की बात बता रहा है, उस समय जो हाल ही में डिस्कवर की गई है ना, तो यहाँ पर डिस्कवरिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर डिस्कवर्ड। कंप्लीशन की बात कर रहा है, ऑन गोइंग एक्शन की बात नहीं कर रहा है। भाई टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर की जाएगी उसके बाद ही आप उसके उससे ट्रिप कर पाओगे। इट मीन्स यहाँ पर डिस्कवर्ड आएगा, विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी सेकंड। 13 क्लियर हो गया? होप सो अब आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। 19 में आता है, ह्यूमन एक्टिविटी ऑफन हैज अ नेगेटिवली इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ वेस्ट वेटलैंड्स। ह्यूमन एक्टिविटी ऑफन, ह्यूमन एक्टिविटी, ये एडवर्ब है बेसिकली। ये क्या है? एडवर्ब है। एक सेकेंड, ग्रीन चल रहा है क्या? येलो है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपने है सिंगुलर है। आ इफेक्ट, एक चीज और समझना, इफेक्ट और अफेक्ट में यूजुअली डिफरेंस होता है। अफेक्ट जो है वो आपकी वर्ब है, एंड इफेक्ट जो है वो नाउन है। आ लगा है इसका मतलब ये नाउन है, सही। अब नाउन को डिफाइन करोगे तो आपको एडजेक्टिव चाहिए, और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? वो बनेगा निगेटिव। निगेटिव जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, निगेटिवली जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है, ये आपका एडवर्ब होता है। तो ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैज अ नेगेटिव इफेक्ट। हैज अ नेगेटिव, निगेटिवली नहीं आएगा, निगेटिव एडजेक्टिव। एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब। क्लियर है सर? नेक्स्ट, the school room into which he took me was the most forlorn and desolate place I am ever seen. अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, आपको इसको रिप्लेस करना है। कह रहा आई एम एवर सीन, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। एक ऑप्शन तो बिल्कुल रिडिकुलस है, वो है हैव के साथ आईएनजी फॉर्म। हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं लगा, तो बीन लगाओगे तब आईएनजी फॉर्म आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखते हैं, आई डूअर है तो आई के साथ एम के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाओगे, भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर यही आ गया, है ना। बट ये भी कंफ्यूज कर सकता है, आई एम एवर सीइंग, ये भी तो हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी जा सकते हो। लेकिन पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो एवर है ये एक एडवर्ब होता है। एवर क्या होता है? ये एक एडवर्ब होता है। और बेसिकली आप क्या करते हो, कुछ वर्ड जिनके साथ आप बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, है ना, वो वाले टर्म कौन से हैं ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कौन से टर्म है जिनके साथ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। वैसे तो ये मुझे आंसर बताना है तो केवल इतना है कि एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा तो आंसर ये हो गया, दैट्स इट, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, समझना। पहला पॉइंट ये बनता है कि इसके कीवर्ड देख लेते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो आप। अब इसके कीवर्ड्स पेन डाउन करते हैं सर। जैसे आप कहते हो जस्ट आता है एक कीवर्ड, जस्ट आता है, जस्ट नाउ आता है, जस्ट है, जस्ट नाउ है ना। टिल नाउ है, टिल नाउ है, रिसेंटली है, रिसेंटली है, और रिसेंटली है, लेटली है,
लेटली है, सो फॉर है, एवर है, नेवर है ना? ये वाले टर्म आप यूज करते हो। जैसे कई बार ये लिख देते हो, वंस कोई एक्शन एक बार किया, ट्वाइस दो बार, ट्राइस तीन बार, या फिर आप कहते हो सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ये वाले टर्म भी आप यूज करते हो कि कोई एक्शन जो है एक बार दो बार, है ना, या फिर कई बार, अप टू नाउ, ये बन जाता है अप टू नाउ, अप टू नाउ। इस तरीके के टर्म आप इसमें यूज करते हो। जैसे ऑलरेडी भी आप यूज कर लेते हो, ऑलरेडी। अब इसमें कुछ बातें समझना। देखो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, नहीं तो अदरवाइज वो केवल क्वेश्चन आंसर नजर आएगा आपको। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, दैट्स इट। जस्ट मतलब अभी, जस्ट नाउ मतलब बिल्कुल अभी। ये तो श्योर है, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट। टिल नाउ अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली हाल ही में, लेटली हाल ही में प्रेजेंट परफेक्ट। शो फॉर अब तक, टिल नाउ का मीनिंग देता है। एवर कभी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। नेवर के साथ, अब ये वाली बात ध्यान देना, नेवर के साथ इंडेफिनेट भी बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस भी बन जाता है, परफेक्ट भी बन जाता है। तो इसमें फिक्स नहीं है, इसमें मतलब हाँ ठीक है परफेक्ट बना लोगे, बट इसमें और भी बनते हैं। वंस ट्वाइस थ्राइस, इनके साथ आप क्या करोगे, या सेवरल टाइम, इनके साथ आप परफेक्ट ही बनाओगे। अप टू नाउ अब तक, ऑलरेडी, ऑलरेडी वाले में ये तीनों बन जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और टर्म आता है, मैनी टाइम्स बिफोर, मैनी टाइम्स बिफोर, जो एक्शन पहले भी कभी हो रखा है, उसके लिए आप टर्म यूज करते हो मैनी टाइम्स बिफोर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन एक बात और समझाता हूं मैं आपको, यहां से एक क्वेश्चन और मिलेगा कि आपको यहां पर दे देता है ये क्वेश्चन, यहां पर डिग्री कौन सी आएगी। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे सेंटेंस का पैटर्न बनाते हो, आई हैव एवर सीन, जिस चीज को मैंने कभी देखा, तो बाकी वन वर्सेस ऑल का टर्म बन जाता है, ये ध्यान रखना। वन वर्सेस ऑल का टर्म बन जाता है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न आए, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर वॉच्ड, आई हैव एवर मेट, आई हैव एवर हियर्ड, तो ध्यान रखना अगर ये लास्ट में इस तरीके का पैटर्न आ जाए तो वहां पर एस डी बनती है, सुपरलेटिव डिग्री। इससे दो तीन टाइप के क्वेश्चन थे, होप से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट है 21। टीचर आज द क्लास, टीचर ने क्लास से कहा टू बी क्वाइट, शांत रहने के लिए, while he she explained the new assignment but nobody is listening। अब एक एक टर्म को ध्यान से समझो। टीचर सब्जेक्ट हो गया, आस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट हो गया। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एक पैनी निगाह, एक अटेंटिवली, बिल्कुल अटेंशन आपको रखनी है किस चीज पर, इट्स सर टेंस कौन सा हम यूज कर रहे हैं, इस बात पर स्पेशली आपको फोकस रखना है। ये हो गया पास्ट। क्लास, क्लास से कहा टू बी क्वाइट, पास्ट के साथ टू का यूज नहीं करते, ध्यान रखना, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, है ना। द क्लास टू बी क्वाइट, शांत रहने के लिए, वाइल सी एक्सप्लेन्ड, ये भी पास्ट हो गया, है ना। और टीचर ही सी कोई भी हो सकता है इसलिए सी लगाए, सी एक्सप्लेन्ड ये भी पास्ट हो गया, सही है। अब आगे आ जाओ, कह रहा द न्यू असाइनमेंट, नया असाइनमेंट को जैसे मैं एक्सप्लेन करे, बट नो बडी इज लिसनिंग। अब आप यहाँ पर इज नहीं लगाओगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज लिसनिंग, बल्कि कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा था। अब यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट होगा। अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट कर ले, यहाँ भी प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता है। इंप्रूवमेंट कम से कम करने होते हैं आपको। यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर विल बी योर करेक्ट आंसर, बट नो बडी वॉज लिसनिंग। 22 में आ जाओ। It is estimating that this forest once covered an area of approximately 400 किलोमीटर। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो फॉरेस्ट है ये कभी इस एरिया का लगभग 400 किलोमीटर जो एरिया है, यहाँ का जो 400 किलोमीटर एरिया है वो कवर करता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये वाली बात गलत हो गई, इट इज एस्टिमेटिंग, या एस्टिमेट कर रहा है, इसका मीनिंग ये आएगा। जबकि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है, यहाँ पर पैसिव बनाओगे इज के साथ थर्ड फॉर्म, ये वाली बात आप जानते हो, इज के साथ बी फॉर्म के साथ आईएनजी और बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म।
आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस, और थर्ड फॉर्म तो पैसिव। ठीक है, तो यहां पर आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है कभी लगभग 400 किलोमीटर का एरिया कवर करता था, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट इज एस्टिमेटेड नॉट एस्टिमेटिंग। पीपल अंडर 18 डू नॉट हैव द राइट टू वोट, डोंट दे? कह रहा है लोग जिनकी एज 18 साल नहीं है, 18 साल से कम है, उनको कह रहा है वोट देने का अधिकार नहीं है। डू दे, क्या वो कर सकते हैं? अब यहाँ पर अगर देखोगे डू दे, ये क्वेश्चन टैग बना रहा है। और एक बात और याद रखना कि जब आप किसी भी सेंटेंस स्पॉटिंग एरर सॉल्व कर रहे हो और अगर क्वेश्चन टैग दिया गया है, एक बात श्योर है तो कि या तो प्रॉब्लम क्वेश्चन टैग में होगी या तो फिर उस सेंटेंस में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, पूरा सेंटेंस एरर फ्री होगा, है ना? ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो मैंने कहा पीपल अंडर 18 डू नॉट हैव, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म सही है, राइट टू वोट, यहीं पर प्रॉब्लम होगी। अब आप जानते हो कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ डू है, आपने डू, भाई क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हो? हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट से लेकर के बनाते हो आप। एक मिनट में पेन का कलर ये ले लो, नहीं आप कंप्लेन करते हो। हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट, इससे बनाते हो आप। अगर नॉट पहले से गिवन है तो उसको रिमूव कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? पीपल अंडर 18 डू नॉट, और पीपल के लिए आप दे लगाओगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू आ गई तो डू आ जाएगा, नॉट लगेगा नहीं क्योंकि नॉट गिवन है, तो यहाँ पर बन जाएगा डू दे। ये पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अब कुछ जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, वो मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन टैग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है ना? वो 2 3 4 सेंटेंस में बता दे रहा हूँ, फिर आप सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, जरा इनको बना करके बताना आप। आई एम टीचिंग यू, खुद से ट्राई करना। दूसरा स्टेटमेंट है मैंने कहा आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, ये दूसरा स्टेटमेंट है, टीचिंग यू, है ना? तीसरा स्टेटमेंट है एवरीबडी इज कमिंग या एवरीवन इज कमिंग, एवरीवन इज कमिंग, ये आपको बनाना है। मैंने कहा अगला है दिस हर्ट्स मी, जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी बस वो वाले टैग में लिख रहा हूँ। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, ये कुछ स्टेटमेंट है जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक और लिख देता हूं मैं। मैंने कहा ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस हैज सॉल्व्ड इट। अच्छा, इनको एक बार ट्राई करो खुद से, क्या आप बना पा रहे हो? अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन टैग आपका पूरा क्लियर है। एम के साथ नॉट लगाते हो तो एम नॉट नहीं लिखते हो, आर एन लिखते हो, तो इसका बनेगा आर एन आई, होप सो आपको पता होगा। एम के साथ नॉट लगाओगे, यहाँ पर बनेगा एम आई। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी आर आई लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। वन या बडी वाले वर्ड के लिए ये वाली बात समझना, वन या बडी वाले वर्ड के लिए टोटल वर्ड कितने बनते हैं? सम, एनी, नो, एवरी, इनके साथ आप लगा लो, ये बन जाएगा समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, 4 + 4 टोटल एट वर्ड। इनके लिए क्या ध्यान रखना है, यूजुअली सामान्य तौर पर हम ही मानते हैं, बट जब क्यूटी बनाते हो, क्वेश्चन टैग बनाते हो, तो फिर दे मानते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय दे, यूजुअली इन जनरल हम ही मान करके चल रहे होते हैं। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो दे मानोगे, दे के अकॉर्डिंग आर आएगा, निगेशन है नहीं तो आरंट आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा दे, आरंट दे। दिस, अब ध्यान रखना, अगर दिस बॉय लिख देते तो फिर ही आ जाता, दिस गर्ल सी आ जाता, लेकिन केवल दिस दैट है तो उसकी जगह इट यूज किया करो, दीज दोज है तो दे लगाया करो। तो यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, डज नॉट है नहीं, डजंट, और यहाँ पर आ जाएगा इट। वेट फॉर मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप विल यू लगा लो, विल यू, है ना? हालांकि आप यहाँ पर वांट यू भी यूज कर सकते हो। लेट मी गो देयर, इस केस में ये प्रोनाउन गिवन होता है लेट वाले में, इसी को लेना है आपको, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, मी के अकॉर्डिंग सेल। आप देखो एक बात समझना कि लेट वाले केसेस में विल या सेल लेते हैं, तो मी के अकॉर्डिंग आएगा सेल, और नॉट नहीं लगाते तो सेल आई। ईच ऑफ अस के अकॉर्डिंग आप ये प्रोनाउन यही लोगे, हैज है तो हैज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव, वी के अकॉर्डिंग हैव आएगा, ये बनेगा हैवंट वी, ये आपका करेक्ट आंसर।
होप सो 23 क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। द टीचर along with the students were crossing the river when the boat capsized। तो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी रिवर को क्रॉस कर रहे थे। अब ये वाली बात जानते हो कि अगर दो सब्जेक्ट विथ से कनेक्ट है, along with से कनेक्ट है, along with, टुगेदर विथ से कनेक्ट है, टुगेदर विथ से कनेक्ट है, बिसाइड से कनेक्ट है, बिसाइड से, एंड नॉट से कनेक्ट है, एंड नॉट, एक्सेप्ट से कनेक्ट है, इंक्लूडिंग से कनेक्ट है, इंक्लूडिंग से करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक और बन जाता है एज वेल एज, एज वेल एज, है ना। दो सब्जेक्ट है S1 और S2, और इस केस में जो वर्ब आती है वो फिक्स है, किसके अकॉर्डिंग, S1 के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये वाली बात फिक्स है कि इसमें S1 डिसाइड करेगा वर्ब को। ठीक है, क्योंकि बाद वाले प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये सब प्रीपोजिशन है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एंड नॉट, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सब प्रपोजिशन है। लाइक भी आ जाएगा इसमें, लाइक, है ना। बट भी आ जाएगा, बट भी प्रपोजिशन का काम कर जाता है। एज वेल एज जो है ये बेसिकली कंजक्शन है, ये ध्यान रखना, ये कंजक्शन है, बाद बाकी सभी प्रपोजिशन है। तो अब आपने along में लगाया तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, टीचर के अकॉर्डिंग वो आ जाना चाहिए, वॉज तो आया नहीं, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। दूसरा along with the student वॉज, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, टीचर के अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो वो आ जाएगा, सही है। एज वेल एज लगा रहे हो तब भी वो आ जाना चाहिए टीचर के अकॉर्डिंग, अब विद द स्टूडेंट लगा रहे हो तब भी वो आ जाना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आ गया, सही है। चलो, नाउ मूव टू सेकंड वन, अगले वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैज बीन मेड इन अ deserting quarry near न्यूयॉर्क, where researchers have unearthed the planet's most ancient forest। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको पूरा समझाता हूँ आपको। आंसर क्या, आंसर बिल्कुल सिंपल है सर, कि जो आपने डेजर्टिंग लिखा है ये डेजर्टिंग नहीं होगा, इसकी जगह डेजर्टेड होगा, इसकी जगह डेजर्टेड होगा। अब ऐसा क्यों, डेजर्टिंग की जगह डेजर्टेड हमने किया है, तो इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसा क्यों कह रहे हैं। कह रहा है एक जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, एक जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, हैज बीन मेड, बनाई गई है, इन अ डेजर्टिंग क्वेरी, न्यूयॉर्क के पास एक जो परित्यक्त, डेजर्ट मतलब होता है त्यागा हुआ, जिसको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है ना। क्वेरी मतलब खदान होता है। न्यूयॉर्क के पास एक जो परित्यक्त या डेजर्ट कर दी गई, अबंडन कर दी गई खदान है, उसमें एक खोज हुई है ना। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है, इसका मतलब उसमें एक खोज हुई है, क्रांतिकारी खोज हुई है, जहां पर रिसर्चर्स ने क्या किया है, पृथ्वी के सबसे प्राचीन वन की खोज की है, प्लैनेट के सबसे मोस्ट एंशियंट फॉरेस्ट की खोज की है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब एक चीज समझना, वैसे ये वर्ड होता है डेजर्ट, डेजर्ट के दो मीनिंग होते हैं। डेजर्ट वर्ब है तो इसका मतलब छोड़ना होता है, और डेजर्ट नाउन होता है तो इसका मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान होता है ना। एक डेजर्ट वो भी पढ़ते हो आप, DESSERT, डेजर्ट, ये क्या होता है, स्वीट डिश होता है, स्वीट डिश, है ना। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करते हैं मेरे भाई, कि यहाँ पर कह रहा है जो खदान है, जो माइन है, उसको छोड़ दिया गया है। अब एक बात बताओ, अभी मैं आपने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किससे बनता है सर, आईएनजी फॉर्म से बनता है। और ये किसको बताता है, ये बताता है सर ऑन गोइंग एक्शन को, ऑन गोइंग एक्शन को। जबकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये किस चीज को डिफाइन करेगा, ये कंप्लीशन को डिफाइन करेगा। तो जो क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो माइन है,
उसको डेजर्ट कर दिया गया, त्याग दिया गया, परित्यक्त कर दिया गया, ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ऑन गोइंग एक्शन तो नहीं है, तो इट मीन्स, और वैसे भी ये वर्ब में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है, या नाउन वाला टर्म नहीं है। यहाँ पर आएगा डेजर्टेड, इस वजह से डेजर्टेड आएगा। होप सो अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं डेजर्टिंग की जगह डेजर्टेड क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा डेजर्टेड, है ना, क्वेरी ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया। नाउ अप टू 20, व्हेन आई रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, आई वॉज एक्जिलरेटेड, मैं बहुत खुश था जिस समय मुझे लेटर मिला, है ना। कहाँ से कह रहा, फ्रॉम द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से जब मुझे लेटर मिला तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, ये कहना चाह रहा है। सर इसको डिफाइन करते हैं, देखो, रिसीव्ड पास्ट हो गया, है ना, और यहाँ पर भी देखोगे पास्ट है, तो पहली बात तो प्रेजेंट नहीं लगा पाओगे, दूसरी बात यहाँ भी प्रेजेंट है, ये भी हट जाएगा, और वाइल आई रिसीव्ड आएगा या व्हेन आई रिसीव्ड आएगा। अब ध्यान ध्यान देना, अगर आप पॉइंट बता रहे हो, अगर आप पॉइंट बता रहे हो तो फिर व्हेन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, अगर आप ड्यूरेशन बताना चाह रहे हो तो फिर वाइल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो जिस समय मैंने रिसीव किया, रिसीव करने का एक फिक्स टाइम होगा, इसको आप पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो, इसलिए हम क्या करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे, इसलिए वाइल का यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा व्हेन आई रिसीव्ड, नो इम्प्रूवमेंट बनेगा यहाँ पे, जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी नो इम्प्रूवमेंट। तो 26 क्लियर। नाउ अप टू 27, ही आस्क्ड द स्पीकर सम क्वेश्चन अंटिल द सेशन, उसने स्पीकर से कुछ क्वेश्चन पूछे, कब पूछे, कह रहा अंटिल द सेशन। अंटिल पहली बात कंजक्शन है, और कंजक्शन और प्रपोजिशन की एक खास बात है, ये समझना कि कंजक्शन के साथ क्या करते हो, दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हो, प्रपोजिशन के साथ ऐसा नहीं, उसके बाद केवल फ्रेज आता है। ये डिफरेंस याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। कह रहा उसने स्पीकर से कुछ क्वेश्चंस पूछे, कब, कह रहा सेशन के दौरान, यहाँ ड्यूरिंग आएगा। थ्रू द सेशन, अगर थ्रू द सेशन लगाओगे तो पूरे सेशन के दौरान, वाइल जबकि, तो ये तो मीनिंग नहीं बनेगा ना, वाइल थ्रू, यहाँ पर ड्यूरिंग। अच्छा, ड्यूरिंग के कुछ यूसेज आप पढ़ लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपने कहा ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे आपने कहा ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे आपने कहा ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग मानसून, है ना, ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग लेक्चर, है ना, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, है ना, इस तरीके से आप बनाते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर वेज ऑफ knowing, learning and to generate a distinct experience of the world around us। मैंने कहा था ना बीच बीच में ट्रिकी क्वेश्चन देगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना, जो पारंपरिक प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में डिफरेंस होता है। अगर यहीं पर मैं ये लिख देता PRACTI तो ये रॉन्ग हो जाता, PRACTIC ये नाउन होता है सर, ये वर्ब होता है ना। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं आर वेज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद आप जीरन लगाओगे, ये जीरन बन गया। तो आर वेज ऑफ नोइंग, वेज ऑफ नोइंग, है ना, लर्निंग। अब प्रपोजिशन के बाद आप क्या करते हो, देखो ये वाली बात जानते हो कि प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, इसी को आप जीरन बोल देते हो। ये वाली बात तो सही हो गई, नोइंग। अब कॉमा लगा रहे हो तो इसका मतलब जैसे पहले वैसे बाद में, ये जीरन तो ये भी जीरन होगा, तो यहाँ पर आ गया एंड। एंड हमारे इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट है, ये भेदभाव नहीं करेगा, जैसा पहले होगा वैसा बाद में होगा। तो अगर यहाँ नोइंग आ गया, यहाँ लर्निंग आ गया, तो आगे जो बनेगा वो जनरेटिंग बनेगा, टू जनरेट नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा जनरेटिंग, ये बन जाएगा जनरेटिंग, है ना, ये वाली बात। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टू जनरेट नहीं होगा, जनरेटिंग होगा। क्यों कर रहे हो, अच्छा यहीं पर आएंगे एक विद्वान साहब, आप ही में से कोई उठ करके आएगा कि हमने पढ़ा था कि नो जो होती है वो गुरुजी स्टैटिव वर्ब होती है, आपने स्टैटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, आपने नो की जगह नोइंग लिख दिया है, ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप क्लेम कर दो 1 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर।
मानहानि का दावा कर दो, आपके इमोशंस को ठेस पहुँची है। ये वाली बात समझना यहाँ पर जीरंड यूज़ करो, जीरंड के रूप में फिर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ये वाली बात याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड अ कफ सिरप टू मी व्हेन आई हैड सीवियर ओ कफ एंड कोल्ड। अब अगर आप बाद में देखोगे तो बाद में ये लिख रहा है हैड, हैड मतलब पास्ट, हैड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो शुरू में पास्ट होना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलोगे ना। यहाँ अब आपको ये तो इसमें तो इम्प्रूव कर नहीं सकते, इम्प्रूव इसी में करना है, और ये डिफाइन है कि ये पास्ट है। अगर आप सोचोगे थोड़ी देर के लिए इसको हैव कर ले, ये प्रेस्क्राइब सही रहे, ऐसे रहने दें, तो वो कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये इसको चेंज कर नहीं पाओगे, ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पर भी आपको पास्ट करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये बनेगा डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड अ कफ सिरप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। He runs more faster than her brother in the track events. हालांकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, मैं आपको कुछ और बताने के लिए क्वेश्चन बता रहा था। रन्स मोर फास्ट देन, रन्स मोर फास्ट देन, है ना, रन्स फास्टर देन, रन्स फास्ट देन। अब पता है एक चीज समझना, आपने कहा एक साथ डबल कंपरेटिव का यूज नहीं करते, डबल सीडी का यूज नहीं करते, डबल कंपरेटिव का यूज नहीं करते, डबल एसडी का यूज नहीं करते, तो ना तो डबल कंपरेटिव लगा पाओगे और ना ही डबल सुपरलेटिव लगा पाओगे, है ना। तो एक आंसर तो आपका इनकरेक्ट हो गया, वो है कौन सा, फोर, ये वाला इनकरेक्ट। दूसरी बात, दैन लगा रहा तो कंपरेटिव बनाओगे तो फास्ट का कंपरेटिव फास्टर होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया सर। अब बचे आपके दो, रन्स मोर फास्ट देन या रन्स फास्टर देन। अब जो असली कहानी है वो यहीं पे आती है ना। देखो होता क्या है, मैंने कहा एक बढ़िया सा, देखो ये चेहरा बनाते हैं आपका, है ना, ये गुड्डू टाइप का चेहरा बनाएंगे, है ना, गुड्डा टाइप का ना, जैसे जिन लोगों की हाइट कम होती है देखते हो, वो कोट वोट पहन के बिल्कुल, है ना, शर्ट को इन कर लेंगे बिल्कुल, और शूज भी वो लॉन्ग वाले नहीं पहनते, शॉर्ट वाले पहनते, तो वो बिल्कुल गुड्डा टाइप लगता है, जस्ट लाइक यू, है ना, और तेरे नाम स्टाइल रख लेंगे। चलो है, एक ये हो गए और एक ये हो गए महाजन, ठीक है, ये दुबले पतले से, ये मान लो, हाँ, ये मान लो, अब ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। मैंने कहा एक और दूसरा टर्म बनाया, मैंने कहा इंसान एक ही है, एक ही इंसान है, ये मान लो एक ही इंसान है, इसकी दो क्वालिटी है, एक ए है एक बी है। अब समझना मेरी बात, अगर आपको दो अलग अलग इंसान नजर आ रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन है, तो जो कंपैरिजन करना मेरे भाई, वो आप ईआर के साथ जाना। अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी हो तो फिर मोर के साथ जाना, मोर के, इसमें मोर फिक्स है, इसमें ईआर फिक्स नहीं है, क्योंकि कई सारे एडजेक्टिव ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप ईआर से, आप ईआर का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे वाइस से वाइजर बना लिया, तो कई सारे एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ईआर से नहीं बना पाओगे, तो फिर मोर से बना लो। अब ये डबल टिक है, ये सिंगल टिक है। मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूं तो आपको और अच्छे से ये वाली बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ही इज ही इज वीकर, वीकर देन राहुल, ये एग्जाम्पल है। मैंने कहा ही इज मान लो दूसरा ले लिया, ही इज ही इज फैटर देन क्लेवर, क्लेवर CLEVER, है ना। ये देखो जरा, दोनों स्टेटमेंट है सर, इनको डिफाइन करते हैं, समझना। मैंने कहा ही इज वीकर देन राहुल, एक पर्सन ही हो गया, एक पर्सन राहुल हो गया, दो अलग अलग पर्सन है, तो ER से बना लिया हमने, सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एक पर्सन ये है ही, वही फैट है वही क्लेवर है, फैट ज्यादा है क्लेवर कम है, तो दो क्वालिटी है, फैट और क्लेवर दो क्वालिटी है, दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, ये फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मोर फैट देन क्लेवर, मोर फैट देन क्लेवर, ऑप्शन नंबर।
तो ये होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वो जो डाउट होगा ना, रन्स मोर फास्ट देन, रन्स मोर फास्ट देन, ये वाला इस वजह से एलिमिनेट हुआ क्योंकि एक पर्सन सी है, एक पर्सन हर ब्रदर है, तो अलग अलग पर्सन, इसलिए हम किसके साथ गए, रन्स फास्टर देन के साथ गए। ही इज एलर्जिक फ्रॉम पीनट्स, so he always checks food labels carefully, है ना। अब जरा एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है बेसिकली कि कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब वो मैं समझाता हूँ आपको बारी बारी से। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एलर्जिक के साथ टू आ जाएगा, ना तो फ्रॉम आएगा और ना ही विथ आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर उसको एलर्जी है ना, किससे, पीनट से, क्योंकि इस वजह से वो हमेशा फूड लेवल को ध्यान से चेक करती है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको टू वाले काफी सारे यूसेस दिखा देता हूँ, हो सकता है इनमें से कहीं कोई स्ट्राइक कर जाए तो आपका दिन बन जाए, है ना। जैसे ध्यान सुनते जाना, जैसे मैंने कहा डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। जैसे डेट्रीमेंटल आप पढ़ते हो, हार्मफुल पढ़ते हो, हार्मफुल पढ़ते हो, इंजूरियस पढ़ते हो, इंजूरियस मतलब हानिकारक, जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। एक वर्ड आता है पर्निशियस, का मतलब होता है हानिकारक। एक वर्ड बेनिफिशियल आता है, इसका मतलब लाभदायक होता है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। एक वर्ड आपका फैटल आता है, घातक। एक वर्ड मीनस आता है, खतरा। तो ये जितने वर्ड आपने लिखे हैं इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं खतरे से है ना। अब नापसंद करना, जैसे किसी से हेट कर रहे हो, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल आप पढ़ते हो, इनिमिकल आप पढ़ते हो, इनिमिकल और हॉस्टाइल दोनों का मीनिंग सेम है। अवर्स नापसंद करना होता है, अवर्स टू आप बोलते हो, है ना। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एडिक्टेड टू और अकस्टम टू, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज, एडिक्टेड मतलब होता है कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हैबिचुअल होना, वह एडिक्टेड टू। अवर्स टू आप यूज करते हो, है ना। ईगर टू आप यूज करते हो, ईगर यूज करते हो, कीन टू, है ना। ईगर है, कीन है, क्यूरियस है, ये वाले टर्म आप यूज करते हो, है ना। जैसे ये आपने पढ़ा होगा टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब बराबर होता है, टेंटामाउंट मतलब मीनिंग होता है बराबर, इक्वल टू, बराबर होता है ना। जैसे सेंटेंस टू, इन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे सेंटेंस टू, सेंटेंस टू करने का मतलब होता है किसी को पनिश करना। जैसे कंडेम टू, कंडेम टू का मतलब भी सेम वही है ना। जैसे प्रे टू आप यूज करते हो, प्रे टू गॉड जैसे लिखते हो, ये प्रे अलग है, PREY, प्रे ऑफ बर्ड्स, आप ये यूज करते हो, प्रे ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का शिकार करना, है ना। दोनों पॉइंट आप जानते हो, है। जैसे प्रोन टू, ये तो बहुत कॉमन है और बहुत पूछा जाता है, प्रोन टू, है ना। किसी चीज के लिए कमिट करना, कमिट टू आप लिखते हो, कमिट टू। एडमिट टू, एडमिट टू प्लेस के लिए आता है, ध्यान रखना। एडमिट ऑफ एक्सक्यूज के लिए आता है, एडमिट ऑफ एक्सक्यूज बहानेबाजी करना। और एडमिट टू प्लेस, एडमिट टू प्लेस, तो ध्यान रखना एडमिट के साथ टू तब लगाओगे जब प्लेस की बात करोगे। एक्सीड टू, सहमत होना। एक्सेस टू, रीच होता है, पहुंच होता है ना। जैसे अधीर टू, अधीर टू करने का मतलब ओबे करना होता है। अधीर टू, किसी बात को मानना, इसी को बोलते हैं कन्फर्म। कन्फर्म अलग होता है, कन्फर्म अलग होता है। कन्फर्म करने का मतलब ओबे करना होता है ना। जैसे ये वर्ड वर्ड पढ़ते हो, एडॉप्ट टू, एडप्ट के साथ इन आता है, एडप्ट इन, और एडॉप्ट के साथ टू का यूज करते हो, है ना। स्टिक टू, किसी बात पर अड़े रहना, अब ये कहते हैं स्टिक टू। इंक्लाइन टू, किसी तरफ, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव है, वो होता है इंक्लाइन टू, है ना। रिफर, रिफर के साथ टू का यूज करते हो, रिफर टू, है ना। तो ये सारे टर्म आप, जैसे बिल्कुल सिंपल से बता दूं, प्रेफर, प्रेफर टू आपने पढ़ा होगा, ये तो मतलब आप जानते हो, सब्सक्राइब टू परमार SSC, है ना। हाँ, चलो, तो ये सारी बातें हो गई क्लियर, मेरे ख्याल से पूरे पॉइंट यहाँ से होते क्लियर। तो ये क्लियर हो गया एलर्जिक। इसमें एक और एड ऑन कर लेना, एलर्जिक के साथ भी आप क्या करते हो, टू का यूज करते हो, एलर्जिकल के साथ बेसिकली, है ना। ये टर्म याद रखना, मीनिंग सभी के मैंने बता दिया है। डेट्रीमेंटल होगा, डेट्रीमेंटल हानिकारक, हार्मफुल, हार्मफुल हानिकारक। एक बार डिफाइन कर देता हूँ अगर आपको कम समझ में आया हो तो। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजूरियस, पर्निशियस, सभी का मतलब हानिकारक।
फैटल घातक मीनस घातक, है ना? इन सभी का मतलब हानिकारक, बेनिफिशियल लाभदायक होता है। ये पूरे क्लियर हो गए? कोई चीज हानिकारक है या लाभदायक है? टू। हॉस्टाइल इनिमिकल दोनों का मीनिंग सेम है। अवर्स नापसंद करना, एडिक्टेड अकस्टम दोनों का मीनिंग सेम है। ईगर टू उत्सुक होना, कीन टू उत्सुक होना, टेंटामाउंट और इक्वल मतलब बराबर, सेंटेंस टू मतलब पनिश होता है, कंडेम टू वही मीनिंग होता है। प्रे टू प्रार्थना करना, प्रोन टू कमिट टू, कमिट टू सुसाइड जैसे बोलते हो। एडमिट टू प्लेस, एडमिट टू प्लेस के लिए आएगा, ये वाली बात याद रखना। एडमिट टू प्लेस, आगे प्लेस का नेम दिया और तब टू लगाना। नहीं, अगर एक्सक्यूज दे रहा है तो एडमिट ऑफ। एक्सीड टू सहमत, एक्सेस टू रीच, अधेर टू ओबे, कंफर्म टू ओबे, अडॉप्ट टू एडजस्ट करना, स्टिक टू अड़े रहना, इंक्लाइन टू मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा, किसी चीज के प्रति आपका बहुत ज्यादा झुकाव है। 31 क्लियर? 32, एंशियंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिड नॉट प्रोपागेट इन द रिलीज ऑफ सीड्स। प्रोपागेट का मीनिंग क्या होता है? अगर आप ये जान जाओ कि प्रोपागेट का मीनिंग क्या होता है तो फिर आंसर आपके लिए करना इजी हो जाएगा। इसका मतलब होता है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, है ना? अब इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालो, आपको आंसर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकालो, आंसर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये जो एंशियंट ट्रीज हैं, इस फॉरेस्ट के जो एंशियंट ट्रीज है, पुराने जो पेड़ है, डिड नॉट प्रोपागेट, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, अ, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते इन द रिलीज ऑफ द सीड्स, वो रिप्रोड्यूस नहीं हुए किसके द्वारा? कह रहा बाई आएगा यहाँ पर, इन नहीं आएगा, बाय द रिप्रोड्यूस ऑफ सीड्स, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोपागेट बाई, ना कि प्रोपागेट इन। तो ये जो एंशियंट ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के, वो रिप्रोड्यूस नहीं हुए किससे? कह रहा है रिलीज ऑफ सीड्स, सीड्स जो बोए गए, रिलीज किए गए, है ना, उनसे रिप्रोड्यूस नहीं हुए, ये कहना चाह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वी हैड कॉफी टू द यूनिवर्सिटी कैफे लास्ट इवनिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ, इस प्रकार सुनना। कह रहा हमने कॉफी ली कहाँ पर? यूनिवर्सिटी कैफे में। देखो, जब आप एक्चुअली प्लेस को डिफाइन कर देते हो, ध्यान सुनना, जब आप एडजेक्ट प्लेस की बात करते हो, ये एडजेक्ट प्लेस की बात करते हो, फिर वहां पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ ये एडजेक्ट प्लेस कैसे आप डिफाइन करोगे, है ना? जैसे मैंने कहा, मान लो ये कोई रेस्टोरेंट है, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में है, तो फिर आप इन लगाओगे। लेकिन मैंने कहा रेस्टोरेंट में भी डिफाइन करके बता दिया कि टेबल पर है, ये इस टेबल पर है, तो फिर एट आ जाएगा। आप एडजेक्ट पोजीशन बता रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति घर में है तो इन लगा लोगे। लेकिन मैंने कहा कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, अब एडजेक्ट प्लेस बता दिया, एट आ जाएगा। तो एट तब यूज करते हो जब आप एडजेक्ट प्लेस डिफाइन करते हो। मैंने कहा ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एट द गेट, ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, पहला क्वेश्चन। मैंने कहा द होल फैमिली, द होल फैमिली, फैमिली एट द टेबल, एट द टेबल, क्या आपने कहा? मैंने कहा द स्टूडेंट इज, इज एट द बेंच, आप ऐसे बोलते हो। क्लास में है तो इन आ जाएगा, बेंच पर है तो एट आ जाएगा। तो पहली बात ये क्लियर हुई कि जहां पर एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हो तो वहां पर एट आ जाता है। एट की दो चार बातें और बता दे रहा हूँ, हो सकता है कहीं आपको हेल्प कर जाए, है ना? तो दिन बन जाएगा। जैसे एट, तो पहला तो यही आ गया कि एडजेक्ट प्लेस के लिए। एडजेक्ट प्लेस में वो भी आते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, है ना, और एयरपोर्ट, ये भी यूज करते हो। एट द एंड ऑफ द लैंड, एट द एंड ऑफ द रोड, वो भी यूज करते हो, एडजेक्ट प्लेस में आते हैं, है ना? दूसरा एक और पॉइंट आता है एडजेक्ट प्लेस के साथ साथ। पहला हो गया एडजेक्ट प्लेस के साथ एट। दूसरा, सेकेंडली आप ये कहते हो एडजेक्ट टाइम। एडजेक्ट टाइम कैसे? जैसे 5 बजे हैं, 5 o'clock, एडजेक्ट टाइम है 5:30, एडजेक्ट टाइम है डॉन, डस्क। ये वाले पॉइंट फिलहाल पता होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। डॉन है, डस्क है, डॉन भोर का समय, डस्क संध्या काल का समय। इसके अलावा आप सनराइज के साथ, सनराइज के साथ, सनसेट के साथ, सनसेट, और नून के साथ, मिडनाइट के साथ,
इनके साथ आप एट का यूज करते हो, तो ये याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट है। कई बार स्पीड बताने के लिए आप एट का यूज करते हो, किसी चीज़ की कॉस्ट बताने के लिए, किसी की एज डिफाइन करने के लिए आप एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 18, है ना। कॉस्ट एट 20 रुपीज अ केजी, आप ऐसे बोलते हो, एट 20 रुपीज अ केजी। स्पीड आप कहते हो एट 40 किलोमीटर एन आवर, ऐसे डिफाइन करते हो आप। तो सर ये क्लियर हो गया, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एट, टू नहीं लगाओगे, टू की जगह एट आएगा, एट द यूनिवर्सिटी कैफे। तो हमने कॉफी ली कहाँ पर, कह रहा है यूनिवर्सिटी कैफे पर। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय द फॉलोइंग डे। मैं पूरी बात समझाता हूँ आपको, देखो। एक तो टर्म ऐसे देगा कि ईज देगा, ईज के तुरंत बाद नाउन देगा, है ना, फिर आपसे वर्ब पूछेगा। एक ऐसे देगा कि ईज के बाद ऑफ लगा दिया, फिर नाउन का यूज कर रहा है, नाउन का यूज कर रहा है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। इस केस में नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी, क्योंकि ईच एवरी सिंगुलर होते हैं। इस केस में नाउन प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर आएगी। ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। ईच जो होता है, ईच जो होता है, अगला क्वेश्चन, ईच जो होता है वो बेसिकली प्रोनाउन भी होता है, और आपका एडजेक्टिव भी होता है, या डिटर्मिनर भी होता है ना, दोनों होते हैं। लेकिन जो एवरी होता है, ये केवल और केवल डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। यही कारण है कि आप जब एवरी ऑफ लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाता है, ईच ऑफ लिखते हो तो ये सही होता है। ईच ऑफ करेक्ट होता है, एवरी ऑफ इनकरेक्ट होता है ना। कई सारे पॉइंट क्लियर। जब आप ईच ऑफ लगाओगे तो यहाँ पर आर्टिकल द भी आता है, बशर्ते कोई दूसरा डिटर्मिनर ना लगाओ। माई, हिज, हर, अवर, दीज, दोज लगा देगा, तब दा नहीं आएगा, अदरवाइज दा आएगा। तो सर सारी बातें क्लियर हो गई। एक और पॉइंट देख लो, ईच जो आता है वो दो, टू और मोर देन टू दोनों के लिए आता है, एवरी हमेशा मोर देन टू के लिए आता है। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट बनता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, नियरली, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, इनके साथ आप एवरी का यूज करोगे, इनके साथ आप एवरी का यूज करोगे, ईच का यूज नहीं करोगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ड नहीं आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। एवरी आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि एवरी जो होता है वो केवल डिटर्मिनर होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये वाली बात भी क्लियर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में हम चेक करते हैं। इसमें कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए, इस वजह से गलत हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड, ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। होप सो क्लियर। नेक्स्ट, यू मे डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम इन टुमारोज मीटिंग, तुम अपनी समस्या को कल डिस्कस कर सकते हो। तो तीन बातें डिस्कस करेंगे, देखो। पहली बात ये है कि मॉडल के साथ आपको V1 चाहिए, VS फॉर्म। मॉडल के साथ अगर बी लगा है देन थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मॉडल के साथ हैव आया है देन तब भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना। मॉडल के साथ हैव बीन आया है तब भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मॉडल के साथ V1, बी लगा है थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट का एक्टिव हो गया, परफेक्ट का एक्टिव। और ये क्या हो गया, ये परफेक्ट का पैसिव हो गया। परफेक्ट हो गया प्लस इसका क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो सर ये पूरी कहानी क्लियर। अब यहाँ पर मे लगा रहे हो तो मे के साथ डिस्कस आना चाहिए, ना तो हैव लगा ना तो बी लगा, है ना। वैसे भी मॉडल के साथ आईएनजी तो कहीं भी नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर डिस्कसिंग नहीं होगा, डिस्कस आएगा, यू मे डिस्कस, ना कि डिस्कसिंग। सर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक और बात मैं आपको समझाता हूँ, देखना, ध्यान सुनना कि पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि मे और माइट से प्रॉब्लम बना देता है। मे और माइट इसके लिए यूज करते हो सर पॉसिबिलिटी को डिफाइन करने की। हालांकि मैं इसके अलावा परमिशन का भी, परमिशन के लिए भी यूज करता हूँ पॉसिबिलिटी। यही कारण है कि हम मे और माइट के साथ, मे और माइट के साथ ना तो पॉसिबली लगा पाते हैं, पॉसिबली लगा पाते हैं, और ना ही लाइकली लगा पाते हैं। ये दोनों वर्ड नहीं लगा पाओगे। जैसे कैन या कुड के साथ हम एबल टू का यूज नहीं करते, पॉसिबली, हाँ ठीक है, लाइकली का यूज नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। आई saw दैट मूवी लास्ट वीक एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैंने मूवी लास्ट टाइम देखी, आई saw दैट मूवी, उस मूवी को मैंने लास्ट वीक देखी, वास्तव में इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये टाइम दे रहा है लास्ट वीक,
लास्ट वीक किसका टाइम है? पास्ट का, तो टेंस भी पास्ट आना चाहिए, तो आपने सा लगा रखा है यहाँ पर, तो सी तो नहीं आएगा, सीन भी नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं पाओगे। सीइंग दैट मूवी, तो मैंने उस, और कह रहा है इंटरेस्टिंग थी, इसका मतलब कंप्लीशन है, मतलब आई मीन ये ऑन गोइंग एक्शन नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा बन गया? नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, शी यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। जब वो बच्ची थी तो बहुत सारी चॉकलेट्स खाया करती थी। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि दो मॉडल ऐसे हैं। पहली बात, आप यूज या यूजेस टू नहीं लिखते हो, ये ध्यान रखना। मॉडल जो होता है वो यूज टू ही होता है, यूज्ड होता है, यूजेस नहीं लिखोगे ना, यूज लिखोगे। तो यूज टू, दो ऐसे मॉडल हैं जो विदाउट टू यूज नहीं कर पाते हो आप। एक आता है यूज टू और दूसरा आता है आउट टू। अब यूज टू के दो फंक्शन है बेसिकली, देखो समझना। यूज टू के दो फंक्शन है। एक यूज टू बताता है आपको पास्ट की हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट एक्शन, पास्ट पोजीशन। और एक बताता है आपको डेली रूटीन, रूटीन को बताता है बेसिकली, रूटीन, है ना। अब दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आते हैं। ये हो सकता है कि अभी क्वेश्चन नहीं बना है, आगे क्वेश्चन बन जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए पूरी बात समझनी है आपको। कि अगर पास्ट हैबिट है तो उसका स्ट्रक्चर ये आता है कि सब्जेक्ट के बाद यूज टू के बाद वी वन का यूज करोगे, ये आता है आपका यूज टू का पास्ट हैबिट वाला। रूटीन वाले में सब्जेक्ट के बाद बी के बाद यूज टू, और यूज टू के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। दोनों के एक एक स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ। मैंने कहा सी यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, वो इस स्कूल में पढ़ा करती थी। इन हर चाइल्डहुड डेज, वह अपने बचपन के दिनों में इस स्कूल में पढ़ा करती थी। क्या आपने बोला? सही है। मैंने कहा ही इज यूज टू रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, बस सुबह जल्दी दौड़ने का उसकी आदत है, और वो रूटीन बता रहा हूँ। तो दोनों क्लियर हो गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर यूज टू नहीं आएगा, यूज टू आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। लिंग्विस्ट से दैट दिस मेथड हेल्प्स एक्सेलरेट लैंग्वेज लर्निंग। लिंग्विस्ट का ये मानना है, भाषाविद। ये क्वेश्चन आपका वोकैब में बहुत बनता है। ये आप बताएं, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में डिफरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। पॉलीग्लॉट, तो जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हो। लिंग्विस्ट होता है भाषाविद, रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो लिंग्विस्ट का ये मानना है, कहते हैं कि दैट दिस मैथड सिंगुलर है, यहाँ पर हेल्प नहीं आएगा, है ना, हेल्प्स आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा। ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। बस मेनली प्रॉब्लम पता है कहाँ है? यहाँ पर है, हेल्प और एक्सेलरेट। अब यूजुअली क्या होता है, हेल्प के बाद, हेल्प के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके करेक्ट कोलोकेशन, हालांकि ये पता है, ये हो सकता है आप यूजुअली क्या कहा जाए, इसके बारे में पढ़ते नहीं हो, या इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ना, इसके इससे रिलेटेड आपको आइडिया नहीं रहता है। बट हेल्प के बाद आप वी वन यूज कर सकते हो, बेस्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हेल्प के बाद एक्सेलरेट आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। इस क्वेश्चन को लेकर के हो सकता है आपके मन में डाउट हो, है ना। चलिए, ये वाली बात क्लियर हो गई। 39 में आते हैं। सिंस लास्ट इवनिंग, पहली बात ये सही है, सिंस लास्ट इवनिंग, इसके साथ सिंस लगाओगे। द बॉय हैज बीन कंप्लेनिंग विथ पेन इन हिज लेग्स, तो कह रहा पिछली इवनिंग से जो बच्चा है वो लगातार कंप्लेन कर रहा है कि उसके लेग में पेन है, इस चीज को लेकर के वो कंप्लेन कर रहा है ना। अब क्या करेंगे सर? बिल्कुल सिंपल सी कहानी में आपको समझाता हूँ। कंप्लेन के साथ होता क्या है? कंप्लेन, देखो पहले तो एक कंप्लेन होता है और एक कंप्लेंट होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे कि कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या अंतर है। तो ये नाउन होता है, ये वर्ब होती है। दूसरा, जो कंप्लेन होता है इसके साथ कितने टाइप के प्रपोजिशन आप यूज करते हो? एक ऑफ लगाते हो, एक अगेंस्ट लगाते हो, और एक टू लगाते हो। कंप्लेन ऑफ समथिंग, किसी चीज की कंप्लेन करना। कंप्लेन ऑफ समथिंग, किसी चीज की कंप्लेन करना। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी की शिकायत करना। और कंप्लेन टू समबडी, किसी से शिकायत करना। अब इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को समझना पड़ेगा आपको, है ना। इसका मतलब होता है की शिकायत करना, इसका मतलब से शिकायत करना। दोनों में समबडी है, तो डिफरेंस क्या है वो जानना पड़ेगा आपको।
कैसे? मैंने कहा आई कंप्लेंड इन द ब्लैंक बैड बिहेवियर बिहेवियर ऑफ माई फ्रेंड, है ना? मैंने कहा आई कंप्लेंड माई फ्रेंड द टीचर। ये दो क्वेश्चन है, मान लो इनको सॉल्व करना है आपको। तो मैंने कहा आई कंप्लेंट बैड बिहेवियर, ऑफ आ जाएगा, है ना? ये समथिंग हो गया, किस चीज की शिकायत कर रहे हो। आई कंप्लेंट माई फ्रेंड अगेंस्ट आ जाएगा और ये टू आ जाएगा। मैंने अपने मित्र की शिकायत की, किससे? टीचर से की, ये वाली बात। जैसे मैं हॉस्टल में जिस समय था, है ना, तो मैं बहुत शिकायत करता था। फिर बाद में मुझे समझ आया कि मैं गलत था, वो लोग सही थे, है ना? मैं शिकायत करता था कि ये लोग नमकीन पानी क्यों देते हैं। हॉस्टल में एक नमकीन पानी मिलता था ना, नमकीन पानी देते थे, है ना? मैं कहता था नमकीन पानी क्यों देते? और पता नहीं क्यों उसमें 2-4 दाने डाल के डाल देते थे। तो मैं कहता था या तो पानी दो, तो दाल दो। तो वो कहते थे नहीं, हम नमकीन पानी देते हैं। ना ये दाल है, ना ये पानी है। चलो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, माइन ग्राइंड मदर नीड अ हेल्पर टू कीप हर टेरेस गार्डन इन ऑर्डर। तो पहली बात, माइन नहीं लिख पाओगे। देखो, दो तरीके के, आप जानते हो, एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, है ना? जैसे माई पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है। आर पजेसिव एडजेक्टिव है, आर्स पजेसिव प्रोनाउन। योर पजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पजेसिव प्रोनाउन। हिज पजेसिव एडजेक्टिव, हिज वाले में दोनों सेम रहते हैं। हर पजेसिव एडजेक्टिव, हर्स पजेसिव प्रोनाउन। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, इसका यहाँ बनता नहीं है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन, है ना? ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये विथ नाउन लिखे जाते हैं, नाउन के साथ। और ये जो प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, इसका मतलब ये विदाउट नाउन लिखे जाएंगे, विदाउट नाउन। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो माइन ग्राइंड मदर, ये तो गलत हो जाएगा। और माइन ग्रैंड मदर नहीं लिखोगे, माई ग्रैंड मदर लिखोगे, है ना? तो पहली बात तो माई आएगा, माई नहीं आएगा तो सभी एलिमिनेट हो गए। ये लो, करेक्ट आंसर यही बन जाएगा, माई ग्रैंड मदर। सिंगुलर है इसलिए नीड्स आ जाएगा, है ना? होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा ये आपको। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, पता है क्या? आर इज अ ग्रेट नेशन इज इज अ इज इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब पता है, हो सकता है ये सेंटेंस पढ़ने में आपको सही लगे, बट इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। पहले वाले में लिख रहे हो आर इज अ ग्रेट, है आर पजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन आना चाहिए। तो नाउन तो नहीं है, तो इसका मतलब आर से लिखो, आर इज अ ग्रेट नेशन। यहाँ पर हिज इज अ डिफिकल्ट, उसकी जो समस्या है वो डिफिकल्ट है, अब ये प्रोनाउन के रूप में लिख रहे हो, क्योंकि इसके तो दोनों बन जाएंगे। ये सेंटेंस कैसा है मेरे भाई? सही है, इसको सही करना पड़ेगा आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रैफिक इज ऑलवेज रिमेनिंग हैवी इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली। तो हमेशा हैवी रहता है इस एरिया में, दिल्ली के इस पार्ट में जो ट्रैफिक होता है वो हमेशा हैवी रहता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रैफिक किस तरीके का नाउन है। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, बट ट्रैफिक के रूप में जितनी चीजें आप डिफाइन करते हो, कार है, बस है, ट्रक है, तो ये सभी काउंटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक्स नहीं लिख पाओगे, पहली बात तो ये। हालांकि किसी में डिफाइन ही नहीं किया गया ये वाली बात, है ना? अब आपको क्या करना है, हैज ऑलवेज बीन रिमेनिंग, या फिर हैव ऑलवेज बीन रिमेनिंग, या ऑलवेज रिमेन्स। अब सिंपल सी बात, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो दैट इज वाई ये सर सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो आप हैज के साथ जाओगे, या फिर आप इसके साथ जाओगे, फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हालांकि इज भी हो सकता है, बट यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, हमेशा इस दिल्ली के इस पार्ट में हमेशा हैवी रहता है। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये एक परमानेंट एक्शन की तरफ इंडिकेशन है इसका।
देखो ऑलवेज बेसिकली अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। ऑलवेज आप इंडेफिनेट के साथ यूज कर लेते हो, ऑलवेज आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज कर लेते हो। बट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बेसिकली डिसअप्रूवल एक्शन को शो करता है ना। और यहां पर ये डिफाइन करता है परमानेंट एक्शन को। तो यहाँ पर बताना जा रहा है परमानेंट एक्शन, दैट इज वाई आप ऑप्शन 4 के साथ जाओगे। दूसरी बात एक और यहाँ पर समझने लायक है, पता है क्या ये डिसअप्रूवल क्या है। इस चीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने कहा ही इज ऑलवेज ईटिंग मैंगोज। ईटिंग मैंगोज, वो हमेशा आम खाता रहता है। तो लिटरली ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखो ना तो कोई व्यक्ति हमेशा नहीं खा सकता। तो इस तरीके के स्टेटमेंट में आप कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज यूज करते हो। जैसे आपने कहा ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, वो हमेशा सोता रहता है। अब ऐसा तो लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर इस तरीके के एक्शन डिफाइन करोगे वहां पर ऑलवेज जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम यूज कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी के ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट हुए। बाकी ये वाला जो टर्म यूज करो हैव ऑलवेज बीन रिमेनिंग, तो बीन प्लस आईएनजी लगा रहे हो तो यहाँ पर सिंस या फॉर के साथ टाइम गिवन होना चाहिए जो कि है नहीं। तो कई रीजंस की वजह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है। माई मदर गिव्स मी अ फ्रेश कैरेट जूस एवरी इवनिंग। तो यहाँ पर कह रहा है एवरी इवनिंग, मतलब ये एक डेली रूटीन की बात कर रहे हो। आपको पता है अगर कहीं पर आप डेली रूटीन की बात करते हो, परमानेंट एक्शन की बात करते हो, प्रोवर्ब की बात करते हो, साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हो, है ना, इन सभी केसेस में आप यूनिवर्सल ट्रुथ यूटी की बात करते हो, तो इन सभी में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट लगा हुआ है। माई मदर, मदर सिंगुलर है, दैट इज वाई गिव्स के साथ है मी। और जूस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पर लिख रहा है आ फ्रेश कैरेट जूस। आ लगा है किसके लिए, जूस के लिए, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये जो आ है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा, दैट विल बी थर्ड। आप लिखोगे फ्रेश कैरेट जूस, दा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जैसे आ के साथ आ आप रिमूव करते हो वैसे आप तुरंत दा के साथ शिफ्ट हो जाते हो कि हम क्या करें, दा यूज कर लें। तो दा तभी यूज करोगे जब भी कोई नाउन डेफिनेट होगा। और डेफिनेट कब होगा, ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, है ना, कि द किस केस में डेफिनेट होगा, वो वाली बात मैंने समझाई थी कि अगर पहले से कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन है या फिर कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज गिवन है, तब आप यूज करो, हर जगह दा नहीं लगाना। जॉन वॉज absent फ्रॉम द मीटिंग बिकॉज ही वॉज सिक। वो मीटिंग में absent था क्योंकि वो बीमार था। नॉर डिड ही इन्फॉर्म एनीवन, और ना ही उसने किसी को इन्फॉर्म किया। अब 43 में आते हैं मेरे भाई, और 43 में आपको डिफाइन करना है कि इसमें बट के साथ जाओगे, नॉर के साथ जाओगे, एंड के साथ जाओगे। अब 43 में आकर के हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो, क्या ये अपोजिट बात आगे कन्वे कर रहा है जो आप बट लगाओगे। एक पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, कह रहा है ही वॉज सिक, वो बीमार था, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो जस्ट अपोजिट बात बता रहा हूँ, और ये अपोजिट बात किससे कन्वे होती है, ये अपोजिट बात बट से कन्वे होती है, यू नो वेरी वेल। नॉर से नहीं, एनी से नहीं, एंड से नहीं। एंड से तो दो सेम स्टेटमेंट आप कनेक्ट करोगे। तो आपने कहा वो बीमार था लेकिन उसको उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये बट से स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन। तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट, वो करेक्ट पार्ट होगा इसको इंप्रूव करने के लिए, है ना। और जब आप बट लगाओगे तो इसके साथ इन्वर्जन नहीं लगाना। जैसे नॉर से अगर आप स्टार्ट करते हो स्टेटमेंट तो फिर आप इन्वर्जन लगाते हो, एंड से भी इन्वर्जन नहीं लगाते, तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट था, ये भी ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट था। तो इसके साथ तो इन्वर्जन लगाते हैं लेकिन वो मीनिंग नहीं बन रहा है, वो सुटेबल मीनिंग नहीं बन रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। बाकी ये इन्वर्जन वाले पॉइंट इनको ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एडिशनल सेंटेंसेस का पार्ट होता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक ईट मैंगोज, आई डोंट लाइक ईट मैंगोज। और मैंने कहा नॉर माई ब्रदर, माई ब्रदर डज, माई ब्रदर डज। अब जब इस तरीके का एंड यहाँ पर लगा लीजिएगा, एंड नॉर माई ब्रदर डज। अब ये क्या होता है पता है, बेसिकली इसको समझना पूरा।
मैंने कहा अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के बाद आपने एंड लगाया, एंड के बाद सो लगा रहे हो, एंड के बाद आप ईदर लगा रहे हो, एंड के बाद आप नीदर लगा रहे हो, ईदर या फिर नीदर, या फिर एंड के बाद नॉर लगा रहे हो, इस तरीके का पैटर्न अगर देखने को मिले तो समझ जाना जो लास्ट वाला टर्म है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, इस तरीके का पैटर्न, इसी को इन्वर्जन का पार्ट बोलते हो। ये जो एडिशनल सेंटेंस है ये बेसिकली इन्वर्जन का एक पार्ट होता है। तो आई डोंट लाइक ईट मैंगोज, मैं आम खाना पसंद नहीं करता, और ना ही मेरा भाई। तो यहाँ पर जो डज आएगा वो यहाँ पर लगेगा, नॉर डज माई ब्रदर। ये करेक्ट आंसर होगा। जैसे एक और स्टेटमेंट में कराता हूँ इसमें। मैंने कहा ये लिखा है आयशा इज, आई या इसको और अच्छा करते हैं। मैंने कहा एवरी वन लाइक्स टू ड्रिंकिंग, लाइक्स टू, लाइक्स ड्रिंकिंग, लाइक्स ड्रिंकिंग, सो तो आयशा इज, सो आयशा इज, एंड सो आयशा इज। मान लो पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहे हो तो पॉजिटिव वाले में कुछ इस तरीके से आप सो से डिफाइन करोगे, निगेटिव होता तो नीदर और नॉर से डिफाइन करते। यहाँ पर क्या बनेगा, एवरीवन लाइक्स ड्रिंकिंग, हर एक व्यक्ति ड्रिंकिंग करना पसंद करता है, इसलिए आयशा भी, तो ये जो इज है ये यहाँ पर आएगा, इज आयशा, आप ऐसे लिखोगे। तो याद रखना सेंटेंस के पैटर्न से आप गेस कर पाओगे इसको। ये सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद अगर ये पैटर्न एंड सो, एंड ईदर, एंड नीदर, एंड नॉट, तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना। बस चलता है। नो सूनर एज आई सा द बॉय रनिंग अक्रॉस द रोड आई अप्लाइड द ब्रेक्स। पहली बात, नो सूनर, देखो सून वर्ड होता है, सून वर्ड बेसिकली एडवर्ब है। सून का कंपैरेटिव क्या बन जाता है, सूनर बन जाता है। इसके साथ नो लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, ई आर लगा है तो सर इसके साथ जो कंजक्शन लगाओगे दैट विल बी दैट। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहली बात तो नो सून एज, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर सूनर होना चाहिए, देन आना चाहिए, नो सूनर आई। और नो सूनर के साथ आप जानते हो स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन का यूज करोगे। इन्वर्जन बोले तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये वाली बात आप जानते हो। अगर स्टार्टिंग में है तो, अगर ये स्टार्टिंग में तब आप ऐसा कर पाओगे, अगर मिडिल में है तो फिर नहीं कर पाओगे आप। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये होना चाहिए। दूसरा ये वाली बात, ये भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हार्डली स्कॉर्सली के साथ, हार्डली स्कॉर्सली के साथ क्या यूज करते हो आप, व्हेन यूज करते हो, व्हेन का यूज करते हो। और इसमें भी क्या होता है, हेल्पिंग, इसमें भी इन्वर्जन आप फॉलो करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। इन्वर्जन बोले तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सर, सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना। और वो भी कब, जब ये हार्डली स्कॉर्सिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर ये पैटर्न बन जाएगा। दूसरा एक चीज और, लेकिन जब आप एज सुन एज यूज करते हो, एज सुन एज, इसके साथ आपको देन नहीं लगाना है, इसके साथ देन नहीं लगाना है, इसके साथ सेपरेटर लगाना, कॉमा। दूसरा इसके साथ इन्वर्जन का यूज भी हम नहीं कर पाते हैं, इसके साथ इन्वर्जन भी नहीं लगेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज एक और, कि देन कहाँ कहाँ लगाते हो, एक तो कंपैरेटिव डिग्री ई आर या मोर के साथ देन का यूज करते हो। दूसरा आप कहते हो रादर के साथ देन यूज करते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा, रादर के साथ देन। और जैसे आप यूज करते हो रादर के साथ देन, ऐसे आप यूज करते हो अदर के साथ देन, अदर देन। और ये तो आपको पता ही, नो सूनर के साथ देन। तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं, टी एच ए एन। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपने देख लिए, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, देन नहीं लगा हुआ है, तो सून वाले आंसर तो नहीं होंगे। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, और यहाँ भी नो सूनर लिख रहा है, आगे एज लगा रहा है, तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर थर्ड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज और ध्यान रखना, एज सुन एज के साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाते इसके साथ वाली क्लॉज में। इतनी सारी बातें याद रखनी है यहाँ से। दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड बाई। अब आपने कहा दिस के अकॉर्डिंग इज द बुक विच, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हो। विच के दो यूसेज आपको याद रखने हैं। विच एक तो यू नो वेरी वेल कि हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा आता है आपका सिलेक्शन के पॉइंट में, सिलेक्शन के लिए। तीसरा आता है एनिमल्स के लिए। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और जब सिलेक्शन की बात करते हो तो इसमें मैटर नहीं करता कि वो आपका जो चीज है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसमें से कोई भी हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग, है ना। तो मैंने कहा जैसे मान लो सपोज दैट, मैंने कहा विच इज द बेस्ट रनर, विच इज द बेस्ट रनर।
रनर ऑफ दीज 5 बॉयज, ऑफ दीज 5 बॉयज। अब यहाँ पर हु नहीं लिख पाओगे, यहाँ पर विच लिखोगे। वैसे अगर आप नोटिस करो तो एक बात क्लियर है, यहाँ पर ऑब्वियस है कि जो बॉयज की बात करो ये तो ह्यूमन बींग्स हो गए, बट यहाँ सिलेक्शन और सिलेक्शन वाले केस में फिर वो सारी चीजें अप्लीकेबल हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लिविंग का यूज कर रहे हो या नॉन लिविंग का यूज कर रहे हो, है ना। तो ये तो फिलहाल यहाँ करेक्ट है। द बुक विच, और डिफाइन कर रहे हो इसलिए द बुक लिख रहे हो। वांटेड बाय ये रॉन्ग हो गया, वांटेड टू बाय होना चाहिए, यहाँ पर टू मिसिंग है, पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय, ये वही पुस्तक है जो मैं खरीदना चाहता था। अब इसमें ये मत करने लगना कि यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पास्ट है, ये गलत है। इस तरीके के स्टेटमेंट में आप अलग अलग टेंस यूज कर लेते हो, है ना। नेक्स्ट, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दीज दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। हर एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स, टीचर और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो वन या बडी वाले वर्ड होते हैं, पीछे शायद मैंने बताया था आपको, वन या बडी, टोटल कितने वर्ड बनते हैं। आपने कहा सर टोटल 8 वर्ड बनेंगे। सम, एनी, नो, एवरी, some, any, no, every, someone, anyone, no one, everyone, somebody, anybody, nobody, everybody। ये आप बोलोगे तो टोटल 4 + 4 वर्ड होते हैं, मतलब टोटल 8 वर्ड होते हैं। ये जो 8 वर्ड होते हैं टोटल, यूजुअली हम जनरल सेंटेंस में इनको ही मान करके चलते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, दे का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय दे, नॉर्मली हम ही मान करके चलते हैं। तो एवरीवन, अब ये जर्नल सेंटेंस है, आई मीन क्वेश्चन टैग नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन टैग जहां पर बना रहे होगे वहां पर दे बाद बाकी ही मान करके चला करो। हालांकि अगर ही ना दिया गया हो तो आप सी भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ डबल टिक है या सिंगल टिक है। तो एवरीवन को ही मान लिया। शुड रिस्पेक्ट, दोज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हिज पेरेंट्स, है ना। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। 47, they were married happily before she quit her job। अगर अपना जॉब छोड़ने से पहले वो कैसी थी, यहां पर बताना चाह रहा हूं मैरिड हैप्पीली। अब देखो, दे वैसे सब्जेक्ट है, ये आपकी बी फॉर्म हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। दे वर कैसे थे, मैरिड, है ना, इट मींस एडजेक्टिव। यहाँ बी फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। मैरिड जो है ये एडजेक्टिव। देखो सिंपली याद रखना, बी फॉर्म के बाद जब आप मैरिड लिखते हो, बी फॉर्म के बाद जब आप मैरिड लिखते हो तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे आपने कहा यू आर मैरिड, यू आर मैरिड, तो आप उसका मैरिटल स्टेटस बताना चाह रहे हो। तो ये जो है, ये जो मैरिड है ये बेसिकली एडजेक्टिव है। एक चीज और समझना, मैरिड से, मैरिड के साथ प्रपोजिशन भी पूछे जाते हैं आपसे, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैरिड के साथ, मैरिड के साथ हम दो तरीके के प्रपोजिशन यूज करते हैं, मैरिड या मैरी। फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो आप मैरी लिखोगे। इसके साथ दो तरीके के टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली। एक तो आप यूज करते हो मैरिड के साथ और मैरी के साथ, एक तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे और एक ये वर्ब हो जाएंगे। जब ये वर्ब हो तो एनपी आएगा, नो प्रपोजिशन। जब ये एडजेक्टिव होंगे तो इनके साथ प्रपोजिशन टू आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, मैंने कहा ये लिखा हुआ है ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द, ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड। जैसे ये एक स्टेटमेंट ले लिया, मैंने कहीं लिखा है राम मैरिड सीता, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। राम मैरिड सीता, मान लो ये लिखा हुआ है ना, राम मैरिड सीता। तो अब इसको समझना है, ही वॉज मैरिड, और यहाँ पर है, मान लो सपोज दैट, अब हम डिफाइन कर रहे हैं ही वॉज मैरिड अ रिच गर्ल, रिच गर्ल, मान लो ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे मेरे भाई, यहाँ पर मैरिड, राम सब्जेक्ट हो गया, मैरिड वर्ब हो गई, ये V2 हो गई, सही है। यहाँ पर ये बी फॉर्म है और बी फॉर्म के बाद मैरिड लिख रहे हो, ये एडजेक्टिव बन गया। मैंने कहा एडजेक्टिव होगा तो टू लेगा अपने साथ, ध्यान सुनना, अगर एडजेक्टिव होगा तो सर अपने साथ टू कैरी करेगा। वर्ब होगा तो ये नो प्रपोजिशन लेगा, यहाँ पर वर्ब है तो नो प्रपोजिशन, यहाँ पर क्या आएगा, टू। ये होप सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन, ये एडजेक्टिव है और हैप्पीली एडवर्ब है, एडवर्ब है। और ये किसके लिए आ रहा है, मैरिड के लिए आ रहा है।
तो अब आप लिखते कैसे हो? आप ऐसे लिखते हो कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आना चाहिए, ऐसे। ये एडवर्ब यहां पर आना चाहिए इस एडजेक्टिव से पहले। यहां पर बनेगा हैप्पीली मैरिड। ये बन जाएगा हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली मैरिड, है ना? दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड। ये बन जाएगा दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट हर जॉब। उसके जॉब छोड़ने से पहले वो कैसे थे? हैप्पीली मैरिड थे। पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। इस पर एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप कर लोगे। जैसे मैंने कहा, मान लो सी वॉज हैप्पी एक्सट्रीमली। हैप्पी एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली। मैंने कहा इट वॉज कोल्ड बिटरली। कोल्ड बिटरली। अब इन स्टेटमेंट को लुक एट दीज स्टेटमेंट्स। अब इनमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब है, कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, बिटरली जो है वो एडवर्ब है। अब आप इनको प्लेस कैसे करोगे? तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब को प्लेस किया जाता है, ना कि बाद में। तो ये जो एक्सट्रीमली आएगा ये हैप्पी के पहले आएगा। ये बनेगा सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। इट वॉज कोल्ड बिटरली, तो ये बन जाएगा इट वॉज बिटरली कोल्ड। बिटरली पहले आएगा, कोल्ड बाद में आएगा। तो होप सो ये अब पिछला वाला प्रीवियस वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीकर्स एम्फेसिस, आगे से बात करते हैं। स्पीकर का जो एम्फेसिस है, जोर है, ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, जो आधुनिक समस्या है उन पर, दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया। एम्फेसिस तो इसका प्लूरल तो बना ही नहीं पाओगे, एस लगा ही नहीं पाओगे, ऑलरेडी एम्फेसिस लिखा है। दैट मीन्स इस एस को ड्रॉप करना पड़ेगा, बाकी सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपने एज लगाया। सर क्लियर हो गया? 48 49। दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। वो इस फ्लोर की, इस फ्लोर, क्या कहना चाह रहा है? दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है। अब देखो मैं कई सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स। जैसे मैंने कहा, मान लो ये लिखा हुआ है सी वॉच पर्सन, सी वॉच पर्सन टू अराइव। यहाँ पर फर्स्ट लगा हुआ है। अब आपको डिफाइन करना है कि इसके पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। सर यहाँ पर भी फिल करना है आपको, सेकंड वाले पे, है ना? आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर, रिमेंबर फर्स्ट डेट, वी मेट। ये हो गया। अब दो तीन क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जिनमें आपको और ध्यान देना है। मैंने कहा एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक द आइडिया। यहां पर भी फर्स्ट के पहले आपको फिल करना है। फर्स्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स। अगला है आपका फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड। अब मैं जानना क्या चाह रहा हूं, मैं देखो वैसे क्वेश्चन का आंसर कराना होता तो बिल्कुल ईजी था कि सर फर्स्ट के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा द फर्स्ट फ्लोर। बट यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि मैं कह रहा हूँ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें आर्टिकल दा यूज होगा, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा, सी वॉज द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी लगेगा द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर भी आएगा द फर्स्ट डेट, बट यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं आएगा। अब ये कैसे डिफाइन करोगे कि फर्स्ट के पहले कब आर्टिकल दा आएगा, कब नहीं आएगा? ये वाली बात आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट का अगर आप यूज कर रहे हो
फर्स्ट का यूज आप ऑर्डिनल के रूप में कर रहे हो, ऑर्डिनल, है ना? तो इसके पहले आर्टिकल द यूज होना है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं यूज करो तो फिर आर्टिकल द यूज नहीं होगा। अब ऑर्डिनल कॉर्डिनल आपने पढ़ रखा है। ऑर्डिनल जो कि सीक्वेंस बताता है, आप जानते हो, है ना? जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक मिनट में समझाता हूँ यहाँ पर, देखो। जैसे ये टर्म आपने पढ़े होंगे, आपने टर्म ये पढ़े होंगे कि दो तरीके, नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल और सेकंड होते हैं हमारे क्या, कॉर्डिनल। ऑर्डिनल कौन से होते हैं, कॉर्डिनल कौन से होते हैं? ऑर्डिनल यू नो वेरी वेल। जैसे आप बोलते हो ऑर्डिनल बेसिकली, आप दो तरीके से डिफाइन करते हो ना। ऑर्डिनल जैसे आप ये कह सकते हो फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, जो पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, है ना, एंड सो ऑन। ये आप यूज करते हो। और कॉर्डिनल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आप यूज करते हो। तो बेसिकली होते क्या है, पहले ऑर्डिनल आता है फिर कॉर्डिनल आता है, और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द आता है। और ध्यान रखना, ये वाला टर्म आप तभी यूज करना जब आप किसी चीज में सीक्वेंस बता रहे हो, ऑर्डर बता रहे हो। ऑर्डर आप स्टार्टिंग से बताओगे, लास्ट से बताओगे, मिडिल से बताओगे, ये ध्यान रखना। जैसे आपने कहा द फर्स्ट टू चैप्टर्स, है ना, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, फर्स्ट टू बॉयज, लास्ट थ्री बुक्स, है ना, इस तरीके से डिफाइन करोगे। ये ऑर्डिनल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये पोजीशन बताता है, ये बताता है पोजीशन, और ये बताता है नंबर, टोटल संख्या में कितने हैं, वो बताता है। तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ पर देखो, ऑर्डिनल जब पोजीशन डिफाइन करना चाहो आप, तभी आप ऑर्डिनल मानोगे और तभी आर्टिकल दा लगाओगे। जैसे पहले वाले स्टेटमेंट में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सी वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान है, यहाँ पोजीशन बताना चाह रहे हो। द फर्स्ट चैप्टर, पोजीशन बताना चाह रहे हो, ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल, ये ऑर्डिनल। यहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डेट, है ना, ये भी ऑर्डिनल है। लेकिन आपने कहा एट फर्स्ट, पहली नजर में, आई, या कह रहा है एट फर्स्ट, पहली बार, आई डोंट लाइक द आइडिया, पहली बार मुझे आइडिया पसंद नहीं आया, ये कहना चाह रहा। अब यहाँ पर ये पोजीशन नहीं बता रहा है, पोजीशन नहीं बता रहा है, तो दैट इज वाई आर्टिकल था नहीं लगाओगे। फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले जाओ और हैंड को वॉश करो, यहाँ पर भी ऑर्डिनल नहीं है, पोजीशन नहीं बता रहा है। पोजीशन का मतलब पर्सन की पोजीशन क्या है, चैप्टर की पोजीशन क्या है ना, डेट की पोजीशन क्या है। और यूजुअली अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बाद में आपको एक नाउन देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर इनके बाद में नाउन मिसिंग है, देखो जरा ये ध्यान दो, इनके बाद में नाउन मिसिंग है, देन आर्टिकल द नहीं लगा पाओगे। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा द फर्स्ट फ्लोर, बट वो जो डीप पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, वी सी दैट मूवी बिफोर, आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी तो पढ़े थे बिफोर जो है वो हम यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर बन जाएगा हैव सीन, यहाँ पर बन जाएगा हैव सीन। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो इजी हो गया आपके लिए, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर, हम पहले ही इस मूवी को देख चुके हैं। पर पता है एग्जामिनर क्या करता है, ये बहुत स्मार्ट है, वो पता है ऐसे लिखेगा वी वी सॉरी, ऐसे लिखा, वी हैव सीन दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी, है ना, बिफोर 2 डेज, बिफोर 2 डेज, है ना, 2 दिन पहले हमने ये मूवी देखी। अब समझना, दोनों अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग टर्म है। अगर आप केवल बिफोर यूज कर रहे हो, सिंगल बिफोर यूज कर रहे हो टाइम के केस में, तो इसके साथ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट पीपी, है ना। लेकिन अगर बिफोर प्लस टाइम यूज कर रहे हो, बिफोर प्लस टाइम यूज कर रहे हो, तो इसके साथ जो टेंस यूज होता है दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है, ये वाली बात समझना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा हैव सीन, तो वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, आपको पता करना है जो बिल्कुल सही है। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, है ना। पहले वाले में थ्रो द राउंडेस्ट स्टोन, थ्रो आर मोर राउंड स्टोन, थ्रो आ मोर राउंड स्टोन,
थ्रो आ राउंड स्टोन। पहली बात तो एक बात समझो, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हो आप, सीडी कब यूज करते हो? जब एक व्यक्ति या वस्तु की आप कंपैरिजन कर रहे होते हो किसी दूसरे के साथ, वन वर्सेस अनदर, तब सीडी आता है। एसडी कब आता है? सुपरलेटिव डिग्री, जब एक व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन कर रहे हो तो सभी के साथ, वन वर्सेस ऑल। तो फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कि एक राउंड स्टोन को आपको वाटर में फेंकना है ताकि रिपल्स क्रिएट हो। यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो है नहीं, तो ना तो सीडी आएगा ना एसडी आएगा। इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सिंपल। तो राउंड, राउंड से तीनों आप बना लेते हो, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। तो राउंडर तो नहीं होगा, ना तो राउंडेस्ट होगा, ना तो मोर राउंड होगा, ना ही राउंडर होगा। ये तो वैसे भी गलत था, डबल कंपैरेटिव था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4। एक साथ डबल सीडी, एक साथ डबल एसडी दोनों का यूज नहीं करते हैं। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन एट ट्रेवल्ड बाई बस। अब इस क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, ही लिव्ड, है ना, क्लोज टू द रेलवे स्टेशन। कहाँ रहता था? वो स्टेशन के नजदीक रहता था, फिर भी एट। अब ये जो एट है दो तरीके से काम करता है, जरा समझना इसके बारे में। एट, एक एट आपका एडवर्ब होता है, एक एट आपका कंजक्शन होता है। तो पहले तो ये समझना ये वाली बात कि ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है, इस जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मीनिंग टिल नाउ होता है, अब तक। इसके साथ आता है प्रेजेंट परफेक्ट, पीपी। जब ये कंजक्शन होता है तो ये बताता है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन जो भी बात बताएगा उसके जस्ट अपोजिट अगला स्टेटमेंट होगा। जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखा, दूसरा स्टेटमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये एट का काम है, एट का फंक्शन है। अब पहले तो ये समझना है कि जो एट यहाँ पर आपने यूज किया है कौन सा है, एडवर्ब वाला एडवर्ब है या कंजक्शन है? आपने कहा ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे ट्रेन स्टेशन, वो ट्रेन स्टेशन के पास में रहता था, फिर भी ट्रेवल्ड बाय बस, बस से ट्रेवल करता था। बस से ट्रेवल, हालांकि ट्रेन स्टेशन के पास रहता है तो ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए, फिर भी वो बस से ट्रेवल करता था। इसके मतलब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। दैट यहाँ कंजक्शन है, कंजक्शन है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे नहीं। और दूसरा अपोजिट बात बता रहा है, इस वजह से करेक्ट है। तो ये सेंटेंस होगा नो एरर। लेकिन एक और डाउट होगा आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है? अगर ये कंजक्शन है, देखो कंजक्शन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये दो स्टेटमेंट है, ये S1 है, ये S2 है, दोनों को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर मान लो लेट सपोज कि ये कंजक्शन है, तो फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर ही लिख रहा है, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मिसिंग नहीं, डायरेक्ट वर्ब लिख दिया है, क्योंकि ये जो ही है वो कॉमन हो गया है। आप चाहते तो इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, एट ही ट्रेवल्ड बाई बस, लेकिन वो सब्जेक्ट कॉमन है इसलिए उसने एक ही बार मेंशन किया है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा नो एरर। होप सो बाकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। तो डैन को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। हेल्प वर्ड यहाँ नाउन है, देखो डैन सब्जेक्ट हो गया, डैन नीडेड, नीडेड वर्ब हो गई, और हेल्प जो है ये नाउन है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है। टू गेट द टाइट कोट, जो टाइट कोट है उसको ऑफ करने के लिए, ऑफ हिम निकालने के लिए। यहाँ पर आप जानते हो किसी चीज को किसी स्थान से हटाना, दैट विल बी ऑफ। ये तो ऑफ जो आता है ओ एफ आता है, ये पोजीशन के लिए आता है, ये पोजीशन के लिए आता है ना। और ये जो ओ डबल एफ आता है, ये आपका, आप कहते हो सेपरेशन के लिए यूज करते हो, सेपरेशन के लिए, है ना। तो दोनों में डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओगे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू हैंड, डोर टू डोर। पहले तो ये वाली बात सही लिखी है, डोर टू डोर। जब आप एक प्रपोजिशन यूज करते हो, उसके बोथ साइड सेम नाउन होते हैं, तो दोनों नाउन अगर सेम है, अगर दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है, तो ये दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, है ना। आप कहते हो रो अपॉन रो, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये सारे टर्म आप यूज करते हो ऐसे। तो यहां पर कह रहा है पोस्टमैन ने डिलीवर्स, पोस्टमैन डिलीवर करता है लेटर। यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे डिलीवर करता है? थ्रू हैंड नहीं, बाय हैंड, हाथों हाथ डिलीवर करता है, घर घर जा करके। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। एवरीबडी वैसे सिंगुलर है, बट इसके साथ स्टेयर लिख रहा है, सेकंड फॉर्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हेन टाइम बता रहा है, आई इंटर। अब इंटर के साथ जो आप कहानी पढ़ते हो,
इंटर के साथ दो आपको चीजें पढ़ने को मिलेंगी, एक तो नो प्रपोजिशन आएगा और एक इनटू आएगा, दोनों चीजें। इंटर के साथ नो प्रपोजिशन तब जब आगे प्लेस का नेम दिया गया हो, तब प्रपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन अगर प्लेस का नेम नहीं दिया है, यहाँ पर दे रहा है मीटिंग, दे रहा है डिबेट, दे रहा है इशू, दे रहा है डिबेट है ना, मान लो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी दे रहा है, प्लेस को छोड़ करके, एक्सेप्ट प्लेस केवल याद रखो। इंटर के साथ बाद अगर प्लेस का नेम है तो नो प्रपोजिशन, लेकिन प्लेस का नेम नहीं है और कुछ दिया गया तो फिर इनटू लग भी जाएगा। जैसे मैंने कहा ये स्टेटमेंट है, सी इंटर्ड इनटू इनटू द डिबेट, उसने डिबेट में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। अब ये वाली बात बिल्कुल सही है। यहां पर इंटर द ड्राइंग रूम, अब इनटू लगा देते तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है वो प्लेस है, प्लेस है तो यहाँ पर इनटू नहीं आना चाहिए, इनटू नहीं आया, इट मीन सेंटेंस कैसा हो जाएगा मेरे भाई, नो एरर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट अ फॉर अ राइड। डैनियल अपनी बाइक पर बैठा। देखो एक चीज और समझना, आप जानते हो अपर प्लस कॉन्टेक्ट, ये वाला पॉइंट आप पढ़ते हो, नीचे का सरफेस एरिया ज्यादा है, ऊपर का सरफेस एरिया कम है, दोनों चीजें कांटेक्ट में हैं, तो देन आप क्या यूज करते हो, ऑन। तो बाइक पर बैठा एंड वेंट, वेंट के साथ फॉर आना चाहिए यहाँ पर, वेंट फॉर अ राइड, गो फॉर अ राइड, गो फॉर अ राइड, एक राइड के लिए गया। तो यहाँ पर ये जो आप फॉर लिख रहा है ये गलत है, इसकी जगह यूज करना चाहिए एफ ओ आर। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड। वैसे यूजुअली गो के साथ हम टू का यूज करते हैं, गो टू। देखो अब इस बात को समझना, मैंने कहा ऐसे लिखा है, ही वेंट टू आगरा, ये सही है स्टेटमेंट, ही वेंट टू आगरा, क्योंकि प्लेस का नेम जब देखोगे तो डेस्टिनेशन होगा, तो फिर वहां पर आप टू का यूज करो। लेकिन इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ही लेफ्ट फॉर आगरा, है ना, तो वो आगरा गया। आप लिखने के दो तरीके हैं, लीव लिख रहे हो तो फॉर आ रहा है, वेंट गो लिख रहे हो तो टू आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लेस मेंशन नहीं कर रहे हो, वो राइट के लिए गया, ही वेंट फॉर अ राइड, है ना, तो यहाँ पर फॉर यूज करोगे। प्लेस वाले में टू आता है गो के साथ, लीव के साथ फॉर आता है, लेकिन यहाँ पर वो वाला टर्म यूज ही नहीं कर रहे। दीज एक्सपेरिमेंट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल मंथ्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत महीनों से चल रहे हैं। ये जो लिख रहा है फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर प्लस टाइम है, और फॉर प्लस टाइम के साथ आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। हैड बीन गोइंग, ये तो सही हो गया। अब अगर 57 में आप क्लियर करोगे तो फिर नो एरर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम मेंशन करोगे तो इसके साथ जो टेंस आना चाहिए दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन केस अगर मान लो कभी परफेक्ट ना बन पाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बन पाए, तो फिर परफेक्ट कैसे आ जाना। और इसमें दो सिनेरियो आते हैं, एक आता है कि अगर आपको सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब दी गई हो तब ऐसा कर सकते हो, और या फिर सेंटेंस में रिजल्ट मिल जाए देन तब आप कर सकते हो, या मेन वर्ब मिसिंग है, एक्शन वर्ब मिसिंग है, बेसिकली एक्शन वर्ब मिसिंग है, तब आप कर सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा नो एरर। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पडिंग, पडिंग का मतलब स्वीट डिश होता है, इजंट सी, हर एक सैटरडे, एवरी सैटरडे, एवरी प्लस टाइम, इसका मतलब ये ऐसा एक्शन हो गया, ये एक्शन जो डेली रूटीन में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट यूज कर रहे हो। और मैंने कहा था इस वाले अगर क्वेश्चन टैग दिया गया है तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगी, दैट विल बी ऑन क्वेश्चन टैग। अब प्रिपेयर्स क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट, उसके अकॉर्डिंग डू आना चाहिए, डज आना चाहिए, मदर के अकॉर्डिंग डज। निगेटिव है नहीं तो नॉट आ जाएगा, और मदर के लिए क्या यूज करोगे, सी, तो ये बनेगा डजंट सी। पार्ट नंबर ये इनकरेक्ट हो गया, कौन सा, फर्स्ट। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर इवाकुएटेड बाय टाइम, समय रहते जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे थे उनको खाली करा दिया गया। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवाकुएटेड बाय टाइम, बाय टाइम एक अलग मीनिंग देता है और इन टाइम एक अलग मीनिंग देता है। इन टाइम का मीनिंग होता है विद इन टाइम, उस टाइम के से पहले पहले, इसका मतलब होता है विद इन टाइम, आप लिखो ये आ जाएगा विद इन टाइम, जो भी डिफाइंड टाइम है उस टाइम से पहले। जैसे आपने कहा मंडे
मंडे तक, तो मंडे से पहले पहले मान लो, तो वो हो गया इन टाइम, है ना। इन टाइम का मतलब जो भी टाइम डिफाइंड है उसके पहले पहले। तो कह रहा है जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे थे उनको एक्सकावेट किया गया, तब समय रहते, समय तक नहीं, तब तक तो कोई ना कोई फ्लड आ जाएगी, कोई कुछ ना कुछ डिजास्टर हो जाएगा। तो समय तक अगर बोलोगे तो इट मीन्स जिस समय तक कोई डिजास्टर आए, तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इट 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 मीन्स यहाँ पर इन टाइम ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर थर्ड। इस समय रहते उनको वहां से इसका इवाकुएट किया गया, है ना। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विथ विग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। जेंटलमैन हैड अ सूटकेस, यहां तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल विथ नहीं होगा, फुल ऑफ होगा। फुल ऑफ, अब जैसे ये वाले टर्म देखो, फुल के साथ ऑफ लगाते हो, टीम के साथ विथ लगाते हो, टीम, ये वाला टीम आएगा, टीम विथ भरा हुआ, ये आता है। और एक और चीज आती है अबाउंड इन, अबाउंड इन, तीनों का मीनिंग सेम होता है, बट तीनों के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करोगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पर फुल ऑफ आएगा, फुल ऑफ आएगा तो इट मीन्स करेक्ट आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सूट केस फुल विथ नहीं आएगा, फुल ऑफ आ जाएगा, फुल ऑफ विक्स, ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस। जेंटलमैन जिसका सूट केस जो है वो विक्स से, ऑर्नामेंट से और ड्रेसेस से भरा हुआ है। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट दम सेल्फ। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, यू शुड टेल मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म सही है, किनको बताना है, दी चिल्ड्रन को, ऑब्जेक्ट हो गया, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए, इन्फिनिटी हो गया, टू इन्फिनिटी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे करना है, अपने आप से। और चिल्ड्रन के लिए लगा रहे हो, चिल्ड्रन के लिए लगा रहे हो दम सेल जो। अब एक बात समझना, ये जो सेल्फ जब आप लगाते हो, सेल्फ उसके साथ लगाया करो जो नंबर में एक हो, और जैसे नंबर में एक से ज्यादा होगा तो वहां पर आप सेल्फ लगाओगे, SELVES, है ना। जैसे आई, आई है, यू है, वी है, ही है, सी है, इट है, दे है, और सभी में सेल्फ या सेल्फ आपको ऐड करना है। आई में सिंगल पर्सन, वी में एक से ज्यादा, ही सिंगल, सी सिंगल, इट सिंगलर, दे प्लूरल। तो यहाँ पर माई सेल्फ बनेगा, ना कि माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पर क्या बनेगा, आर सेल्फ, प्लूरल होगा ना। तो ये तीनों सेल्फ के साथ बनेंगे, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, एंड दिस वन इज देम सेल्फ, देम सेल्फ। अच्छा, यू वाले केस में दोनों बन जाते हैं, एक तो ये योर सेल्फ बन जाता है एंड योर सेल्फ बन जाता है। अब होता क्या है कि योर सेल्फ जो होता है सिंगल पर्सन के लिए, अगर एक ही की बात करो, मोर देन वन की बात करोगे तो फिर योर सेल्फ आ जाएगा। वैसे जो देम सेल्फ वर्ड होता है ये नहीं बना पाते हो आप, क्यों, क्योंकि सिंगल पर्सन तो होगा नहीं उसमें ना। तो इसकी जगह क्या यूज किया करो, देम सेल्फ। एक और पॉइंट याद रखना है, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज नहीं करता। माई सेल्फ हैज कंप्लीटेड इट, माई सेल्फ हैज कंप्लीटेड इट, मैंने स्वयं इस काम को कंप्लीट किया हुआ है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। आप ऐसे लिखो, आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड इट, आई है तो फिर हैव आएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आई आई हैव कंप्लीटेड इट, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट विल बी देम सेल्फ नहीं आएगा, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी। ओपन योर बुक एट पेज 10th। ये जो 10th है, जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ बोलोगे तो ये ऑर्डिनल है, ये हमेशा नाउन के पहले आता है। आपने देखा ना, जैसे आप लिख रहे हो फर्स्ट चैप्टर, आप ये लिख रहे हो फर्स्ट चैप्टर, तो आप ऐसे लिखोगे द फर्स्ट चैप्टर। आपने कहा, मान लो ये लिख रहे हो फर्स्ट बुक, तभी ये आगे आएगा। आपने कहा लास्ट, लास्ट स्टूडेंट, तभी ये पहले आएगा। तो इट मीन्स ये वाली बात तो क्लियर हो गई, ये ऑर्डिनल, ऑर्डिनल हमेशा नाउन के पहले आते हैं, तो ये तो पहले आना चाहिए, लेकिन ये बनेगा नहीं सही फ्रेज। ओपन योर बुक्स एट 10th पेज, ऐसा नहीं लिखोगे। वैसे यहाँ बुक होना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ओपन योर बुक एट पेज 10, ये आप लिख सकते हो, एट पेज 10, तो फिर इसको ऑर्डिनल में बदल लो आप, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा पेज 10, है ना।
स्कार्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। अब स्कार्सली के साथ हम व्हेन लगाते हो, पहली बात स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन भी लग गया है ना। और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी चेक कर लेना, कई बार थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम कर देता है। तो सेंटेंस जो है मेरे भाई वो नो एरर है। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। जो लोग संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड पर्सन होते हैं, वो ना के बराबर कंप्लेन करते हैं अपने फेट को लेकर के, अपनी किस्मत को लेकर के। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड पीपल, सेल्डम कंप्लेंट। अब देखो ये सब सब्जेक्ट हो गया कंटेंटेड पीपल, सेल्डम एडवर्ब हो गया। अच्छा अभी इसकी वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पर लिखना है आपको, है ना। और ये अभी पीछे डिस्कस किया था आपके साथ कि कंप्लेन जो होती है वर्ब होती है, एंड कंप्लेंट जो होता है दैट विल बी नाउन, ये आपका नाउन होता है। यहाँ पर वर्ब की जगह इसने नाउन मेंशन कर दिया है, इसको क्या करना चाहिए, वर्ब ही लिखना चाहिए, कंप्लेन। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड ऑफ द स्कॉलरशिप, तो तुम निश्चित ही स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। अब ये कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़ते हो, इफ के साथ अगर आप प्रेजेंट लगा रहे हो, है ना, तो जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो फ्यूचर में होनी चाहिए, ये आप पढ़ते हो। लेकिन एक और टर्म आपको याद रखना है, इफ के साथ अगर आप प्रेजेंट बना रहे हो, देन अनदर क्लॉज विल आल्सो कैन बी यूज्ड विथ, विल आल्सो बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, है ना। तो आप दोनों में जरा एक बात समझो, इफ में प्रेजेंट है, यहाँ फ्यूचर है, ये बताएगा प्रोबेबल एक्शन को, ये बताएगा प्रोबेबल एक्शन को, और ये प्रोबेबल एक्शन को नहीं बताता, ये वही फैक्ट बताएगा, रूटीन बताएगा, परमानेंट एक्शन बताएगा, है ना। जैसे कहा जाए, इफ आई एम लेट टू द क्लास, इफ आई एम लेट टू द क्लास, माई टीचर स्कोर्स मी, माई टीचर स्कोर्स मी। यदि मैं क्लास में लेट हो जाता हूँ तो मेरे अध्यापक मुझे डांटते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, है ना। अब एक बात और पढ़ते हो कि इफ के साथ हम विल या सेल का यूज नहीं कर पाते, कई सारे पॉइंट है देखो, इफ के साथ, व्हेन के साथ, इफ, व्हेन, एज सुन एज, until, unless, unless, in case, provided, before, after, इन सभी के साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाते, ये भी याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इनके साथ वाले क्लॉज में नहीं लगाओगे, मेन क्लॉज में लगा सकते हो, जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें लग सकता है। वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख देता इफ यू विल स्टडी हार्ड, तो रॉन्ग हो जाता। बाकी ये वाला विल करेक्ट है, क्योंकि मेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसमें लगा है ना, इस क्लॉज में नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस नो एरर होगा। क्लियर, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। और ये क्वेश्चन मैंने पीछे समझाया था आपको कि कोई स्टेटमेंट इस तरीके से दिया है और आप यहाँ पर लिख रहे हो आई हैव एवर, एवर लगा करके लिख रहे हो, आई हैव एवर, एवर मेट, है ना। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, दिस इज द फनी मैन, फनी मैन दैट आई हैव एवर मेट, जिससे मैं कभी मिला मिला। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है ये फनी व्यक्ति है, जिससे मैं जिससे अ, जिससे मैं कभी मिला। अब मैं जितने लोगों से अब तक मिला हूं, उनमें ये सबसे ज्यादा फनी इंसान है, ये कहना चाह रहा हूँ। ये अगेन वन वर्सेस ऑल बन जाता है। और इस वाले पैटर्न में आपको याद रखना है, एसडी लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री। पैटर्न याद रखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेगा, यहाँ पर एवर लगाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फनीएस्ट, ये बन जाएगा फनीएस्ट मैन। तो दिस इज द फनीएस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट। यहाँ पर नॉइजी नहीं आएगा, नॉइजीएस्ट आ जाएगा, नॉइजीएस्ट, नॉइजर और नॉइजीएस्ट। They turned out to be the noisiest park party anybody had ever attended. ये सबसे ज्यादा नॉइजिएस्ट
पार्क पार्टी थी जो किसी व्यक्ति ने कभी भी अटेंड की होगी। अगेन व्यक्ति ने बहुत सारी पार्टियां अटेंड की होंगी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा नाइजी ये है। अगेन वन वर्सेस ऑल, यहाँ पर पार्ट नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, हालांकि फिर उसके बाद भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें लीजरली के बारे में बताना है आपको। लीजर क्या होता है? लीजर वॉक। लीजर वॉक का मतलब जानते हो आप? जब आप बहुत लेजी होकर के चल रहे हो तो लीजर वॉक का मतलब होता है कि आप बहुत रिलैक्स वे में चल रहे हो, है ना। लीजर वॉक का मतलब होता है वॉक इन अ स्लो पेस। वॉक इन अ स्लो पेस, बहुत आराम आराम से मस्ती में चल रहे हो आप, ये होता है लीजर वॉक, है ना। जैसे आप ट्रज कहते हो, TRUGE। ट्रज होता है थके हुए कदमों के साथ चलना, उसके लिए जैसे स्ट्रॉल यूज करते हो, स्ट्रॉल चहलकदमी करना। स्प्रिंट तेज रफ्तार में दौड़ना, उसके लिए वर्ड स्प्रिंट यूज करते हो, SPRINT, स्प्रिंट, है ना। वेंडर या रोम होता है बिना उद्देश्य के आप चले जा रहे हो, वेंडर या फिर रोम, बिना उद्देश्य के आप टहल रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेंडर या रोम। लीजरली विदाउट हेस्ट, आप जल्दी में नहीं हो, आराम से टहल रहे हो। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, और जैसे आपको ये मिला हैव एवर इनकाउंटर्ड, आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपको पता है कि जितने भी टास्क आपने अभी तक देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ये क्या है? चैलेंजिंग है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। दिस इज द चैलेंज। अब यहां पर आपको फिल करना है, कह रहा है मोर चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, मोस्ट चैलेंजिंग या मच चैलेंजिंग। और यू नो वेरी वेल कि आपको लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, इसके साथ आपको लगाना है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो कंपैरेटिव हो गया, यहाँ तो सुपरलेटिव है नहीं, सुपरलेटिव मोस्ट के साथ बनेगा। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। यू नो कि आप ये वाली बात जानते हो कि वेरी के बाद क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री, है ना। और मच के बाद क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और एसडी में तो दोनों लग जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में वेरी भी आ सकता है एंड मच भी आ सकता है। वेरी के पहले आर्टिकल था, मच के बाद में आर्टिकल था, ये वाली बात आप जानते हो, है ना। तो कह रहे नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के साथ आप ग्रेट लिख रहे हो, पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हो, तो बट आल्सो के साथ भी पॉजिटिव आएगा, तो वेरी वाइज आएगा, वाइजर नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर वाइज, ना वाइजेस्ट ना मोर वाइज। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। जो सिनेमा है वो सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट हमें, यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये वैसे आपने पढ़ा होगा, दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा होगा दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, एक होते हैं ग्रेडेबल, एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल, जिनको हम बोलते हैं एनजीए। एनजीए बोलो तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिनकी डिग्री नहीं बना सकते, ग्रेड नहीं बना सकते। ग्रेड के मतलब डिग्री होती है ना। जैसे इसमें परफेक्ट यूज करते हो, नेचुरल यूज करते हो, नेचुरल यूज करते हो, ऑटोमेटिक यूज करते हो, एवरलास्टिंग यूज करते हो, है ना। राउंड है, स्क्वायर है, पैरेलल है, परफेक्ट है, यूनिक है, ये कई सारे आइडियल वर्ड यूज करते हो। एक काम करते हैं, कुछ मैं आपको टर्म लिखा दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर रहेगा। जैसे मैंने कहा एक वर्ड हो गया आपका परफेक्ट, आप यूज करते हो आइडियल, आप यूज करते हो सुप्रीम, सुप्रीम या फिर एक्सीलेंट, सुप्रीम या फिर एक्सीलेंट। यूनिक, कोई चीज यूनिक होगी तो कम यूनिक ज्यादा यूनिक नहीं कर पाओगे। यूनिवर्सल होगी तो यूनिवर्सल होगी, मोर या लेस नहीं होगा। ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे शेप वाले देख लो, जैसे आपने कहा राउंड, जैसे आपने कहा स्क्वायर, जैसे आपने कहा पैरेलल, पैरेलल, है ना। जैसे आपने कहा सर्कुलर भी लिख सकते हो इसमें, सर्कुलर। जैसे ये शेप वाले हो गए। जैसे मैंने कहा ऑटोमेटिक है कोई चीज, तो मोर या लेस ऑटोमेटिक नहीं कहोगे। नेचुरल है कोई चीज,
है ना? तो मोर या लेस नेचुरल नहीं कहोगे। आपने कहा इंटीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। जैसे इंटीरियर लिख रहे हो वैसे एक्सटीरियर बन जाता है। अल्टीरियर बन जाता है, अल्टीरियर, है ना? जैसे आप मेजर बना लेते हो इसी से, इसी से आप माइनर बना लेते हो। मेजर है, माइनर है, या फिर आपने कहा इम्पटी है, कोई चीज़ इम्पटी है तो वो लेस या मोर इम्पटी नहीं होगा, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा है। चीफ है, जैसे एक वर्ड चीप यूज करते हो, है ना? इंटायर वर्ड यूज करते हो, इंटायर। फाइनल है, अगर फाइनल है तो लेस या मोर नहीं होगा, है ना? कोई चीज़ कंप्लीट है, लेस कंप्लीट मोर कंप्लीट नहीं यूज करोगे। तो बेसिकली अगर मैं इनमें बात करूं तो इनको बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे आप इसमें लास्ट यूज कर सकते हो, या फिर एवर लास्टिंग आपने लिख लिया। एवर लास्टिंग जो कभी ना खत्म होने वाला है। जैसे इटर्नल आप एक वर्ड यूज करते हो, इटर्नल, है ना? जैसे अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और एक वर्ड और आता है प्राइम, PRIME। ये जो वर्ड है ये है बेसिकली नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, एनजीए है बेसिकली। एनजीए का मतलब होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही इनका सुपरलेटिव बनता है, इस वजह से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो इनके साथ ना तो मोर लगा पाओगे ना मोस्ट लगा पाओगे, है ना? तो सिनेमा प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। ये हो गया एनजीए, और एनजीए के पहले मोस्ट का यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जैसे मोस्ट लगाओगे तो आर्टिकल द भी ड्रॉप होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आ यूनिवर्सल। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड्स। कह रहा है वो टॉल है और बहुत ज्यादा हैंडसम है। किसकी अपेक्षा? कह रहा है हमारे फ्रेंड की अपेक्षा। अब वैसे ये वाली बात आप जानते हो कि एंड से बैलेंस करते हैं, पीडी पीडी, सीडी सीडी, एंड एसडी एसडी। मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, सेम ही होने चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव सुपरलेटिव। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर टॉलर है तो यहाँ पर हम मोर हैंडसम लिख लें। फिर एक मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मोर मोस्ट हैंडसम है तो यहाँ पर टालेस्ट कर लें। तो सर बातें तो दोनों सही हैं। फिर आपको चलना है क्वेश्चन के तीसरे पॉइंट में, जो क्लियर कर देगा कि आपको कंपैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आपने आगे चले, ये सर दैन मिल गया। अब दैन किसके साथ यूज होता है? कंपैरेटिव के साथ। चेंज यहीं पर करना है, तो टॉलर एंड क्या बन जाएगा? टॉलर एंड द मोस्ट हैंडसम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, टॉलर एंड द मोर हैंडसम, क्योंकि आप कंपैरेटिव बनाओगे ना, ये सीडी है तो यहाँ भी कंपैरेटिव बनाओगे तो मोर हैंडसम आ जाएगा। एक मिनट, दा भी क्यों लगाओगे? दा नहीं लगेगा, ये बनेगा मोर हैंडसम बनेगा, है ना? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा भी यूज नहीं करते हो। तो टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्ड सेकंड जो थे वो ट्रेजिक देन सम अदर प्लेज बाय द ड्रामेटिस्ट। तो एडवर्ड सेकंड जो प्ले है वो ज़्यादा ट्रेजिक है, बाकी जो अदर प्लेज हैं ड्रामेटिस्ट के द्वारा लिखे गए उनमें से। यहाँ पर लिख रहा है एज लीस्ट ट्रेजिक एज, द मोस्ट ट्रेजिक, लेस ट्रेजिक दैन, नो सब्सटीट्यूशन। अब बेसिकली एज डैश एज यूज करते हो जब पीडी यूज होती है, पॉजिटिव डिग्री यूज होती है ना? वहां पर एज इज यूज करते हो। अच्छा, ER और मोर के साथ दैन लगाते हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, यू नो वेरी वेल। मोस्ट और EST लगाते हो तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ये तीनों पॉइंट तो क्लियर हैं। फिर चौथे वाले पॉइंट में आते हैं, लिटिल, लेस एंड लीस्ट के बारे में जानते हो? लिटिल, लेस एंड लीस्ट। लिटिल हो गया पॉजिटिव, लेस हो गया कंपैरेटिव, और लीस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो एडवर्ड सेकंड जो है आगे दैन लगा है, मतलब इसको कंपैरेटिव बनाना है। ट्रेजिक का कंपैरेटिव, ट्रेजिक का कंपैरेटिव एस से नहीं बनेगा, ट्रेजिक का कंपैरेटिव मोस्ट से नहीं बनेगा, ट्रेजिक का कंपैरेटिव लेस से ही बनेगा। लेस ट्रेजिक देन विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लूम्सबर्ग, ब्लूमबर्ग business week is not much more popular than some other business magazines in the US.
अब यहां पर आपको इसको रिप्लेस करना है, नॉट मच मोर पॉपुलर देन। आपने कहा मोस्ट पॉपुलर देन, मोस्ट के साथ देन नहीं आएगा, क्योंकि ये देन कंपैरेटिव में आता है, मोस्ट सुपरलेटिव में। एज पॉजिटिव में आता है तो ना तो मोर लगेगा ना देन लगेगा। सो पॉपुलर देन, तो सो की जगह मोर आना चाहिए, तो बन सकता था मोर पॉपुलर देन। यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशन आएगा। एक चीज आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है, जिसने पॉपुलर के पहले मोर लिखा है देन मच लिखा है। तो ये जो मच है ये बेसिकली एडवर्ब है। कंपैरेटिव डिग्री को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, मच का यूज कर लेते हो। इसलिए हम यहाँ पर वो मच मोर पॉपुलर लिख पा रहे हैं, और वो करेक्ट भी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए सर, द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। जैसे एक वर्ब है ये प्रूव, प्रूव की सेकंड फॉर्म होती है प्रूव्ड, एंड थर्ड फॉर्म होती है प्रूव्ड। और एक और बन जाता है आपका कौन सा, प्रूवन, प्रूवन। ये जो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल V3 हो गया, बट इसका एडजेक्टिव हो गया प्रूवन, है ना। जैसे आपने लिखा मेल्ट, मेल्ट, है ना। मेल्ट ना लेकर के दूसरा ले लेते हैं हम। मान लो लेट सपोज, मान लो मैंने लिखा सिंक, एक दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज मैंने लिखा सिंक, सिंक मतलब डूबना होता है, सिंक का मतलब डूबना होता है, सिंक सैंक, और यहाँ पर बन जाएगा संक, और ये बन जाएगा संकन, है ना। तो अब यहाँ पर समझो जरा, ये जो संकन बना ये एडजेक्टिव बना। वैसे यूजुअली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही एडजेक्टिव के तरीके यूज कर लेते हो आप, उन्हीं को आप एडजेक्टिव के तरीके यूज कर लेते हो, है ना। जैसे सियर एक वर्ब बनती है, सियर सॉर्न सॉर्न, और आप एक अलग वर्ड यूज करते हो सियर सियर्ड सियर्ड, एंड सॉर्न वर्ड यूज करते हो आप। फिलहाल ये वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूजुअली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हो। बट कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनके एडजेक्टिव प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रूफ का एडजेक्टिव प्रूवन है, सिंक का एडजेक्टिव संकन है। ऐसे लोड, लोड से क्या बनेगा, ये बनेगा लोडेड, एंड लोडेड, और यहाँ पर बनेगा लैडन, ये बनेगा लैडन। ये जो लैडन है ये एडजेक्टिव है, संकन है एडजेक्टिव है, प्रूवन एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, जो ट्री थी वॉज लैडन ऑफ फ्रूट, फ्रूट से लदी हुई थी। यहाँ पर वॉज बी फॉर्म के बाद आप एडजेक्टिव लिखते हो, एडजेक्टिव लिखोगे तो फिर यहाँ लैडन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ पर लैडन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ट्री को डिफाइन कर रहे हो, ट्री कैसी थी, है ना। तो यहाँ पर फिर लोडेड, अब अगर ये बोलना चाह रहे हो कि एप्पल ट्री वॉज लोडेड, एप्पल ट्री को लोड कर दिया गया, है ना, फ्रूट से लोड कर दिया गया, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर आप पैसिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। आप ये बोलो कि जो एप्पल ट्री था वो फ्रूट से लदा हुआ था, मतलब उसको डिफाइन कर रहे हो कैसा था, तो ट्री के बारे में डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ लैडन आएगा। जैसे मैंने कहा दिस मैथड, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, दिस मैथड वाज प्रूव्ड प्रूवन, प्रूवन, है ना, प्रूवन। तो दिस मेथड वाज प्रूव्ड या प्रूवन, तो इस मेथड को प्रूव किया गया, तो यहाँ पर प्रूव्ड आ जाएगा। और मैंने कहा ऐसे लिखा है, इट इज अ प्रूव्ड या प्रूवन मेथड, प्रूव्ड या प्रूवन मेथड, प्रूवन मेथड, इसमें प्रॉपर्ली आप पैसिवाइज बना पा रहे हो। ये दोनों स्टेटमेंट देखो, इट वाज प्रूव्ड या प्रूवन मेथड। अब मेथड को डिफाइन करना चाह रहे हो, मेथड वर्ड क्या हो गया, नाउन, नाउन को डिफाइन कर रहे हो तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव इसका क्या होगा, प्रूवन होगा। तो होप सो अब समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर इसका लैडन बनेगा, लैडन विथ। Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river। एक तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये हैज है, और हैड के साथ आप क्या करते हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। यू नो वेरी वेल कि हैज, हैव और हैड के साथ, मतलब आई मीन परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर कॉट आना चाहिए, कॉट गिवन नहीं है फर्स्ट वाले में,
हैड कैच दे दे, नो इम्प्रूवमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, हु आएगा या विच आएगा, ये देखो पहले। तो फिजिकली यूज करो तो फिजिकली तो विच ही लगाओगे, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच गोपाल हैड काट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, विच का यूज कर लेते हैं। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व इन एडवांस। तो तुम्हें एक अच्छी जर्नी मिल सकती है, कंफर्टेबल जर्नी मिल सकती है, तुम एक कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हो केवल तब, कंडीशन बता रहे हैं। और कंडीशन के लिए आप जानते हो इफ का यूज करते हो, तो ओनली देन आएगा, ओनली व्हेन आएगा, ओनली इफ आएगा। एक ही कंडीशन में आप कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हो कि अगर आपको एडवांस में क्या मिल जाए, सीट मिल जाए, रिजर्व सीट मिल जाए। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली इफ यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व इन एडवांस। पार्ट नंबर हो जाएगा, दैट विल बी 4।30 girls sat there at 4 tables doing their homework by candlelight, है ना। अब यहां पर आपको डिफाइन करना है कि डूइंग देयर होमवर्क इसको डिफाइन करना है। तो टू हैव डन देयर होमवर्क, टू डू देयर होमवर्क बाय डूइंग इट्स होमवर्क बाय। पहले तो यहाँ टोटल गर्ल्स कितनी है, 8 है। 8 है तो आप देयर ही लगाओगे, जैसे यहाँ पर इसने इट्स लगा लिया है। आप जानते हो प्लूरल एक ही है। देखो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉन लिविंग, तीनों का, एनिमल, सबका प्लूरल एक ही होता है। सिंगुलर में अलग अलग है, ही सी इट है, लेकिन प्लूरल में एक ही है सबके लिए, वो दे है। तो 80 गर्ल्स के लिए आप क्या लगाओगे, 80 गर्ल्स के लिए आप दे लगाओगे, दे का पॉजेसिव दे है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स, 4 जो लॉन्ग टेबल्स है उसमें बैठी हुई हैं वहां पर, है ना। और कैसे बैठी हुई हैं, अब आगे डिफाइन करना चाह रहे हो, डूइंग देयर होमवर्क, अपना होमवर्क करते हुए, बाय कैंडल लाइट। पहली बात तो विथ कैंडल लाइट नहीं होगा, कैंडल लाइट से अपने कैंडल लाइट की मदद से अपना काम कर रही हैं, तो बाय कैंडल लाइट से ही लिखा है, कैंडल लाइट के द्वारा अपना काम कर रही है ना। तो विथ तो नहीं आएगा यहाँ पे, विथ नहीं आएगा, बाय आएगा। अब या तो टू डूइंग आएगा, टू के साथ तो वैसे भी डूइंग नहीं लिख पाओगे, या तो टू डू होता है, बट टू डू जो होता है, टू इन्फिनेटिव जो होता है, वो पर्पज को डिफाइन करता है। सर ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिकल्स दैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स डूइंग देयर होमवर्क। और ये गर्ल्स के बारे में बता रहा है, आर्टिकल्स के बारे में, डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल नाइट। आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री। मुझे गर्व है, गर्व होता है कब, कह रहा है टू सर्व माई कंट्री, कंट्री को सर्व करने में। देखो यूजुअली क्या होता है कि हम प्राउड के साथ ऑफ लगाते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, प्राइड के साथ इन लगाते हैं, इन जर्नल, ये वाली बात, प्राउड ऑफ, प्राइड इन। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इसको याद रखो कि प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ इन। तो आई टेक प्राइड, अब प्राइड है तो यहाँ पर आप टू बी सर्विंग, टू हैव सर्व्ड, इन सर्विंग, यहाँ पर आएगा इन सर्विंग। आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री, आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, देन यू केम टू द मेन स्टेयर केस। करेक्ट, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करो आउटसाइड से, आउटसाइड द लाइब्रेरी के डोर की तरफ, एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, और कॉरिडोर तक टहलते हुए नीचे चले जाओ, है ना। कह रहा यू केम टू द मेन स्टेयर केस, कह रहा अंटिल यू कम। अब फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टेटमेंट किस में है, टर्न मतलब वी वन मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है ये, समझना मेरी बात, ये इंपरेटिव सेंटेंस, एंड के बाद भी ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वी वन से स्टार्ट कर रहा है। और यहां पर आपको फिल करना है, यू केम टू द मेन स्टेयर केस, यहाँ पर क्या, अंटिल यू कम, व्हेन यू आर कम, यू के साथ आर कम तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, आर कमिंग होना चाहिए था, अंटिल यू विल कम एट। और यूजुअली क्या होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ये जो इम्परेटिव होते हैं बाय डिफॉल्ट फ्यूचर में कंसीडर किए जाते हैं,
और जब आप एंड से कनेक्ट करते हो तो यूजुअली टेंस को सेम ही रखा करो। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, अंटिल यू विल कम एट द मेन स्टेयरकेस, जब तक आप मेन स्टेयरकेस तक ना पहुंच जाओगे। तो देखो, आप एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि अंटिल क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिए? तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेंस। देखो, एक मिनट, जस्ट अ सेक। यहाँ पर बी और डी दोनों यहाँ भी प्रेजेंट दे रहा है, चूंकि ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ पर भी क्या दे रहा है? प्रेजेंट दे रहा है, फिर प्रेजेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर, क्योंकि अंटिल के साथ फ्यूचर नहीं लगा पाते हो। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है ना, कि अभी तो बताया था पीछे कि अंटिल या अनलेस के साथ फ्यूचर नहीं लगा, ये भी हट गया। करेक्ट आंसर सेकंड आ गया आपका। सर 79 हो गया क्लियर, समझ आ गया? फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ। अगर लेफ्ट टर्न लेना है आपको लाइब्रेरी के आउटसाइड से, लाइब्रेरी डोर्स के आउटसाइड से, वॉक डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर तक टहलते हुए चले जाना है, तब तुम्हें जो मेन स्टेयर केस है वो मिल जाएगा, अंटिल यू कम। ये वाला क्यों एलिमिनेट किया है? क्योंकि अनटिल अनलेस के साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाते। चलिए, ये तो आपका पैरेललिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए, चेक करिए। हिज टोन वॉज नीदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। ये आप जानते हो कि नीदर के साथ हम नॉर लगाते हैं, ये वाली बात तो क्लियर है यहाँ से। बट अब जब आप नीदर नॉर लगाते हो तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, टर्म बैलेंस करने हैं। टर्म बैलेंस कैसे करोगे? कि जैसा टर्म नीदर के बाद वैसा टर्म नॉर के बाद होना चाहिए। जैसे नीदर के बाद ऑफ एंगर आया है, तो नॉर के बाद केवल सारो लिखा है। तो नीदर के बाद ऑफ एंगर, तो पहली बात तो और नहीं लगा पाओगे, और नहीं लगा पाओगे, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉर आएगा तो ऑफ सॉरो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नो इम्प्रूवमेंट इस वजह से नहीं किया क्योंकि ऑफ मिसिंग था। यहाँ अगर ऑफ एंगर है तो यहाँ पर ऑफ सॉरो होना चाहिए, इसलिए पार्ट नंबर सेकंड भी नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। आई रीच्ड एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, है ना? अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रीच जो है वो अपने साथ प्रपोजिशन कैरी नहीं करता, मतलब इसके साथ आप प्रपोजिशन का यूज मत किया करो। तो जब आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करोगे तो एक तो नो इम्प्रूवमेंट को रिमूव कर दिया, है ना? ओनली दिस टाइम, केवल इस समय तक, है ना? ओनली दिस मॉर्निंग सॉरी लिख रहा है ना? केवल इस मॉर्निंग, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट डेफिनेट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन बताएगा और कह रहा है केवल इस मॉर्निंग पहुंचा। इट मीन्स ये वाली बात इनकरेक्ट हो गई। आई एम रीचिंग गोइंग ऑन एक्शन बताएगा, ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर सेकंड है। Unless you stop to make noise at once, I will have no option but to bring the matter to the attention of the police. सर अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अनलेस के बारे में आप जानते हो कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। पहली बात, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, एक अंटिल और दूसरा अनलेस। अच्छा, इसके साथ दो क्लॉज बनेंगी। दूसरी जो क्लॉज बनेगी वो पीसी होगी, प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें विल या सेल हो सकता है, विल या सेल हो सकता है, इसमें नॉट भी हो सकता है। इसमें ना तो विल और सेल यूज करोगे और ना ही नॉट का यूज करोगे, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या कह रहा है? अनलेस, जब तक कि यू स्टॉप स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस, जब तक आप आवाज करना बंद नहीं करते, है ना? जब तक तुम अचानक से आवाज बंद करना बंद नहीं करते, नो आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। अब एक चीज समझो, पहली बात तो ये करेक्ट है, अनलेस यू करेक्ट है, स्टॉप करेक्ट है, बट यहाँ इनकरेक्ट है। स्टॉप के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, तो इन्फिनेटिव नहीं लगाते, हम लगाते हैं जीरंड। स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब रखनी है तो दैट शुड बी जीरंड, वो जीरंड होनी चाहिए। जीरंड का मतलब यहाँ पर मेकिंग आना चाहिए, ना कि टू मेक, ये बनना चाहिए मेकिंग। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो कुछ वर्ब ऐसी हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ जीरंड को फॉलो करती हैं, इन्फिनिटिव को फॉलो नहीं करती। जैसे आप कहते हो लाइक करना, जैसे आप कहते हो डिसलाइक करना,
लाइक, डिसलाइक, जैसे आप बोलते हो लव, जैसे आप बोलते हो एंजॉय, है ना, जैसे आप बोलते हो प्रिफर, जैसे आप कहते हो डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, जैसे आप कहते हो अवॉइड, करना, जैसे आप कहते हो डिले करना। और कौन से, जैसे फिनिश यूज कर सकते हो आप, फिनिश यूज कर सकते हो, स्टॉप तो ऑलरेडी दिया ही है, स्टॉप यूज कर सकते हो, है ना, जैसे आप पोस्टपोन यूज कर सकते हो, पोस्टपोन, जैसे आप क्विट यूज कर सकते हो, गिव अप यूज कर सकते हो, कंसीडर यूज कर सकते हो, गिव अप, कंसीडर, है ना, सजेस्ट यूज कर सकते हो, इमेजिन यूज कर सकते हो, इमेजिन यूज कर सकते हो, कुडंट हेल्प यूज कर सकते हो, कुडंट हेल्प या कॉन्ट हेल्प का मतलब रुकना होता है। आई लाइक स्विमिंग, हिरन आएगा। आई डिसलाइक डांसिंग, आई लव, आई लव रीडिंग, आई enjoy swimming, आई प्रेफर वॉकिंग, आई डिनाई हिटिंग, आई अवॉइड लाइकिंग, है ना, अब बना सकते हैं इन सभी से। इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरंड। स्टॉप के बाद आप जीरंड का यूज करोगे, ना कि इन्फिनेटिव का। तो इसके लिए फिर ये दो तरीके से इसको डिफाइन कर पाओगे आप। इसके लिए आपको वर्ब की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। इसको 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट वर्ब है उनसे क्वेश्चन आपको इनकाउंटर होते रहते हैं, तो वहां से आपको प्रॉब्लम देख, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इस तरीके से इसको कंसीडर करना है। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, बड़ा लंबी स्टेटमेंट है। आइए देखे, सॉल्व करते हैं। इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पार्ट, वैसे ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है एक मूवमेंट चला था अमेरिका में, उसी से ले रहा है। अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर्स हु लिव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by उप उपनिषदिक philosophy, है ना। अब चेक करते हैं इसको सर। देखो, अब ये इतना लेंदी सेंटेंस है कि आप कहीं ना कहीं खो जाओगे बीच में, बट एक एक देखो। इट इज करेक्ट है। एन उप एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, फैक्ट काउंटेबल ना होने तो बिना आर्टिकल यूज नहीं करोगे। दैट द जो ट्रांसीडेंटल, ये कंजक्शन हो गया दैट, जो ट्रांसीडेंटल डेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर्स हैं, ये तो ह्यूमन बीइंग है, तो इनके लिए हु लगा दिया, लिव्ड, है ना। लिव्ड रहे कब, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19th सेंचुरी के लेटर वाले पार्ट में, है ना। वर, वर किसके लिए लगा, इन्हीं फिलोसफर्स पोएट्स के लिए। वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी। अब यहां पर देखो, आप लिख रहे हो मोर इन्फ्लुएंस्ड, मोर इन्फ्लुएंस, अच्छा मोर कब लगाते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव। और आगे आपने ध्यान नहीं लगाया, ये वाली बात नोटिस करने वाली है। इस सेंटेंस में आपने फर्दर देन का यूज नहीं किया है, तो फिर तो ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। फिर आप इसको ऐसे यूज करो ना, मोर मोर न लगा करके, आप अगर एडवर्ब लगाना चाह रहे हो तो आप ऐसे लगाओ, मच इन्फ्लुएंस्ड। अब वेरी क्यों नहीं लगाया, उसका भी रीजन समझ लो। क्योंकि वेरी जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है ना। वेरी जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मच, मच इन्फ्लुएंस्ड, ये करेक्ट आंसर होगा, मच इन्फ्लुएंस्ड। तो वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब मोर लगाते तो वैसे भी आगे देन आना चाहिए था, मोर इन्फ्लुएंस देन, है ना, फिर कंपैरिजन हो जाती। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, किससे, इंडियन फिलोसफी से। पर्टिकुलर उपनिषद, जो उपनिषद की जो फिलोसफी है उससे मेनली इन्फ्लुएंस हुए। यहाँ पर बनेगा मच इन्फ्लुएंस्ड, है ना। तो बात क्लियर होगी, चलिए। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन द ट्रेन heavy and stormy rust in making us shiver from head to foot। नो सूनर के साथ देन आना चाहिए, देन आया है। इन्वर्जन स्टार्टिंग में लगा, इन्वर्जन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द रैन, जो रैन थी हैवी थी और स्टॉर्मी थी, रस्ट इन, है ना। मेकिंग अस सीवर, उसने हमें कपा दिया। मेक के साथ वैसे भी आप क्या करते हो, एक्टिव वॉइस में
टू नहीं लगाते हो। मेक अ सीवर फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर के पैर तक, सेंटेंस कैसा है? नो एरर है। आफ्टर ओपनिंग द पेज, ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। ये वाला क्वेश्चन तो सर सॉल्व किए थे अभी, है ना? ये वाला क्वेश्चन तो आपको इजी भी लग रहा होगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आफ्टर यहाँ प्रपोजिशन है, इसके बाद इस वजह से ये ओपनिंग लिख रहे हो आप। आफ्टर ओपनिंग द डोर, डोर को ओपन करने के बाद वी इंटर्ड, इंटर के बाद प्लेस का नेम दे रहे हो, ये प्लेस का नेम है तो इनटू को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब भी इंटर के बाद आप प्लेस का नेम लिखते हो देन हम फिर इनटू का यूज नहीं कर पाते मेरे भाई, इस इनटू को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। पार्ट नंबर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that I might lose my tooth। फिर जिस समय डेंटिस्ट आया, ये वाली बात, वैसे तो देखो कि टेंस की प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, और यहाँ पर भी पास्ट है, तो टेंस वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना, व्हेन द डेंटिस्ट केम, जिस समय डेंटिस्ट आया, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग, मेरे दांत में दर्द होना बंद हो गया, ये कहना चाह रहा है। माई टूथ वॉज स्टॉप, अब वॉच के साथ अगर थर्ड फॉर्म लिख रहे हो, वॉच प्लस V3 लिख रहे हो, तो ये पैसिव हो गया, तो इसका मतलब ये डूअर नहीं है, जबकि पेन किसको हो रहा है? इसी टूथ को हो रहा है। इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस में सही रहेगा, एक्टिव वॉइस में सही रहेगा, तो फिर वॉच को ड्रॉप करो। ये बनेगा व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मेरा टूथ जो है वो मैं खो दूं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये वाली बात मैंने कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको बताई है कि सर स्टार्टिंग में डूअर लिखा गया है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा करो, स्टार्टिंग में रिसीवर लिखा गया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो, मैंने कहा ऑल द स्टेटमेंट्स, है ना, रोट रोट नाइसली ऑन दी बोर्ड। मान लो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट है, सभी जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड पर बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। अब आपने कहा वैसे तो सेंटेंस पढ़ने में हो सकता है आपको सही लगे, बट ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। क्यों मेरे भाई? वो समझना, क्योंकि ये जो ऑल द स्टेटमेंट्स है ना, ये डूअर नहीं है, ध्यान सुनना। ये लिखने का काम स्वयं नहीं करेंगे, ऑल द स्टेटमेंट्स किसी के द्वारा लिखे गए, वो somebody यहाँ पर मेंशन नहीं है। इट मीन्स ये रिसीवर हुआ, रिसीवर, इट मीन्स इसको पैसिव बनाओ तब सही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा वर रिटन, ये बन जाएगा वर रिटन। तो ऑल द स्टेटमेंट्स वर रिटन नाइसली ऑन द बोर्ड। Emphasis on equality of life ensure for the health and happiness of every individual। और ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे इसमें, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, ये इनमें आप जगह जगह फंबल करोगे, है ना। इम्फेसिस जोड़ देना है ऑन इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी पर, ऑफ लाइफ, लाइफ की इक्वालिटी पर हमें जोड़ देना है। इंश्योर सुनिश्चित करता है, किस चीज को? हेल्थ को और हैप्पीनेस को, आप एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ और हैप्पीनेस को सिक्योर करता है। एक चीज समझना, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि अगर आपने वर्ब लिखी है और वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, तो बीच में देयर इज नो नीड टू प्रपोजिशन, तो यहाँ पर एनपी आएगा। एनपी मतलब किसी भी टाइप का प्रपोजिशन आप यूज नहीं कर पाओगे। फिर सुनना, इंश्योर emphasis ऑन इक्वालिटी ऑफ द इंश्योर्स, इंश्योर के बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है ये हेल्थ और हैप्पीनेस, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। यहाँ पर फॉर जो है वो अननेसेसरली यूज हुआ है। जैसे आप ऐसे लिखते हो, ही डिमांडेड ही डिमांडेड फॉर अ कप ऑफ टी मान लीजिए स्टेटमेंट है, ही डिमांडेड फॉर अ कप ऑफ टी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि डिमांड वर्ब है और डिमांड के बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप मेंशन कर रहे हो, कौन सा? अ कप ऑफ टी, ये मेंशन कर रहे हो, अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर फिर फॉर को ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखता है ना, ही ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड फॉर, है ना, सम बुक्स,
सम बुक्स। अगेन सेम प्रॉब्लम है, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है आपके पास सम बुक्स। तो जब भी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए करे, तो फिर यहाँ पर एनपी लगाया करो। एनपी मतलब नो प्रपोजिशन। यहाँ पर फॉर को ड्रॉप करोगे, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अच्छा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आकर के इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो, ये आपने पढ़ रखे होंगे वैसे, मैं एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कंप्राइज, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। जैसे फ्ली इज इक्वल टू रन अवे। जैसे अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। जैसे इंटर वाला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। जैसे इन्वेस्टिगेट आता है, इन्वेस्टिगेट। जैसे डिस्कस आता है, डिस्कस। जैसे डिस्क्राइब आता है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है। डिस्पाइट है, डिस्पाइट है ना। और ये बन जाता है आपका लिसन वाला टर्म बन जाता है, लिसन, है ना। और अवेट हो गया, रिजेंबल, रिजेंबल के बारे में आपसे पूछा जाता है, रिजेंबल, है ना। इन्वेस्टिगेट हुई है। अब देखो डिस्कस करते हैं इस पे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, कंप्राइज का ये वाला ऑफ इसके साथ लगा देगा, गलत। फ्ली इज इक्वल टू रन अवे होता है। ये जो अवे है ये फ्ली के साथ नहीं लगा पाओगे। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। तो वेट के साथ फॉर नहीं आएगा, अवेट के साथ फॉर आएगा, अवेट के साथ फॉर नहीं। इंटर वाला मैंने समझा रखा है। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू। ये बन जाता है इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर। डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट। ये बन जाता है टॉक अबाउट। और डिस्क्राइब इज इक्वल टू भी सेम वही बन जाता है, टॉक अबाउट, है ना। डिस्पाइट इज इक्वल टू आता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। लिसन, लिसन वाला अलग से समझना पड़ेगा आपको। और रिजेंबल इज इक्वल टू होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू, लुक लाइक। इसके साथ बेसिकली कोई प्रपोजिशन आप लगाते नहीं। इन सब में जो कॉमन थीम है, वो सब में कॉमन बात यही है कि फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा, अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, रिजेंबल के साथ टू विथ, ये सारे प्रपोजिशन नहीं। लिसन वाले पे आप सिंपल सा काम करते हो, लिसन के बाद ऑब्जेक्ट होगा तभी टू आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो देन नो नीड टू एड टू, है ना। टू को एड करने की जरूरत नहीं है फिर उस केस में। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करते, तो अवेटिंग डायरेक्ट लिखोगे, फिर वो फॉर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज एक और समझना, वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना। एक और आपका फ्रेज बनता है वेट ऑन। वेट ऑन मतलब होता है सर्व करना। ये भी ध्यान रखना, कई बार मीनिंग दे देता है। वेट फॉर इंतजार करना, अवेट वही, और वेट ऑन मतलब सर्व करना, मीनिंग चेंज हो जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बेसिकली कि वेट के साथ हमेशा फॉर लगाओगे। वेट ऑन भी यूज कर सकते हो आप, वेट ऑन, बट मीनिंग विल बी चेंज्ड, मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो आपको समझना है वहां पे। आई विल, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट। कल तुम मेरी पार्टी में नहीं आओगे। अब ये क्वेश्चन टैग है, सुपर इजी क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ पर एजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर वांट आएगा। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट होता है, तो वांट यू, इट नहीं आएगा, सॉरी यू आएगा, वांट यू। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्लियर है? 90 में आ जाओ। हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल, हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द रूम, विजिट द मून। अच्छा, ये पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोई सेंटेंस आप पार्टिसिपल से लिख रहे हो, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो, और चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल से हो, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनसे अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, मान लो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखा, तो ध्यान रखना यहाँ पर इनका प्रॉपर सब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो सेंटेंस सही है, उसका पार्टिसिपल सही है। अगर ये सब्जेक्ट ना मिले तो फिर इनके पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इससे एक बीइंग वाला क्वेश्चन बनता है, पार्टिसिपल ऑफ बीइंग।
है ना, वो वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। फिलहाल पहले इसको समझो। मैंने कहा ये स्टेटमेंट है, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, कॉमा, आई स्नैक बिट हिम, आई स्नैक बिट हिम। ये पहला स्टेटमेंट है। वर्किंग, वर्किंग इन द फैक्ट्री, वर्किंग इन द फैक्ट्री, ही वॉज scolded, he was scolded by the manager, by the manager। ये दोनों स्टेटमेंट से आप इसको क्लियर कर सकते हो। देखो, अब पहले दोनों स्टेटमेंट में पहले बस एक ही बात चेक करना कि ये पार्टिसिपल है, खेत में काम करते हुए। कौन काम कर रहा था? स्नैक। ये तो गलत हो गया। मैंने कहा ना, ये जो पार्टिसिपल है उसके लिए करेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं है तो फिर सेंटेंस गलत है। तो मैंने कहा वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कौन कर रहा था? हिम कर रहा था, जो कि यहाँ पर होना चाहिए। इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे? इसके पहले सब्जेक्ट लगा सकते हो आप, इसके पहले सब्जेक्ट, या इस हिम को यहाँ पर ले आओ। तो इसका इंप्रूवमेंट देखो जरा, आप ऐसे कर सकते हो। आपने लिखा वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड, कॉमा, ही वॉज बिटन, ही वॉज बिटन बाय अ स्नैक, बिटन बाय अ स्नैक। ये बन गया आपका आंसर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। मैंने कहा नीचे वाले में देखो, वर्किंग इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करते हुए, ही वॉज स्कोर्डेड, उसको स्कोर्ड किया गया। फैक्ट्री में काम कौन कर रहा था? ही सही लिखा है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली पार्टिसिपल के, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल, आपको बस एक ही बात चेक करनी है। आपको क्या चेक करनी है कि वो जो स्टेटमेंट है उसके लिए करेक्ट सब्जेक्ट यूज किया है या नहीं यूज किया है। अगर यूज किया है तो ठीक है, और नहीं यूज किया तो फिर सेंटेंस गलत है, फिर उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जैसे एक दो स्टेटमेंट मैं और कराता हूँ, है ना। देखो, जैसे ये स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज, मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये है, जैसे मैंने कहा हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन, हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन, द माउंटेन, हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन, कॉमा, द सीएम, द सीएम awarded, awarded them, the CM awarded them। मान लो ये लिखा हुआ है। अब मैंने कहा ये सेंटेंस आपको बस पता करना है। एक और लिख लेते हैं, बीइंग वाला। बीइंग, है ना, अ हॉट डे, बीइंग अ हॉट डे, कॉमा, वी कुड नॉट गो आउट, वी कुड नॉट गो आउट, वी कुड नॉट गो आउट। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने कहा बीइंग अ लेबोरियस, बीइंग अ लेबोरियस स्टूडेंट, स्टूडेंट, रोहन was praised, was praised। ये दो तीन स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, यहां से आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने कहा हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन, माउंटेन पर कौन चढ़े? सीएम। ये तो गलत हो गया ये सेंटेंस। अब प्रॉब्लम कहां पर है? इस वाले पार्ट में जहां पर सीएम लिखा है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? इसका पैसिव बना लो, देम को पहले लाना चाहिए, सीएम को बाद में लाना चाहिए। ये बन जाएगा हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन दे वर अवार्डेड बाय द सीएम। ये करेक्ट आंसर बनेगा। सर क्लियर हो गई बात? तो ये पार्टिसिपल बेसिकली गलत है यहाँ पर। यहाँ पर आ जाओ, बीइंग वाले में कुछ नहीं करना, बाद वाले को पैसिव मत बनाना। अगर पार्टिसिपल गलत है तो बीइंग के पहले बस सब्जेक्ट लगा देते हैं और कुछ नहीं। उसको सब्जेक्ट लगाने से वो असर्टिव बन जाता है, बस इतनी सी बात है। जैसे इस सेंटेंस के देखो, बीइंग अ हॉट डे, हॉट डे के लिए आप वी का यूज नहीं कर सकते हो। बीइंग अ हॉट डे, इसके लिए आप वी का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो हॉट डे के अकॉर्डिंग फिर इट लगा लो, ये बन गया इट बीइंग अ हॉट डे। बीइंग अ लेबोरियस, लेबोरियस स्टूडेंट कौन है? रोहन है। तो अब तो ये सही हो गया सर, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है ना। तो अब मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वो जो पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको कैसे टैकल करना है ना। वापस आ जाओ। कह रहा है हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल। कह रहा है पढ़ने के बाद,
नंबर ऑफ स्टोरीज जो स्पेस ट्रेवल के बारे में, उनको पढ़ने के बाद हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून। अब उसका जो ड्रीम है वो मून में विजिट करने का है। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि ये किसने रेड किया, ये नंबर ऑफ स्टोरीज किसने पढ़ी हैं, हिज ड्रीम ने नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आएगा ही ड्रीम्स ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, ही ड्रीम्स ऑफ, और बाकी स्टेटमेंट बना सकते हो, ही ड्रीम्स इज, या ही ड्रीम्स अबाउट टू, डायरेक्ट ये कनेक्ट कर सकते हो, ही ड्रीम्स अबाउट टू विजिट द मून, ये बन जाएगा आपका। होप सो 90 क्लियर हो गया, बट 90 के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द मीटिंग एडजर्न abruptly by the chairman after about 3 hours of deliberation। तो मीटिंग को रद्द कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया। एडजर्न करने का मतलब पोस्टपोन करना होता है, जानते हो, ये कोर्ट वगैरह में एडजर्न यूज करते हो आप, है ना। एडजर्न मतलब पुट ऑफ कर देना, पोस्टपोन कर देना। तो एडजर्न कर दिया, अब्रप्ट मतलब अचानक से। एक सेकेंड, मीटिंग को अचानक से क्या कर दिया गया, अब्रप्ट कर दिया गया। द मीटिंग एडजर्न अब्रप्टली, इसके द्वारा, बाय द चेयरमैन। अब वैसे भी देखो, मैंने ये वाली बात बताई, डूअर पहले है एक्टिव वॉइस और रिसीवर पहले है तो पैसिव वॉइस। तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया था अचानक से, तो यहां पर पैसिव बनेगा, द मीटिंग वॉज एडजर्न अब्रप्टली, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मैच करिएगा। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इनकेपेबल हो सकते हैं। कह रहा वन ऑफ द हंड्रेड्स प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, आप स्ट्राइकिंग वर्कर्स प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बन गया, वन, और वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा सर, वॉच। ये करेक्ट आंसर है। बाकी आप मैच कर सकते हो इसको पूरा अच्छे से। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वॉज अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री, है ना। यहाँ पर फिलहाल क्या आ जाएगा, दैट विल बी वॉच, वॉज इन प्लेस ऑफ वर, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। 92 क्लियर। 93, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प हिम, ये चीज हमें पहले से पता होती तो हम उसकी मदद कर पाते। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल की पास्ट वाली वो आइडेंटिटी है। एक काम करता हूं, मैं पहले पूरी आइडेंटिटी को आपको समझाता हूं, देन क्वेश्चन पे आएंगे। फिर देखो, मैंने कहा ये वाली बात समझना। बेसिकली होता है कि इफ के साथ अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, पहले तो वो देख लो आप, मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बनाता हूँ, कई सारी चीजें एक साथ डिफाइन कर दूंगा। कंडीशनल से क्वेश्चन बनते ही बनता है, ये वाली बात आप जानते हो, है ना। इफ के साथ अगर आप V2 का यूज कर रहे हो, आप वर्क का यूज कर रहे हो, आप सिंगल हैड का यूज कर रहे हो, आप डिड प्लस V1 यूज कर रहे हो, है ना, सब्जेक्ट के बाद ये, तो अगले वाले क्लॉज में आप क्या यूज करते हो, वुड का, सिंपली वुड का। और वुड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली बात आप जानते हो। दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये आती है कि इफ के बाद अगर आप सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, या समटाइम्स इसको हैड लिख देते हो, या समटाइम्स इसको हैड बीन लिख देते हो, तो देन अनदर क्लॉज विल स्टार्ट विद वुड हैव, ये पास्ट परफेक्ट वाली प्रॉपर्टी है। एंड वुड के साथ V1 आता है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना। सिंगल हेड पोजीशन होता है, डबल हेड, तो ये ध्यान रखना, यहाँ सिंगल हेड है, इसके बाद नाउन गिवन होगा, ये जो हेड हेड है इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी। एक और बात, ये वुड हो गया सर, वुड के अलावा आपको कुड मिल सकता है, वो कुड मिल सकता है, माइट मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी जरूरत होगी। ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पर वुड ही आएगा, यहाँ पर कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है ना, ये वाली बात। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर, कि जो इफ क्लॉज होती है इसके साथ आपको वुड का यूज नहीं करना, ये हमेशा मेन क्लॉज में यूज करोगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे मान लो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे बताऊं आपको, कि मैंने कहा इफ आई वुड आई वुड देयर आई वुड देयर आई वुड हेल्प हिम,
आई वुड हेल्प हिम, यदि मैं वहां होता तो उसकी मदद कर सकता था, है ना, यदि मैं वहां होता तो उसकी मदद करता। अब ये वुड इनकरेक्ट है, यहाँ पर वर आना चाहिए। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इफ के साथ वुड का यूज नहीं करोगे, एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इमेजिनेशन वाले केस में। इमेजिनेशन वाले केस में हम क्या करते हैं, वॉज नहीं लगाते हैं, हम वर ही लगाते हैं। इफ आई वर अ किंग, है ना, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, वॉज नहीं लगाना, सब्जेक्ट कोई भी हो मैटर नहीं करेगा, है ना, ये वाली बात। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनका इन्वर्जन, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, देखो इनके इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। इन्वर्जन वाली जो कंडीशन होती है कंडीशनल के इन्वर्जन में, वो क्या होता है, वो कुछ ऐसे लिखते हो कि वर्स, सेंटेंस स्टार्ट करोगे वर्स से, इस केस में हम इफ को नहीं लिखते हैं, वर्स सब्जेक्ट, इसके बाद अगली वाली क्लॉज वुड, और वुड के साथ वी वन। अच्छा, जो दूसरा वाला है उसको आप ऐसे लिखोगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो प्रॉपर्टी आपको इन्वर्जन के तौर पर भी याद रखनी है। ठीक है, हो सकता है कई बार वो इन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो बट फॉर आता है, बट फॉर का मतलब एक्सेप्ट होता है, इसमें जो अगली क्लॉज बनेगी वो वुड हैव के साथ बनेगी, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगी। ये सारी बातें आपको रिकॉल करके रखनी है मेरे भाई। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन तो आसान था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ वुड हैव आना चाहिए, विल की जगह पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। लेकिन ये सारी बातें मैंने इस वजह से बताई हैं सो दैट अगर आगे क्वेश्चन मिले तो आप उसको कैटर कर पाओ। मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। तो मिस्टर स्मिथ जो थे उनको दोषी ठहराया गया मर्डर के लिए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उनको नॉट गिल्टी बताया और उनको एक्विट कर दिया। एक्विट करने का मतलब होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना किसी को, किसी को किसी क्राइम से बरी कर देना, वो होता है एक्विट, है ना। अब समझना मेरी बात, मैंने कहा ये जो स्टेटमेंट है पहले तो समझना, ये जो वर्ड आता है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड है, गिल्टी है, गिल्टी है, कन्विक्टेड है, एक्यूज्ड गिल्टी कन्विक्टेड, चार्ज, है ना, चार्ज, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व, इनके साथ हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पर एक्विट भी लिख सकते हो, एक्विट, है ना। एक्यूज्ड मतलब दोषी, गिल्टी दोषी, कन्विक्टेड दोषी, चार्ज दोषी, एब्जॉल्व दोष मुक्त होना, एक्विट दोष मुक्त होना। तो ऐसे वर्ड जिनका मतलब दोषी होना या दोष मुक्त होना, दोनों के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो आंसर तो सर सिंपल सा आ गया, एक्यूज्ड ऑफ, है ना, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान सुनना, देखो ये पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट सुनना। मैंने कहा बेसिकली क्या होता है, चार्ज के साथ दो तरीके के हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, चार्ज ऑफ, चार्ज विथ। चार्ज ऑफ तब जब नाउन हो, चार्ज विथ तब जब चार्ज वर्ड वर्ब हो। जैसे मान लो ये स्टेटमेंट लिखा है, अ चार्ज फिल इन द ब्लैंक मर्डर, चार्ज फिल इन द ब्लैंक मर्डर, और मैंने कहा वॉज चार्ज फिल इन द ब्लैंक मर्डर। अब दोनों को डिफाइन करने हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। सर डिफाइन करना बेहद इजी है। चार्ज ऑफ मर्डर, यहाँ पर आ लगा है तो इसका मतलब ये नाउन आ गया, नाउन आ गया तो ऑफ आ गया। वॉज चार्ज, वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब हो गई, वर्ब हो गई तो यहाँ पर विथ आ जाएगा, चार्ज विथ मर्डर, है ना। आगे चलते हैं। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई एम, पहले तो ये वाली बात समझ लो कि ये जो आई एम टोल्ड लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पैसे में लिखा है। कह रहा आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, जो जॉन है वो बीमार है, कब से, कह रहा सिंस मंडे, मंडे से। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। अब ये जब आप लिखते हो ना, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, तो सर इसके साथ हमें क्या यूज करना है, पीसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर ये ना बन पाए तो देन आप परफेक्ट के साथ जा सकते हो, है ना। अब एक बात बताना, यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिख पाओगे हैज बीन इलिंग, लेकिन आप क्या कहा जाए, एक्स्ट्रा माइंडेड पर्सन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, आप कर भी सकते हो, है ना, आपका भरोसा नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो, ही हैज बीन इलिंग, है ना।
आपसे हो सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर बनेगा हैज बीन इल। इल जो है बेसिकली एडजेक्टिव है, पहले तो ये क्लियर करना, तो इसको वर्ब के तरीके यूज नहीं करना। अब कॉन्टिन्यूअस तो तब बनता है जब एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब मिसिंग है तो फिर परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट बनाओगे तो हैज बीन आ जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी, इज है बी फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैज प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, अब करेक्ट हो गया सेंटेंस। तो ये बन जाएगा पार्ट नंबर सेकंड। बाकी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आई शैल हैव, आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड अ जॉब। जैसे मुझे जॉब मिल जाएगी मैं स्कूल छोड़ दूंगा। ये तो अभी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिनके साथ आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर पाते हो, जैसे व्हेन है, जैसे बिफोर है, जैसे आफ्टर है, जैसे इन केस है, प्रोवाइडेड है ना। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनके साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाते। तो आई सेल फाइंड नहीं होगा, आई फाइंड। एज सुन एज के साथ सिंपली पॉइंट याद रखना कि एज सुन एज के साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये बनेगा एज सुन एज आई फाइंड अ जॉब। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। नेक्स्ट, he is a rich man, he is owning a number of buildings in Bombay। he is a rich man, वो एक धनी आदमी है, ये तो सही हो गया। he is owning a number of buildings in Bombay। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है पता है, आप पढ़ते हो ये क्वेश्चन है स्टैटिव वर्ब का, और स्टैटिव वर्ब में आप ये वाली बात जानते हो, स्टैटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। जैसे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा लव है, हेट है, लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, लाइक है, लाइक एंड डिसलाइक, है ना, ये आपने लिख लिया। जैसे मैंने कहा हैव पजेस ओन, हैव पजेस ओन, है ना, ये बन गई। इसी तरीके से मैंने कहा ये है हैव पजेस ओन बिलोंग, ये लिख सकते हो। लुक सीम अपीयर, दिखाई पड़ना, कोई चीज कैसी दिखाई पड़ रही है, लुक सीम अपीयर, है ना। अब रिटेल वाले वर्ड ले लो आप, फॉरगेट है, फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगिव, रिमेंबर, 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 है ना, डिजायर, होप, होप, नीड, डिजायर, होप, नीड एंड सो ऑन, बहुत सारी बन जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर जो कॉन्टिन्यू ये जो स्टैटिक वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब जो अवस्था बताए, आप ये जानते हो ये कौन सी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, अवस्था बताए। और स्टैटिक वर्ब का कौन सा टेंस नहीं बनता है, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। नो इसमें नहीं लिखा है, नो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो फिर किस में लिखा करो, इंडेफिनेट में लिखा करो। अगर कॉन्टिन्यूअस दिया गया हो तो इंडेफिनेट में लिखो। इनका ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कॉन्टिन्यूअस आता है। तो अगर ये केस आए तो फिर परफेक्ट बना लिया करो, ये वाली बात। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन। पहले तो ये देखो जरा, मैंने कहा यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं डिफाइन करता हूँ आपको। मैंने कहा जैसे ही इज हैविंग, ही इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फैंस, लार्ज नंबर ऑफ फैंस, लार्ज नंबर ऑफ फैंस। आपने कहा ही इज हैविंग हिज लंच नाउ, हिज लंच नाउ। ये दो स्टेटमेंट है, अब दोनों को समझना जरा। ही इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फैंस, उसके बहुत सारे फैंस हैं। अब ये पोजीशन बता रहे हो और ये स्टैटिक वर्ब है, अवस्था बता रहे हो, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान सुनना। दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक वर्ब होता है, एक प्रोग्रेसिव एक्शन होता है। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब गोइंग ऑन एक्शन, स्टैटिक मतलब जो स्टेट बताता है, इसमें कोई गोइंग ऑन एक्शन नहीं होता। जैसे इसमें कह रहा हूँ कि ही इज हैविंग हिज लंच, वो अपना लंच कर रहा है इस समय, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ इज हैविंग को ड्रॉप कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्शन है, यहाँ पर गलत है। ही इज हैविंग, यहाँ पर आएगा ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। तो देखो, अब अगर एक चीज समझना, अगर आप रट करके बैठ जाओगे कि ये वर्ब है, इतनी इतनी वर्ब है, हालांकि मैंने पूरी उसमें भी नहीं लिखी, पूरी तो लिख भी नहीं पाओगे आप। तो मोटे मोटे तौर पर आपको समझना होता है कि हाँ ये वर्ब है, इनको हमें समझना है अच्छे से, है ना। फिर दूसरी वाली बात पे आते हैं कि आप डायरेक्ट, पहली बात तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट रट लेते हैं, इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते ही नहीं है, तो वो भी गलत है।
जैसे मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मैंने कहा नोइंग दिस फैक्ट, ये लिखा है नोइंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को जानते हुए, नोइंग दिस फैक्ट, है ना। और बाकी स्टेटमेंट, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे हो तो गलत है। तो ये बनेगा आई नो यू, है ना। और जबकि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं, ये पार्टिसिपल है। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, है ना। तो ये कई सारी चीजें इसमें बनती है स्टैटिक वर्ब से। स्टैटिक वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता जब वो स्टेट बता रहा हो, अवस्था बता रहा हो, ये वाले बात। दूसरी बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनिट में लिखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में लिखिएगा। दूसरी बात, इनमें से बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनके ड्यूल फंक्शन है, तो जब ये स्टेट बताए तभी इनमें इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। जैसे ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे थे, यहाँ पर स्टेट बता रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्शन बता रहा है। जैसे मैं लव के बारे में बताऊं, जैसे आपने किसी पर्सन से बोलते हो आप कि आई लव यू, आप ये नहीं बोलते हो आई एम लविंग यू, क्योंकि आप स्टेट बताना चाह रहे हो, है ना। लेकिन मैंने कहा कोई मदर है, वो अपने बच्चे को कडल कर रही है, किसी मोमेंट पर वो अपने बच्चे को कडल कर रही है, उससे लव कर रही है, तो इट मीन्स वो प्रोग्रेसिव एक्शन हो गया। तो ये समझना पड़ेगा आपको कब प्रोग्रेसिव एक्शन है, कब ये स्टैटिक वर्ब है, इसलिए ये पॉइंट बहुत डिटेल में हो जाता है। जैसे एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने कहा एक सेंटेंस ये लिखा है, ही इज लुकिंग हैप्पी, ही इज लुकिंग हैप्पी, है ना, वो खुश है। आपने कहा ही इज लुकिंग एट द बर्ड, ही इज लुकिंग एट द बर्ड, एट द बर्ड, वो बर्ड को देख रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, अब दोनों को समझने पड़ेंगे आपको। ही इज लुकिंग हैप्पी, ये अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेट बता रहे हो ही लुक्स हैप्पी, और ये वाला सेंटेंस सही है, वो बर्ड को देख रहा है, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है। ये समझना है, इसलिए रट्टा नहीं मारना है, इसलिए समझना है एक एक बात को। ही इज ओनिंग नहीं होगा, ही ओन्स होगा। ही ओन्स अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, उसके बॉम्बे में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट, वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ अ बैड वेदर। क्या कह रहा है, वी वर एबल टू, ये वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि भी के साथ एबल टू लिखोगे, सही है। टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन होता है किसके, बैड वेदर, तो ये आ नहीं लगेगा। वेदर अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो उसके साथ आर्टिकल का यूज आप नहीं कर पाओगे, पार्ट नंबर थर्ड आएगा। नीदर ऑफ टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वॉज यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 99 मजेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो नीदर ऑफ, देखो ये वाला टर्म आप पढ़ते हो कि आपने नीदर लगाया, आपने ईदर लगाया, ईच लगाया, नीदर है, ईदर है, ईदर है, एनी है, नीदर है, ईदर है, एनी है, नन है, नन है, इनके बाद ऑफ लगा रहे हो। जो बेसिकली नाउन आएगा, वो नाउन कैसा होगा, नाउन या प्रोनाउन में कोई एक आएगा, वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। आपने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो नीदर आता है टू के लिए आता है, ईदर भी टू के लिए आता है, एनी मोर देन टू के लिए आता है, नन मोर देन टू के लिए आता है। नीदर को नन से रिप्लेस करना, नन को नीदर से, एनी को ईदर को एनी से, एनी को ईदर से, तो रिप्लेसमेंट करना पड़े तो ऐसे करना। फिलहाल यहाँ पर आपने लिखा टू लिखा है, टू लगा है तो फिर नीदर करेक्ट है। नीदर ऑफ टू लीटर्स प्लूरल है, ऑफ क्रेडिट वॉज वर्बी सिंगुलर है, व्हेन यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है तो आगे भी पास्ट है, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर। ठीक मेरे भाई, लेकिन 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 मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे यार, ये सेंटेंस गलत, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द मिसिंग है, नीदर ऑफ द टू लेटर्स, ये करेक्ट आंसर होगा। यूजुअली जो नाउन लगाते हो उस नाउन के पहले आर्टिकल द भी होना चाहिए। अब एक चीज और समझनी है कि कई बार वो दूसरा डिटर्मिनर ले लेगा, मतलब दूसरे डिटर्मिनर का मतलब ग्रुप ए के दूसरे डिटर्मिनर ले लेगा, जैसे माई, आर, योर, पजेसिव लगा देगा, या फिर दिस, दैट, दीज, दो लगा देगा, तो फिर आर्टिकल द नहीं लगाना है। ये जानते हो ना ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, इन तीनों में एक ही आता है। ग्रुप ए के डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, तीन, एक आर्टिकल, एक पजेसिव, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, ये तीन बनते हैं। आर्टिकल कौन कौन से, ए, एन, द,
और पजेसिव कौन कौन से? माई, हिज, हर, आर, योर, देयर। और डिटर्मिनर कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये बन जाते हैं, है ना? तो ये वाले, तो इन तीनों में से एक ही लगाओगे आप, जो भी लगाओगे आप एक ही लगाओगे। अब मैंने कहा आर्टिकल लगना है, तो अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब मान लो उसने ये लगा लिया, दीज लगा लिया, तो फिर दा नहीं लगेगा। या मान लो यहाँ से आर लगा लिया, तो फिर दा नहीं लगेगा। ये वाली बात ध्यान रखनी। लिटिल ही रियलाइज्ड दैट ही वुडंट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। लिटिल कैसा वर्ड है? जैसे आप सेंटेंस लिटिल से स्टार्ट करो, तो लिटिल एक निगेटिव वर्ड होता है, यू नो वेरी वेल। लिटिल कैसा होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। जब सेंटेंस आप नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हो, तो आगे इन्वर्जन आना चाहिए। इन्वर्जन बेसिकली यहाँ पर है नहीं, दैट ही वुडंट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। तो लिटिल नेगेटिव है, इसके बाद इन्वर्जन आना चाहिए। इन्वर्जन बन नहीं रहा है, बना नहीं तो बनाओ इसको, डिड ही, और यहाँ पर आएगा रियलाइज, डिड ही रियलाइज, ये बन जाएगा। ये वैसे इन्वर्जन में आप पढ़ते हो, इन्वर्जन में जो निगेटिव एडवर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तब हम इन्वर्जन बनाते हैं। जैसे आप लेट सपोज बात करते हो, जैसे आप लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ये निगेटिव होते हैं। जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली। और इसके अलावा भी कुछ वर्ड बनते हैं, जैसे आप यूज करते हो नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड, है ना? जैसे आप ये यूज करते हो बेसिकली, नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री। इनके साथ भी यूज किया करो इन्वर्जन, नेवर इन द हिस्ट्री। जैसे आप क्या यूज करते हो, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। या फिर समटाइम्स आप ये लिख देते हो लिटिल और नथिंग, लिटिल और नथिंग, है ना? तो इनके साथ भी इन्वर्जन का यूज किया करो। अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट जुवेनाइल माइंड। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो। एक एस सी एन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं। और ये वाला पॉइंट जो है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत भर भर के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अभी तक आपको क्वेश्चन नहीं मिले मेंस वाले पे, जितने अभी आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें तो नहीं मिला, बट ये पॉइंट आपको जगह जगह बॉदर करेगा। और डिफिकल्ट सिलेबस, ये तो सही है। इस सपोज सिलेबस काउंटेबल नाउन है, सिलेबाई इसका प्लूरल होता है, सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल आ लग रहा है। इज सपोज टू हर्ट जुवेनाइल माइंड, माइंड जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, तो आप लगा लीजिए आप। लेकिन ऐसे नहीं लगाना कि यहाँ पर लगा लिया। जुवेनाइल इसी के लिए एडजेक्टिव आया, तो इसके पहले आएगा आ जुवेनाइल माइंड, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो एक जो डिफिकल्ट सिलेबस है उसको माना जाता है कि वो जुवेनाइल माइंड को हर्ट करता है। तो माइंड हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं मेरे भाई। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, चलिए 102 पे आते हैं मेरे भाई, है ना? देखो अब पढ़ते हैं जरा ध्यान से। द वाइस, ये तो सही लिखा है, ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, ये बन गया पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन गया? द वाइस, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग एज आया है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, इंपॉर्टेंट, सही है। टू डिस्पेल द प्रेवलिंग कंफ्यूजन, ये टू इन्फिनिटिव हो गया, ये टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस नो एरर हो गया। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। ऑल द हाउसेस हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड, बाय द फ्लड्स, द विलेजर्स sought shelter in the पंचायत ऑफिस। ऑल द हाउसेस, यहाँ तक तो सही है। हैविंग बीन वॉश्ड अवे, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बीन लगा रहे हो, बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे हो। देखो एक तो आप ऐसे यूज करते हो हैविंग, हैविंग प्लस वी थ्री,
एक तो आप ऐसे यूज करोगे हैविंग के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई, समझना। ये जो हैविंग प्लस V3 आप लिखते हो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस है। ये जो हैविंग बीन प्लस V3 लिखते हो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव है। तो कह रहा है किसके बारे में, हाउसेस के बारे में कह रहा है। उनको वॉश अवे कर दिया गया तो ये पैसिव ही बनेगा क्योंकि ये नॉन डूअर है। और किसके द्वारा, बाय द फ्लड्स। ये यहाँ बाई से भी क्लियर कर रहा है कि ये पैसिव है। ये तो सही हो गया। विलेजर्स ने क्या किया, शेल्टर ले ली कहाँ, ग्राम पंचायत में। सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, नो एरर है। बाद वाले क्वेश्चन ट्रिकी हैं, स्टार्टिंग में तो वाकई मतलब वो तो, ये लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने वो सारे सेट कर रखे हैं आपको जितने PYQs हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू familiarize with and get used to ways of the people among whom we live। 104 में आते हैं मेरे भाई। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मे बी शायद आप बना पाओ इसको। इट इज नेसेसरी कह रहे ये जरूरी है, आवश्यक है, फॉर अस हमारे लिए, फैमिलराइज करना मतलब परिचित होना, है ना, विथ एंड गेट यूज टू ऑफ वेज ऑफ पीपल, है ना। तो कहना चाह रहे हैं ये हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद को फैमिलराइज करें अपने आप को। होने वाले कौन, अस, जिनको करना है वो कौन, अस। आप जानते हो, देखो सिंपली आपने कोई वर्ब लिखी है, इसका जो डूअर है, इसका जो रिसीवर है, दोनों सेम हो गए। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर सेल्फ वाला वर्ड यूज करते हो। दिस इज कार्ड रिफ्लेक्सिव, इसी को रिफ्लेक्सिव नाम देते हैं, है ना। तो फिलहाल ये जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर बनना चाहिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलराइज आवर सेल्फ, है ना, पार्ट नंबर फर्स्ट। 105, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और देखते ही आप मार्क कर सकते हो इसको। मदर ने बच्चे से पूछा, आज के साथ टू नहीं लगाते हैं जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखना। वाई कंजक्शन हो गया। और आप जानते हो जब ये कंजक्शन है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता है तो बाद में इंट्रोगेटिव मार्क आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती, इन्वर्जन वाला प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन बट ये कंजक्शन है, कंजक्शन है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा तो सी, फिर डिड नहीं लगाओगे, फिर क्राइड लिखोगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ड डिड का यूज आप नहीं करते हो। तो दैट इज वाई ये बन जाएगा सी क्राइड आउट इन हर स्लीप। आई आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। मैंने उससे पूछा कि तुम क्रोधित हो, बट उसने क्या किया, नहीं में आंसर किया। ये तो सही हो गया, आई आस्क्ड हिम। लेकिन ध्यान रखना ये, अब जैसे इस बात को आप ऐसे पढ़ते हो, एक साथ डबल कंजक्शन नहीं यूज किए जाते, C1 C2 एक साथ नहीं यूज किए जाते। बट मैं ये कह रहा हूं कि एक साथ दो कंजक्शन आ सकते हैं। डबल कंजक्शन कब नहीं आएंगे, अगर दो स्टेटमेंट है तो डबल कंजक्शन नहीं आएंगे क्योंकि उनको कनेक्ट करने के लिए सिंगल कंजक्शन चाहिए। लेकिन मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तीन स्टेटमेंट है तो फिर डबल कंजक्शन आ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखना टोटल कितने हैं। आई आस्क्ड हिम एक पहला स्टेटमेंट, दूसरा ही वॉज एंग्री दूसरा, ही डिड नॉट आंसर ये तीसरा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात है उसने बट लिख रखा है ऑलरेडी। ये तो इसका कंजक्शन तो ही है, आपको इन दोनों के लिए चाहिए, इन दोनों के लिए केवल एक ही कंजक्शन आएगा, दैट या भाई, है ना। अब चूंकि आस्क लगा रहे हो तो फिर दैट को ड्रॉप करना पड़ेगा, वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगले वाले पे आते हैं। अगला कह रहा है हैड आई नॉट टेकन इल आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। अच्छा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये अभी आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस हैड से स्टार्ट करो, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो बनेगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा रखी है, अगले वाले वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। सही है, सेंटेंस कैसा हो गया, नो एरर हो गया। ये बाकी सही लिखा है मच अर्लियर। एक चीज और बताता हूँ, सेंड की फॉर्म ध्यान रखना, सॉरी सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंड सेकंड होती है और सेंड थर्ड फॉर्म।
कई बार इसको लेकर के प्रॉब्लम बना देता है। होल्ड की फॉर्म, होल्ड से क्या बन जाती है, हेड और हेड, है ना, ये फॉर्म ध्यान रखना। जैसे फ्लाई, फ्लाई से क्या बन जाता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये बन जाता है। जैसे फ्लो, फ्लो की अलग बनती है, फ्लो की फ्लो, फ्लोड एंड फ्लोड, ये बन जाएंगी। तो ध्यान रखना, कुछ वर्ब को लेकर के क्वेश्चन बना देता है, फ्रेम कर देता है, वो ध्यान रखने हैं आपके कि इनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे ये फ्लो को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपने पीआईक्यूज में देखा होगा, हैड द रिवर, हैड द रिवर ओवरफ्लोन, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, इट्स बैंक एवरीथिंग वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए ये स्टेटमेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं आएगा, ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है। ये चाहे फ्लो लिखो चाहे ओवरफ्लो, बात तो दोनों की सेम ही हो जाएगी। ये सेंटेंस फिलहाल नो एरर है। देखो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। नेक्स्ट, द बॉर्न आउल हेल्प्स द फार्मर बाय डिस्ट्रॉइंग रैट्स व्हिच कुड इफ लेफ्ट अनचेक्ड डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। 108 पे आते हैं सर। 108 में एक एक पार्ट को आप ब्रेक करो जरा। द बॉर्न आउल जो है वो मदद करता है, सिंगुलर है, आपने इस वजह से एस या इस लगाया है। फॉर्मर की मदद करता है कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय करके, बाय के बाद जो वर्ब आएगी वो जीरंड फॉर्म में आएगी, ये भी सही है, रैट्स की। डिस्ट्रॉय किसको करता है, रैट्स को। विच कुड, और आपने एनिमल्स के लिए विच पढ़ा था, विच कुड इफ लेफ्ट अनचेक, अगर इनको अनचेक छोड़ दिया जाए तो डू अ लॉट ऑफ डैमेज, तो बहुत सारा डैमेज कर देते हैं। ये वाली बात फिलहाल आप जानते हो, अ लॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ आता है ना, तो ये दोनों डिटर्मिनर है। अगर ये लिख दोगे अलॉट्स ऑफ, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एक और बन जाता है अलॉट, जो कि एडवर्ब होता है बेसिकली, है ना। ये सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी मस्ट सिंपथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स, है ना, ये यहीं तक सेंटेंस है। हमें सिंपैथी रखनी चाहिए लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हमें सिंपैथी रखनी चाहिए। और सिंपैथाइज के साथ आप विद का यूज करते हो, वी सिंपैथाइज, वी मस्ट सिंपैथाइज विद अदर्स, वी मस्ट सिंपैथाइज विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। साइंटिस्ट जो कि अमेरिका में हैं, आर ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग, ये जो फॉर लॉन्ग लिख रहा है, देखना ध्यान समझना, फॉर लॉन्ग लिख रहा है, फॉर प्लस टाइम है। अब हो सकता है आपको ना समझ में आए, कई बार वो टाइम, ये जो ड्यूरेशन और पॉइंट वाला टाइम है, कई बार वो बड़े अजीबोगरीब टाइप से एक्सप्रेस करता है, जिसको डिकोड कर पाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, है ना। तो मैं एक दो बातें बताता हूँ आपको समझना। जैसे ये लिखते हो आप, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ये भी ड्यूरेशन का एग्जाम्पल है। आपने कहा द होल डे, द होल डे, आपने लिखा हाउ लॉन्ग, ये भी ड्यूरेशन है। तो इनडायरेक्टली ये सब ड्यूरेशन ही है, बट वो वर्डिंग चेंज करके लिख रहा है। जैसे यूजुअली आप पॉइंट और ड्यूरेशन वाले ऐसे पढ़ते हो, सिंस प्लस टाइम, ये पॉइंट का एग्जांपल हो गया। आपने कहा फॉर प्लस टाइम, ये किसका हो गया, ये पीरियड का एग्जांपल हो गया, है ना, तो आप ऐसे पढ़ते हो। ये जो फॉर लॉन्ग है, ये बेसिकली फॉर प्लस टाइम है, इसके अकॉर्डिंग आर ट्राइंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन ट्राइंग। भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओगे ना, तो ये बन जाएगा हैव बीन ट्राइंग। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजिटर्स, visitors to the zoo are requested in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals। तो विजिटर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न, कि भाई आपको कोई भी स्टिक कैरी नहीं करनी है, स्टोन कैरी नहीं करने हैं, फूड भी कैरी नहीं करना है इनसाइड, है ना, जू के अंदर, एंड नॉट टू टीच एनिमल्स, एनिमल्स को टीच भी नहीं करना है। और यहाँ जो मेनली प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मेनली प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पर विजिटर्स में, और ये जो विजिटर्स है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों?
क्योंकि कह रहा है जू के जो विजिटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है। अभी सिंगल विजिटर नहीं होगा, पहली बात तो ये, इसको आप प्लूरल करके लिखोगे, है ना? जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो दैट विल बी विजिटर्स, पूरा आप लिखोगे एस के साथ। जब आप एस के साथ लिखोगे तो इसका मतलब, अब दूसरा ये कह रहा है कि जो जू के विजिटर्स हैं तो अपॉस्ट्रोफ भी लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। वैसे भी जो आर लगा है ये इस विजिटर्स के लिए लगा है ना? और एक बात और पढ़ते हो कि आप एपोस्ट्रोफ के बाद नाउन का होना जरूरी है, तो वो आगे मेंशन कर रहा है कहाँ के विजिटर्स हैं, है ना? इस वजह से वो नाउन यहाँ पर नो नीड टू मेंशन। ये बनेगा विजिटर्स, VISITORS के बाद एपोस्ट्रोफ लग जाएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नाउ अप टू सेकंड वन, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 112, व्हेन आई आस्क द कन्विक्ट टू गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना, द पार्टी ही इंटायरली रिफ्यूज टू रिमेंबर एनीथिंग, है ना? जब मैंने कन्विक्ट से कहा कि तुम मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, किसकी? पार्टी की, तो ही इंटायरली रिफ्यूज, उसने पूरी तरीके से मना कर दिया। टू रिमेंबर एनीथिंग, कुछ भी याद करने से उसने मना कर दिया, उसको कुछ भी नहीं याद है। तो देखो, व्हेन आई आस्क्ड, ये पास्ट में हो गया। द कन्विक्ट, आस्क के बाद टू का यूज नहीं करोगे, ये सेंटेंस सही है, पास्ट में है, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। और व्हेन टाइम के लिए यूज करते हो तो ये भी सही है। कह रहा टू गिव, है ना, इन्फिनिटिव हो गया, टू इन्फिनिटिव। इसके बाद कह रहा है आ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये नाउन हो गया, आ आर्टिकल हो गया, और यू नो वेरी वेल एक्सप्लेनेशन के लिए आगे वर्ड यूज करो डिटेल। इस डिटेल की जगह क्या होना चाहिए? दैट विल बी डिटेल्ड, ये होना चाहिए डिटेल्ड, है ना? तो यहां पर बन जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखो, जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज करते हो दैट शुड बी एडजेक्टिव, वह एडजेक्टिव होना चाहिए। डिटेल वैसे वर्ब है, अगर आप कहोगे तो डिटेल एक वर्ब है, और इसका एडजेक्टिव अगर बनाओगे तो दैट विल बी डिटेल्ड, ये बनना चाहिए डिटेल्ड, है ना? यहाँ पर बनेगा अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्टी, पार्ट नंबर सेकंड जो होगा वो इनकरेक्ट पार्ट होगा इस सेंटेंस का। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ऑफ लेट दे हैव बीन हेल्पिंग ओवर द सेम स्ट्रिंज ऑफ पीस, है ना? अब इसको चेक करते हैं। ऑफ लेट, है ना, ऑफ लेट लिखो या लेट लिखो, दोनों का मीनिंग सेम वही रहेगा। दे हैव बीन हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंज ऑफ द पीस। यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है प्रपोजिशन की। यहाँ पर हार्पिंग ओवर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हार्प ऑन। एक सेम चीज को लेकर के बार बार कहना वो होता है हार्प ऑन, ना कि हार्प ओवर। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, मे बी आप में से कुछ ही स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाए होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा पार्ट नंबर सेकंड। दूसरा, हार्प के साथ ऑन आएगा, हार्प ऑन का मतलब होता है किसी बात को रिपीटेडली बोलना। द सेम स्ट्रिंज ऑफ पीस, है ना? तो इस बात को लेकर के लगातार वो क्या कर रहे हैं, उस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं, उस बात को रिपीटेडली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बस इतना याद रखना, हार्प ओवर नहीं होता, हार्प ऑन होता है करेक्ट फ्रेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेस scheduled फॉर दिस सेमेस्टर। कह रहा डिपार्टमेंट, और किसका? कह रहा ऑफ फाइन आर्ट्स, ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, पीओ बन गया। ये सब्जेक्ट क्या बन गया? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अनुसार क्या आ गया? हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, पैसिव बन गया। देखो, हैज के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाओगे एक्टिवाइज, परफेक्ट आंसर। आप ऐसे लिखते हो हैज बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिवाइज, एक्टिवाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर आप लिख रहे हो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया बेसिकली पैसिव। तो कह रहा है हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज किया गया, है ना? कह रहा डिपार्टमेंट को, जो फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया गया, ये पैसिव है, और इसका मतलब ये डूअर नहीं रिसीवर है। इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज करने वाले कोई और रहे होंगे। फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेस, ये जो पर्याप्त कोर्सेज हैं वो कोर्सेज नहीं है, स्केड्यूल्ड फॉर दिस सेमेस्टर। और यहाँ पर देखोगे तो एक प्रॉब्लम है, कोर्सेस वर्ड नाउन, और कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैसा होता है? प्लूरल।
प्लूरल होता है तो मैनी नहीं आएगा, वो मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मैनी। यू नो वेरी वेल, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ एंड मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप करते हो, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा मच मैनी रिक्वायर्ड कोर्सेस। ये देखो कोर्सेस वर्ड नाउन है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, और ये क्या बन गया आपका? बेसिकली एडवर्ब बन गया। और यहाँ पर आपको मैनी चाहिए ना कि मच। रिक्वायर्ड लिख देते तो भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट, द 21st century world has no problem believing that the earth goes around the sun because we have known this since the time of our birth। अब क्या कह रहा है? 21st century वर्ल्ड, जो 21वीं शताब्दी का जो वर्ड है, हैज नो प्रॉब्लम, उसको समस्या नहीं है बिलीविंग, विश्वास करने में। अब ये देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, जो बिलीव आप बोलो कि स्टैटिक वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। बट यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली वो है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैटिक वर्ब है ही नहीं। फिर उनको कोई समस्या नहीं विश्वास करने में, बिलीविंग पार्टिसिपल, दैट द अर्थ गोज, कि अर्थ अर्थ जो हेवनली बॉडीज होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा लगाते हो, अर्थ के साथ आर्टिकल दा आएगा। गोज सिंगुलर है, राउंड द अर्थ, सन के गोज राउंड द सन, सन के पहले भी क्या आ जाएगा? आर्टिकल दा, सही है। बिकॉज वी हैव नोन, क्योंकि हमने जान रखा है, क्योंकि हम जानते हैं, दिस सिंस द टाइम ऑफ आवर बर्थ। और ये भी वाली बात भी जानते हो कि सिंस प्लस टाइम के साथ आप जो टेंस यूज करोगे दैट विल बी पीसी। पीसी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं बन रहा है देन आप किसके साथ जाओगे? परफेक्ट। नो स्टैटिक वर्ब है तो इसका तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना ही नहीं पाओगे, इसलिए बनेगा वी हैव नोन। और ये सेंटेंस जो है मेरे भाई, ये नो एरर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है लास्ट वाले, है ना। आगे चलते हैं। आई शुडंट लुक फॉरवर्ड टू मच टू सी ग्रेस एट द पार्टी, चांसेस आर दैट वी वॉन्ट कम एनीवे। कह रहा आई शुडंट लुक, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली बात आप जानते हो। मॉडल के साथ यूजुअली बेस फॉर्म लगाते हैं। लुक, लुक फॉरवर्ड टू। अब एक बात समझना, ये आप टर्म पढ़ते हो, लुक फॉरवर्ड के साथ आप क्या लगाते हो? लुक फॉरवर्ड के साथ हम टू का यूज करते हैं। देन हम जीरंड का यूज करते हैं, वर्ब की फोर फॉर्म जिसको आप बोलते हो, आईएनजी फॉर्म जिसको आप बोलते हो। अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ ऐसे टर्म, जैसे आपने कहा लुक फॉरवर्ड टू, एक आता है विथ, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर रिपीट ही होते हैं। इसी तरीके से आप यूज करते हो बी एडिक्टेड टू, बी एडिक्टेड टू, या फिर आप यूज करते हो बी अकस्टम टू। जिनके बाद आप जीरंड यूज करते हो वो टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे आप प्रिफर टू यूज करते हो, प्रिफर टू, या फिर डिवोटेड टू, डिवोटेड टू मतलब समर्पित होना। कमिटेड टू आप यूज करते हो, कमिटेड टू, है ना। या फिर आप यूज करते हो बी अपोज टू, बी अपोज्ड, बी का मतलब बी फॉर्म से है, इज एम आर वॉज वर्ड से, बी अपोज टू, है ना। या फिर आप यूज करते हो बी यूज टू, यूज टू के पहले अगर बी फॉर्म है देन आप जीरंड का यूज करोगे, है ना। जैसे इन एडिशन टू, इन एडिशन टू के बाद वर्ब आएगी तो वो जीरंड फॉर्म में होगी। जैसे आप कहते हो विरोध करना किसी का, ऑब्जेक्ट टू, किसी को नापसंद करना, अवर्स टू, नापसंद करना। प्रोन टू आप कहते हो किसी चीज से ग्रसित होना, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू आप जानते ही हो, अकॉर्डिंग टू। और एक और टर्म आता है जहां पर हम बात करते हैं कंडीशिव टू, कंडीशिव टू का मतलब सहायक होता है। अब दो तीन बातें समझना, देखो कई बार टू के बाद, यहाँ पर फिलहाल जितने आपने ये टर्म लिखे हैं इनके बाद आपको जीरंड यूज करना है। जीरंड बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको फोर फॉर्म कहते हो आप, है ना। इन सभी के साथ जितने वर्ड हैं, इनमें से जो स्टार्टिंग के दो हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। लुक फॉरवर्ड टू विथ अ व्यू टू, है ना। बाद बाकी याद रखिएगा जितने टर्म है। तो इन सब के बाद हम क्या करते हैं? जीरंड का यूज करते हैं। मतलब इनके बाद क्या आना चाहिए? जीरंड आना चाहिए। अगर वर्ब आई है तो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है कि वर्ब ही आएगी। लुक फॉरवर्ड टू मीट, तो मीट की जगह मीटिंग करोगे, है ना। लुक फॉरवर्ड टू हिज हाउस या हिज एम, मान लो लुक फॉरवर्ड टू माई एम। अब यहाँ नाउन आ गया तो फिर वो आईएनजी फॉर्म नहीं लगा पाओगे आप। तो ध्यान रखना जब वर्ब आएगी तभी आईएनजी फॉर्म लगाओगे। अगर कंक्रीट नाउन मिल गया तो देन आप फिर नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर देखो
ये सभी जितने टर्म हैं इनके बाद जीरेंड आएगा। लेकिन टू के साथ दो कहानियां होती है, टू प्लस वी वन और यहाँ पर टू प्लस आई एन जी पढ़ रहे हो, है ना, टू प्लस आई एन जी। टू वैसे यूजुअली टू प्लस वी वन यूज करते हो, और ये कंफ्यूजन होगा कब टू प्लस वी वन लगाएं कब टू प्लस आई एन जी लगाएं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। यूजुअली होता क्या है कि आप जितने फ्रेज हैं इन फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद बाकी जहां मिलेगा वहां पर टू प्लस वी वन ही यूज करिए। ये बनेगा लुक फॉरवर्ड। अब आप कहोगे टू होना चाहिए कौन सा, ये वाला। तो मेरे भाई वो टू मच लगा रहा है, बीच में एडवर्ब इंसर्ट कर रहा है, ये जो टू है यहाँ पर ही मिल रहा है, ये टू सीइंग होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये बनेगा, है ना। टू के साथ आईएनजी फॉर्म आप यूज करोगे, टू सीइंग। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। सो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, पीपल सेड दैट इट वाज नो यूज टू कॉल एन अम्ब्रेला फॉर द एक्सप्लोजन वाज टू हैवी, है ना। पीपल सेट, सेट मतलब पास्ट है, तो यहाँ पर भी पास्ट हो गया, यहाँ पर भी पास्ट हो गया, तो टेंस वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। पीपल सेट दैट इट वाज नो यूज, इट वाज नो यूज। अच्छा, जब आप ये यूज करते हो नो यूज, इट वाज नो यूज, है ना, और इसके बाद आप क्या करते हो, इट इज नो यूज या इट वाज नो यूज, इसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म आती है। फोर फॉर्म का मतलब जीरंड का यूज करते हैं। यहाँ पर टू कॉल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉलिंग, यहाँ पर बनेगा कॉलिंग। इट इज नो यूज कॉलिंग एन एम्बुलेंस, सॉरी अम्ब्रेला नहीं था, एम्बुलेंस था। लोगों ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस को बुलाने की, फॉर द एक्सप्लोजन वॉज टू हैवी, है ना। तो मीनिंग नहीं, मीनिंग तो ये नहीं बनेगा, मीनिंग चेंज होगा। देखो यहाँ पर पहले मेनली आंसर देख लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। इट वॉज नो यूज, तो इट इज नो यूज, इट वॉज नो यूज, ये जो पैटर्न है इसके बाद आप क्या करते हो, जीरंड का यूज करते हो। जीरंड मतलब यहाँ पर कॉलिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पर पार्ट जो बनेगा बेसिकली वो सेकंड बनेगा। शायद इस क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। द एंटायर एरिया वॉज कवर्ड विथ स्नो, पूरा का पूरा जो एरिया है वो स्नो से भर कवर्ड है। आई वेंट टू चॉप सम ड्राई वुड्स इन द वुड्स। अब बेसिकली यहाँ पर दो वुड्स यूज कर रहा है, एक ये वुड्स एक ये वुड्स। देखो वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स मतलब होता है जंगल, ये वाली बात। अच्छा, लकड़ी होता है तब उस केस में आप ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको वुड्स नहीं लिख सकते हो। कब, जब आप बात करते हो लकड़ी, मटेरियल नाउन होगा, है ना, ये वाली बात। यहाँ पर पहले वाले में ये जो वुड्स लिख रहा है ये इनकरेक्ट है। ड्राई वुड्स कह रहा है मैं चॉप करने गया, ड्राई वुड्स कहाँ से, कह रहा है इन द वुड्स, जंगल में। ये तो वुड्स करेक्ट है, बट ये वाला वुड्स जो है ये इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर वुड आ जाएगा। तो आई वेंट टू चॉप सम ड्राई वुड इन द वुड्स, ये करेक्ट आंसर होगा, पार्ट नंबर थर्ड। जैसे एक सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, आई बॉट अ शॉप, ये है, आई बॉट अ शॉप फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ शॉप, है ना, मैंने एक शॉप से एक शॉप खरीदी, एक शॉप से एक शॉप खरीदी। ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है शॉप, और ये जो शॉप है ये काउंटेबल नाउन है। ये तो करेक्ट हो गया शॉप, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था आ पीस ऑफ, ये बनेगा आ पीस ऑफ, है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। इफ यू हैड द पावर, पावर लीवर, दिस डिवास्टिंग एक्सीडेंट वुड हैव हैपेंड एंड ही वुड हैव बीन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत लेंथी सा स्टेटमेंट है, बट यकीन मानो आंसर बहुत आसान होगा। इफ यू हैड द पावर लिवर, दिस डिवास्टिंग एक्सीडेंट वुड हैव हैपेंड, एंड लगा रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट यहीं से, ये वाला, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड से कनेक्ट कर रहे हो फिर ये लगा रहे हो आप, देखो। अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा है, इफ के साथ अगर हम पास्ट परफेक्ट लगाएं, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वी थ्री लगाएं, तो नेक्स्ट जो अगली क्लॉज बनेगी दैट विल बी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये तो लिख रहा है वुड हैव हैपेंड, है ना, बट यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए इफ यू हैड, ये करेक्ट आंसर होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होल्ड की थर्ड फॉर्म मैंने कहा था हेड होती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, माय ब्रदर एंड आई स्नच स्नक आउट ऑफ द आउट ऑफ आवर हाउस, हम घर से चुपचाप निकल लिए, मेरा भाई और मैं। पहले तो ये पैटर्न के अनुसार सही है, देखो टू थ्री वन, वन टू थ्री आप पढ़ते हो, है ना। तो अगर तीनों टाइप के प्रोनाउन दिए गए हैं, जर्नल ऑर्डर है, तो फिर टू थ्री वन, निगेटिव बात है तो फिर वन टू थ्री। यहाँ पर कह रहा है मैं और मेरा भाई, ये थर्ड पर्सन, ये वन फर्स्ट पर्सन, तो ये तो सही लिखा है।
2 है नहीं तो 3 1 आएगा, 3 1 यहाँ करेक्ट लिखा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। कह रहा है स्नक आउट ऑफ आवर हाउस एट नाइट, रात में निकल पड़े, एंड आई वेंट एंड रेड। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड फॉर्म है बेसिकली, यहाँ पर देखोगे तो वेंट सेकंड फॉर्म है, एंड से कनेक्ट करो, एंड से कनेक्ट करो तो यहाँ पर आ जाएगा रेड इट, है ना, रेड की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, रेड इट माई नेबर्स चेरी ट्री। यहाँ पर जो इनकरेक्ट पार्ट था, देखो एंड के पहले V2 लगा है, वैसे भी आपने पढ़ा है एंड हमारे इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट है, जैसा पहले वैसा बाद में बैलेंस करके चलोगे आप, है ना। 120 क्लियर हो गया। 121 अ रिसेंट स्टडी ऑफ वीमेन वर्कर्स इन अ कार फैक्ट्री shows that they would prefer to stay in home rather than working in a factory। एक जो रिसेंट रिसर्च है, रिसेंट स्टडी है ह्यूमन वर्कर्स की इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, उससे देखने को मिला कि जो वीमेन है वो प्रेफर करती हैं, जो वीमेन है वो प्रेफर करती हैं, क्या प्रेफर करती है, घर पे रहना, रादर देन वर्किंग, बजाय काम करना, फैक्ट्रियों में काम करने के बजाय वो घर पर रहना पसंद करती हैं। अब बाकी आप चेक करिएगा, रिसेंट सही है, रिसेंटली लिख देते तो रॉन्ग हो जाता, स्टडी वर्ड नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव है, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री शोज। अब ये स्टडी के लिए देखो ये बन गया आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये फिर बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना रिसेंट स्टडी, इसी के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो सोच, दैट दे वुड प्रेफर टू स्टे, वुड प्रेफर टू स्टे, ये वाली बात सही है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन होम रादर देन। अब ये जो टर्म होता है रादर देन, रादर देन, इसके साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। जैसे आपने ये वाली बात पढ़ी है, जितने मोडाल्स होते हैं, मॉडल वर्ब होती है, इनके साथ V1 आता है ना, जितने मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ बेस फॉर्म लगाते हो, V1 लगाते हो। इसके अलावा ये टर्म आपने पढ़े होंगे, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड रादर एंड वुड रादर, हैड रादर एंड वुड रादर, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, V1 यूज करते हैं, मतलब बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो रादर देन, अब इसके अलावा जैसे लेट यूज करते हो, लेट के साथ भी बेस फॉर्म का यूज करते हो आप, लेट है, बिड है, लेट है, बिड है, जैसे आप सी यूज करते हो, फील यूज करते हो, है ना, हियर यूज करते हो, मेक से आप कॉस्टिव वर्ब बना लेते हो, है ना, हेल्प यूज करते हो। इनके साथ यूजुअली हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव जानते हो, बेयर इन्फिनिटिव, इन सभी के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव मतलब होता है जब आप टू नहीं लगाते हो, डायरेक्ट V1 लिखते हो, इसी को हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। और रादर देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा और यहाँ पर आएगा वर्क। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हैड रादर, वुड रादर, हैड बेटर, वुड बेटर के साथ ये V2 या V3 को यूज करके दे देगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। फॉर मैनी ईयर्स शिप कैप्टन while navigating the waters of Antarctica have been intrigued by sightings of the Emerald Iceberg। कह रहा फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, जो शिप कैप्टन है, वाइल नेविगेटिंग, जिस समय नेविगेट करता है, द वाटर्स ऑफ एंटार्क्टिका हैव बीन, तो यहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हैव बीन करेक्ट हो गया है ना। अब दूसरी बात समझना, यहाँ पर जो मेनली प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ। मेन प्रॉब्लम ये सी कैप्टन, शिप कैप्टन है, और ये जो कैप्टन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते। या तो सिर्फ कैप्टन से लिख दो तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, या तो सिर्फ कैप्टन से लिख दो प्लूरल हो जाए, और प्लूरल जो इंडेफिनिट होते हैं उनके साथ आर्टिकल लगता नहीं है, ठीक है, तो या तो कैप्टन से लिख दो या तो आ कैप्टन यूज कर लो। वाटर्स ऑफ अंटार्कटिका हैव बीन इंट्रीग्ड बाय साइटिंग्स ऑफ एमराल्ड आइसबर्ग। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, या तो उसके पहले आ लगा लो, लेकिन अगर आपको प्लूरल की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप कैप्टन से लिख लो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना। तो ये सेगमेंट मेरे भाई होता है यहाँ पर वाइंड अप, पूरा का पूरा सेगमेंट। और ये बताइएगा सेशन कैसा रहा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। एंड सेकंड जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है मेरे भाई कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा टॉपिक कराया जाए। जैसे वॉइस नरेशन के क्वेश्चन बार बार के आते हैं,
वो कैप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस सेगमेंट में कौन सा टॉपिक पिक किया जाए, कराया जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, है ना। चलिए, तो फिलहाल इस सेगमेंट को करते हैं वाइंड अप। ठीक है, बाद वाले क्वेश्चन ट्रिकी थे, होप सो आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पूरे पीवाईक्यूज थे, तो वो तो आपने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किए होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेगमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। जय हिंद।